जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे अपने पास एक औरत की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें हल्की, रुक रुक कर और कांपती हुई चल रही थीं। मैंने सिर घुमाया और खिड़की के बाहर से आती फीकी रोशनी में उसका चेहरा देखा। इतने अंधेरे में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके हंसली के पास पड़े बैंगनी निशान दिल दहला देने वाले थे। ये सब क्या हुआ था? बेल्ट के वार, बोतल टूटने की आवाज और एक औरत की चीखें। उसके शरीर पर मौजूद वे सारे घाव मैंने ही दिए थे। मेरा पुनर्जन्म हो गया था और मैं अपने ही नाम वाले एक दूसरे आदमी के शरीर में आ गया था। वह शराबी पत्नी को पीटने वाला और पूरी तरह निकम्मा इंसान था। मैन चेन जुइशेंग, जो कभी 100 अरब युआन का कारोबारी दिग्गज था, अब इस टूटे हुए घर का मालिक बन चुका था। एक ऐसा सड़ा हुआ शराबी जो अपनी पत्नी को पीटता था। तुम जाग गए? क्या नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय डाल देती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम रखा, लेकिन वह डरे हुए खरगोश की तरह सहम गई। नंगे पैरों से ठंडे सीमेंट के फर्श पर चलते हुए वह दरवाजे तक गई और अनजाने में पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने मेरी तरफ नहीं, बल्कि कोने में सो रही अपनी बेटी चेन चेन की तरफ देखा। अपनी बेटी की ओर डाली गई उसकी उस नजर और उसकी आंखों में भरे भावों ने मेरे दिल को जैसे बेरहमी से जकड़ लिया। कारोबारी दुनिया में वर्षों की चालबाजियों ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। पिछले जीवन में मैंने अरबों के सौदे किए थे, कई देशों के बड़े अधिकारियों से मिला था और न जाने कितनी ऐसी औरतों के साथ रहा था जो खुद मेरे पास चली आती थीं। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सब कुछ देख चुका हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जिसे इतनी बेरहमी से पीटा गया हो। जागने के बाद उसने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि उसे पीटने वाला आदमी जाग न जाए, और दूसरी बात, उसने यह देखी कि उसकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी कनपटियां मलने लगा। यादें लगातार मेरे दिमाग में उमड़ने लगीं। इस शरीर का पुराना मालिक जुआरी था। जब भी वह हारता अपनी पत्नी को पीटता था। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत खराब करने की? एक बार उसने शू मेंग को इतना पीटा कि वह 3 दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। फिर भी उसे उठकर उसके लिए खाना बनाना पड़ा। वह खुद कोई काम नहीं करता था। पूरा परिवार बाजार में शू मेंग के फल का ठेला लगाने से चलता था। वह हर महीने 2 या 3 हजार युआन कमाती थी, लेकिन वह आदमी सारे पैसे छीनकर जुए में हार जाता था। जब उसे पैसे चाहिए होते, तब उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं रहती थी। एक बार चैन चेन को 39 डिग्री बुखार था और उसने ताश की मेज पर फोन उठाकर कहा, मैं जुआ खेल रहा हूं, जब वो मर जाए तो मुझे बता देना। फिर कल वह दोबारा हार गया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए शू मेंग की क्या कीमत है? अपनी कीमत बताओ। शू मेंग की कितनी कीमत हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वह खूबसूरत है। यकीन नहीं होता? कल आकर खुद देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। आज वे लोग माल देखने आने वाले थे। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी शूमेंग चाय का कप लेकर आई। इसी दौरान चेन चेन नींद में बेचैनी से सिसकने लगी। मैंने मच्छरदानी उठाई और चाय का कप ले लिया। अंदर आ जाओ, वरना मच्छर घुसकर बच्ची को काटेंगे। शूमेंग ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी हमेशा उसे पीटता और गालियां देता था, वह ऐसी बात कह सकता है। वह चेन चेन को सुलाने के लिए बिस्तर पर आ गई और मेरी तरफ पीठ करके लेट गई। उसका शरीर हल्का सा तना हुआ था। घृणा और क्रोध की तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके बाद मेरे में उससे भी अधिक तीखा और असहनीय दर्द उठा। जब वे बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शूमेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। मितली और गुस्से की एक तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके तुरंत बाद मेरे दिल में उससे भी अधिक प्रचंड और चुभता हुआ दर्द उठा। जैसे ही वह बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शूमेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखें सदमे और उलझन से फैल गईं। उनमें एक ऐसी हल्की सी उम्मीद भी थी जिसे वह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सो जाओ, मैं तुम्हें और चेन चेन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये कहते समय मेरे दिमाग में आगे की योजना पूरी तरह साफ हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, मैं जाग गया। ये मेरी आदत नहीं थी, बल्कि सब कुछ तुरंत बदल देने की बेचैनी मेरे सीने में जल रही थी और मुझे सोने नहीं दे रही थी। शूमेंग बेहद हल्के कदमों से चेन चेन को नीचे उतार रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर वह घबरा गई। माफ करना, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। तुमने मुझे नहीं जगाया, मैं खुद ही जाग गया था। आज मैं चेन चेन को स्कूल छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे साथ ठेले पर चलूंगा। आजकल कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जानता था कि उसे लगा मैं फिर से पैसे मांगना चाहता हूं। डर अब उसकी आदत बन चुका था, लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज में केवल कुछ अंडे और एक कटोरी बचा हुआ चावल था। उसकी खाली हालत देखकर दिल टूट रहा था। जब मैं सुनहरे और खुशबूदार अंडे वाले तले हुए चावल की 2 प्लेटें लेकर बाहर आया, तो शूमेंग और चेन चेन एक तरफ खड़ी मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई समझ से बाहर चमत्कार देख लिया हो।
चेन चेन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, माँ पापा खाना बना सकते हैं। शू मेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल उलझे हुए भावों से मुझे देखती रही। बाजार शोर और अफरा तफरी से भरा था। मैं शू मेंग के फलों के ठेले के सामने खड़ा हल्का सा माथा सिकोड़ रहा था। ठेला बहुत साधारण था। उस पर केवल एक ही किस्म के सेब बेतरतीब ढंग से रखे थे और फटे हुए गत्ते पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में प्रति जिन 3.8 युआन लिखा था। बगल वाली सब्जी बेचने वाली चिल्लाई, अरे वाह, आज जोईशेंग मदद करने आया है। वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए चली गई। मैं नीचे बैठा उन पतली लाल प्लास्टिक की थैलियों में से एक उठाई और हाथ में उसका वजन महसूस किया। फिर मैंने आसपास तेजी से गुजरती भीड़ को देखा, जो हर ठेले को नजरअंदाज कर रही थी। मांग को तुरंत भड़काने की एक योजना मेरे दिमाग में साफ हो गई। मैंने फेंके हुए डिब्बे से सख्त गत्ते का एक टुकड़ा उठाया, जमीन पर पड़ा मार्कर लिया और उस पर 2 बड़ी पंक्तियां लिख दी। इसके बाद मैंने बिना झिझके 3.8 युआन वाला बोर्ड फाड़ दिया और नया बोर्ड सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया। बगल वाली आंटी झुककर उसे देखने लगी और हैरानी से चिल्लाई, एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो। चान जुइशेंग, क्या शराब पीकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह तो तुम्हारे कपड़े तक बिक जाएंगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। आंटी, हिसाब किताब केवल लागत के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे सेब के इस एक थैले से मुनाफा नहीं चाहिए। मैं कम से कम समय में पूरा माल बेचकर नकदी का प्रवाह शुरू करना और इस ठप पड़े ठेले में दोबारा जान डालना चाहता हूँ। नए बोर्ड ने जल्दी ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक अधेड़ आदमी पास आया। मालिक, क्या सच में 20 युआन में एक थैला मिलेगा और हम उसे खुद भर सकते हैं? सेब खट्टे तो नहीं है? मैंने सहजता से एक सेब उठाया, कुशलता से उसका एक टुकड़ा काटा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। छक कर देखिए, मीठा है या नहीं, ये आप खुद बताइए। उसने सेब छका, बिना कुछ कहे एक थैला उठाया और पागलों की तरह उसमें सेब भरने लगा। उसने थैला लगभग फाड़ ही दिया था। मैं हंसा और बोला, जब तक आप थैला उठा सकते हैं सारे सेब आपके हैं। यह वाक्य जैसे किसी बांध का दरवाजा खोल गया। चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी। 20 युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जितना चाहो खुद भरो, इन शब्दों ने इंसानी स्वभाव की सबसे मूल लालसा को तुरंत जगा दिया। बगल वाली आंटी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वह मुंह खोले की तरह सेब भरती भीड़ और तेजी से घटते सेबों के ढेर को देखती रही। उनका लोहे का बाट जमीन पर गिर गया और उन्हें पता तक नहीं चला। अपना काम खत्म करके शूमेंग चिंता में वापस आ रही थी। दूर से अपने ठेले को भीड़ में डूबा देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे लगा कि मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। वे घबराकर भीड़ को धकेलती हुई अंदर आई, लेकिन सामने का नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि मैं ठेले के पीछे स्थिर खड़ा था। न मैं किसी के सामने झुक रहा था, न गुस्सा कर रहा था। बस शांत रहकर पैसे ले रहा था और थैलियां दे रहा था, जबकि आसपास के लोग पागलों की तरह सेब लूटने में लगे थे। वे सेब जो पहले पूरे दिन में मुश्किल से बिकते थे, उसकी आंखों के सामने गायब होते जा रहे थे। जब उसने एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो वाला बोर्ड देखा, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम पागल हो गए हो? 20 युआन में जितना चाहें उतना भरेंगे तो हमारा सब कुछ डूब जाएगा। उन्हें जितना भरना है भरने दो, फिर भी हमें मुनाफा होगा। देखो, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, इसलिए वे खुद दौड़कर हमें पैसे दे रहे हैं। वह स्तब्ध होकर लोगों की लंबी कतार देखने लगी। हमने कितना बेच लिया? लगभग 500 युआन का। 500? उसकी आंखें फैल गईं और वह मुझे किसी अजनबी की तरह देखने लगी। सेब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन पीछे अभी भी लंबी कतार थी। मैंने उससे पूछा, और माल मंगाए? कतार में खड़े लोग तुरंत चिल्लाए, मालिक जल्दी और माल मंगवाओ। शू मेंग ने फौरन फोन किया और मेरे निर्देश के अनुसार एक पूरा ट्रक सेब मंगवा लिया। ली ट्रक चलाकर आया। ये नजारा देखकर वह हैरानी से जीभ छटकाने लगा। जब तक हमने हिसाब पूरा किया, ट्रक का अधिकांश माल बिक चुका था। लाओली उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए हैरानी से बोला, हे भगवान, आज तुमने 1000 जिन से भी ज्यादा सेब बेच दिए होंगे। शू मेंग को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कुल बिक्री कितनी हुई? मैंने जवाब दिया, लगभग 4300 युआन। इतना पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस परिवार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का यह पहला कदम है। शू मेंग स्तब्ध दिखाई दे रही थी। पहले वह पूरे महीने में भी मुश्किल से इतनी रकम कमा पाती थी। ठेला समेटने के बाद मैं उसे सामान खरीदने ले गया। मांस, मछली और पसलियां खरीदने में लगभग 300 युआन खर्च हो गए। शू मेंग के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जानता था कि इतने खर्च से उसका दिल दुख रहा था, लेकिन आज हमें जश्न मनाना ही था। गली के मोड़ पर छोटी बच्ची ने मेरे दोनों हाथों में सामान देखा और खुशी से उछल पड़ी। पापा, क्या आज दावत होगी? हाँ, खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियां बनेंगी। मैं नीचे झुका और उसके छोटे से चेहरे को प्यार से सहलाया। वाह, मैं पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वह खुशी से मेरे चारों ओर कूदने लगी। शू मेंग हमें देख रही थी और उसकी आंखों की कठोरता धीरे धीरे नरम हो रही थी। एक समय इस घर में केवल खामोशी और डर हुआ करता था।
अब आखिरकार उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई थी। हम तीनों बातें करते और हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। चैन चैन लगातार चहकती रही और शूमेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मैं ठीक यही दृश्य चाहता था। जब हम मोड़ वाली किराने की दुकान के पास पहुंचे तो चेन चेन ने अचानक मेरी कमीज खींची। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दुकान में रखे कांच के मछली घर की तरफ इशारा कर रही थी। पापा, देखो, छोटी सुनहरी मछलियां कितनी लाल और सुंदर हैं। वे केवल कुछ युआन की साधारण सुनहरी मछलियां थीं, लेकिन चेन चेन की नजर में वे अनमोल खजाना थीं। ठीक है पापा, तुम्हारे लिए कुछ मछलियां खरीदेंगे। शू मेंग ने पीछे मुड़कर कहा। मैं पहले जाकर सब्जियां धोती हूं, तुम दोनों जल्दी वापस आ जाना। वह सामान उठाकर लगभग 10 मीटर दूर मौजूद जर्जर इमारत की तरफ तेजी से चल पड़ी। मैं चेन चेन को गोद में लेकर किराने की दुकान पर सुनहरी मछलियां चुन रहा था। तभी मेरी नजर घर के दरवाजे के आसपास घूम रहे कुछ लोगों पर पड़ी। वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही शूमेंग का रास्ता रोक रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। शूमेंग साफ तौर पर घबरा गई थी। उसने एक कदम पीछे लिया और सतर्कता से उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाला आदमी बदमाशी से मुस्कुराया और उसके पास झुक गया। भाभी, बस तुम्हें याद दिलाने आए हैं। तुम्हारा आदमी चेन जुइशेंग कल रात ताश में हार गया था। उसने कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। अब अपने भाइयों को थोड़ा मजा करने दो। शू मेंग का शरीर ढीला पड़ गया। उसके हाथों से सारा सामान जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया, मानो शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं तेजी से उनकी ओर दौड़ा। शू मेंग गिरोह की तरफ पीठ कर चुकी थी और उसी दिशा में देख रही थी जहां से मैं आ रहा था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था और आंसू बिना आवाज के लगातार बह रहे थे। उसकी आंखें, वह मुझे देख रही थी। मैं अपनी बेटी और सुनहरी मछलियों का कटोरा लिए एक अच्छे पिता की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ कांपने लगे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। चान जुइशेंग, तुमने पूरी रात और पूरा दिन यह अच्छा बनने का नाटक केवल इसलिए किया ताकि मैं खुद चलकर तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊं। वह तेजी से झुकी, जमीन पर बिखरी अभी खरीदी हुई सब्जियां उठाईं और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। सब्जियां मुझसे टकराकर जमीन पर बिखर गईं। चेन चेन डर गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा को मत मारो। मेरे कुछ कहने से पहले ही शूमेंग मुड़कर घर की तरफ भागी, लेकिन वह अंदर नहीं पहुंच पाई। ट्रायड नाम के आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी बांह पर ऊपर की ओर फेरने लगा। तुम्हारे आदमी ने सब कुछ लिख कर दिया है। आज रात तुम हमारे साथ चलोगी? मैंने देखा कि शूमेंग पूरी तरह जम गई थी। उसके चेहरे पर पहले से भी गहरा डर उभर आया। उसी पल मेरे अंदर कुछ फट पड़ा। उसे छोड़ दो। मेरी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कारोबारी दुनिया में 10 वर्षों तक संघर्ष करके तराशी गई ऐसी आवाज का इन गुंडों ने पहले कभी सामना नहीं किया था। मैंने ट्रायड के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके होंठ के कोने से खून बहने लगा। वह स्तब्ध होकर अपना चेहरा पकड़ने लगा। बाकी सब भी जम गए। फिर वह दोबारा मुक्के चलाता हुआ मेरी तरफ झपटा। मैं एक कदम किनारे हुआ, उसका वार बचाया और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। वह चीखते हुए पीछे उड़ गया और जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। बाकी तीनों गालियां देते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैं तेजी से आगे बढ़ा। फेंकना, जोड़ मोड़ना और घुटने से वार करना, पिछले जीवन में सीखी हर युद्ध कला मैंने इस्तेमाल की। मेरा हर वार सही जगह लगा। 1 मिनट से भी कम समय में चारों जमीन पर पड़े थे। मेरे पीछे चेन चेन अपनी छोटी मुट्ठी ऊपर उठाकर चिल्लाई, पापा, बुरे लोगों को मारो। वाह! शूमेंग ने कोई आवाज नहीं निकाली। मैं ट्रायड के पास गया, उसके सीने पर पैर रखा और नीचे देखते हुए कहा, ध्यान से सुनो, मैंने जुआ छोड़ दिया है। पुराने सारे हिसाब खत्म हो चुके हैं। फिर कभी मेरे परिवार के पास आए तो जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा, समझे? उसने फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की। तुमने पैसे लिए हैं और वापस नहीं दे रहे, हम पुलिस बुलाएंगे। मैं हंसा। पुलिस बुलाओगे? क्या तुम्हें पता है कि बड़े पैमाने पर जुआ चलाने की सजा क्या होती है? क्या मैं तुम्हें बताऊं? मेरे फोन में सबूत मौजूद हैं। क्या तुम्हारी तरफ से मैं ही फोन कर दूं? उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। माफ कर दीजिए भाई चेन, हमसे गलती हो गई, हम अभी चले जाते हैं। रुको, मैंने उन्हें वापस बुलाया। फिर अब भी कांप रही शूमेंग की तरफ देखकर कहा, मेरी पत्नी से माफी मांगो। उन लोगों के चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने सिर झुका दिया। माफ कर दीजिए भाभी, अब यहां से निकलो। मैंने ट्रायड को ठोकर मारकर एक तरफ किया। वे घबराकर वहां से भाग गए। चारों तरफ खामोशी छा गई। मैं शूमेंग की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर, संदेह और गहरा दर्द था। मेरे दिल में सुई चुभने जैसा दर्द उठा। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए गंभीरता से कहा, शू मैंग, पुराना चेन जुइशेंग एक घटिया इंसान था। उसने जो किया है उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम होगा। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें और चेन चेन को जरा सा भी दुख पहुंचने दिया तो मेरी मौत बेहद भयानक हो।
शूमेंग मुझे देखती रही और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहते रहे। उसके होंठ हिले। आखिरकार वह रोते हुए चिल्लाई, चैन जोइशेंग, तुम कमीने हो, मैं दोबारा तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वह चेन चेन को खींचकर घर के अंदर ले गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसने दोबारा तलाक की बात नहीं की। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं रसोई में गया और कुछ ही देर में खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं खाने की प्लेटें लेकर शयन कक्ष के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। खाना तैयार है। गुस्से में रहकर बच्ची को भूखा मत रखो, मैं बैठक में सो जाऊंगा। मैंने थाली नीचे रखी और मुड़कर जाने लगा। अंदर से चेन चैन की हल्की सी आवाज आई, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे कटोरियों और खाने की छड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं सख्त सोफे पर लेटकर छत को देखने लगा। रास्ता लंबा था, लेकिन मंजिल की दिशा मुझे पहले कभी इतनी साफ दिखाई नहीं दी थी। मुझे उनकी रक्षा करनी थी और इस परिवार को सच में दोबारा खुशहाल बनाना था। शयनकक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज शूमेंग के साथ ठेले पर गया। एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो, बाजार की पहचान बन गया। हर दिन 1000 जिनसे ज्यादा सेब लगातार बिकने लगे। एक सप्ताह से भी कम समय में शूमेंग के खाते में 10,000 युआन बढ़ गए। रात को उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद बिक्री कम होने लगी। तब मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैंने चेरी और ब्लूबेरी लाने का सुझाव दिया। उसने माथा सिकोड़कर कहा कि वह पहले भी इन्हें बेचने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वे नहीं बिके। मगर इस बार तरीका अलग था। मैंने ठेले को 2 स्तरों में बांट दिया। नीचे वाले स्तर पर सेब और आड़ू 15 युआन प्रति जिन थे। ऊपर वाले स्तर पर चेरी और ब्लूबेरी 25 युआन प्रति जिन थीं। ग्राहक अपनी पसंद से कुछ भी चुन सकते थे। सारे फलों को धोकर काट कर डिब्बों में रखा गया था। केवल 1 युआन और देकर जितना चाहें दही ले सकते थे। 1 और युआन देने पर 1 जिन सेब भी मिलते थे। नया ठेला साफ सुथरा और व्यवस्थित था, इसलिए गंदे और बेतरतीब बाजार में वह अलग ही दिखाई दे रहा था। उस दिन की कुल बिक्री 3000 युआन से अधिक हुई। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की थी कि नीचे वाले सस्ते फलों की तुलना में ऊपर वाले महंगे फल ज्यादा बिके। ठेला बंद करते समय शूमेंग खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे इसका कारण पूछ लिया। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि महंगे फलों से उन्हें लगता है कि उन्हें और भी बड़ा फायदा मिल रहा है। केवल 10 युआन अधिक देकर वे महंगे फलों में से अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं। आखिर कौन लालच में नहीं आएगा? कारोबार का मतलब लोगों के दिमाग को समझकर चलना है। उसने मुझे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी चालाकी करते हो। लेकिन उसके होंठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। उस सप्ताह हमने फिर 10,000 युआन कमाए। मुझे देखने वाली उसकी आंखों में धीरे धीरे फिर से रोशनी लौटने लगी। उस दिन चेन चेन को स्कूल से लेने जाते समय हमने दरवाजे पर अच्छे सूट में खड़े एक आदमी को देखा। वह शूमेंग का बड़ा भाई शूहाई था। भैया! शूमेंग खुशी से उसके पास दौड़ी। शूहाई ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी चाकू जैसी तेज नजर मेरी तरफ घूमी। जुईशेंग, मेरे साथ सिगरेट का एक पैकेट खरीदने चलो। मैं समझ गया कि वही मुझसे अकेले बात करना चाहता था। वाहन खड़े करने वाली जगह पर पहुंचकर उसने एक BMW की तरफ इशारा किया। इस गाड़ी की कीमत 2 लाख युआन से अधिक है। कैसी लगी? बुरी नहीं है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ पर पटक दिया। इसमें 2 लाख युआन है। गाड़ी भी तुम्हारी होगी। कल शूमेंग को तलाक दे देना। बच्ची उसके साथ रहेगी। गाड़ी और पैसे तुम रख लेना। इसके बाद हमारे बीच सब खत्म। शू हाई की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया। भैया, अब मैं बदल चुका हूं। तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। शू हाई का चेहरा अंधेरा पड़ गया। शू मेंग हमारी आंखों का तारा थी। देखो, तुम्हारे साथ उसकी जिंदगी कैसी हो गई। शराब और जुआ, बस यही सब किया तुमने। क्या तुम उसके लायक हो? पैसे कम लग रहे हैं। अपनी कीमत बताओ। मेरे भीतर गुस्सा भड़क उठा। मैं जानता था कि वह इस शरीर के पुराने मालिक को गालियां दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके शब्द मुझे चुभ रहे थे। मुझे कुछ और महीने दे दीजिए। तुम तो कीचड़ से भी बदतर हो। उसने मेरी बात काट दी। गांव का एक आदमी विश्वविद्यालय चला गया तो क्या खुद को शहर का समझने लगा? अगर उस समय शू मेंग ने गलत फैसला नहीं किया होता तो तुम्हारे जैसे आदमी की औकात ही क्या थी? तुम जैसे लोग पैसे वाले परिवार में शादी करके ऊपर चढ़ना चाहते हो, है ना? खूबसूरत पत्नी से शादी करके इज्जत पाना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? मैंने मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे धीरे उन्हें खोल दिया। मैं किसान का बेटा हूं और एक रसोइया हूं जिसने तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया है, लेकिन पैसे देकर मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे 3 महीने दो। मैं 10 लाख युआन कमाकर दिखाऊंगा, उसके बाद मुझसे बात करना। शू हाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह ऐसे तिरस्कार से हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। मैंने उससे और कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा और वापस घर चला गया। घर लौटने पर शूमेंग थोड़ी चिंतित दिखाई देते हुए मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, कोई बात नहीं है भैया, बस मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा।
शूहाई रात के खाने के लिए रुक गया। खाने की मेज पर बैठकर उसने कमरे में रखे पुराने फर्नीचर पर नजर दौड़ाई और माथा सिकोड़ लिया। ये सारा कबाड़ अब तक क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? मैं जवाब देने ही वाला था कि शूमेंग ने मेज के नीचे धीरे से मेरा हाथ खींच लिया। उसने अपने भाई से नरम आवाज में कहा, भैया, जुईशिंग सच में पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गया है। उसने मुझे कई अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। शूहाई ने ठंडी आवाज में नाक से फूंकार भरी और कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या श्री लू हमारे प्रचार प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है? उन्होंने तो कहा था कि आज इसे मंजूरी दे देंगे। दूसरी तरफ की आवाज बहुत घबराई हुई थी, यहां तक कि मैं भी उसकी बातें हल्की सी सुन पा रहा था। श्री लू ने प्रस्ताव देखकर कहा था कि वह बहुत पुराने ढर्रे का है। शाही जीवन का आनंद और उत्कृष्ट कृतियों का संग्रह जैसी बातें अब काम नहीं करती। वे 3 घंटे बाद तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। अगर तुम इसे दोबारा ठीक नहीं कर पाए तो इस परियोजना की योजना फीस काट ली जाएगी और तुम्हारा पद भी खतरे में पड़ जाएगा। शू हाई ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और बहुत विनम्र बनकर ग्राहक से बात करने लगा। ग्राहक चाहता था कि परियोजना की छवि उच्च स्तर की हो, लेकिन दिखावटी न लगे। उसमें सांस्कृतिक गहराई भी हो और वह युवा लोगों को भी आकर्षित करे। कुछ देर सुनने के बाद मैंने उसके प्रस्ताव पर नजर डाली। उसका पूरा तरीका ही गलत था। उच्च स्तर की संपत्तियां केवल मकान नहीं बेचती, वे संपर्क, संसाधन और भविष्य की संभावनाएं बेचती हैं। मैं मुड़कर वापस रसोई में चला गया। जब और व्यंजन लेकर बाहर आया तो शूहाई वहां नहीं था। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था और प्रस्ताव आधा अधूरा पड़ा था। शू मेंग ने चिंता से कहा, भैया, फोन करने बाहर गए हैं। अगर यह ग्राहक हाथ से निकल गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने सुना है कि यह संपत्ति इस साल उनकी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। चेन चेन ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। पापा, क्या आप मामा से भी ज्यादा होशियार हैं? साबित करके दिखाओ। मैं मुस्कुराया, फिर बैठकर माउस चलाया। शू हाई के अधूरे प्रस्ताव का पूरा पाठ चुना और उसे मिटा दिया। शू मेंग चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने इसे सुरक्षित नहीं किया था? सुरक्षित करने से भी कोई फायदा नहीं होता, उसका पूरा तरीका ही गलत है। मैंने आगे कुछ नहीं समझाया। मेरी उंगलियां कुंजी पटल पर चलने लगीं और कुछ ही देर में मैं पूरी तरह काम में डूब गया। मेरे हाथों के नीचे एक नया प्रस्ताव आकार लेने लगा। संपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित संचालन व्यवस्था, संसाधन एकीकरण की रणनीति और पहचान सत्यापन प्रणाली। मैंने एक एक करके सारी चीजें तैयार कर दी। जब शू हाई वापस आया और उसने मुझे अपने कंप्यूटर पर बैठा देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। तुमसे किसने कहा था कि मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाओ? वह तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। शू मेंग ने तुरंत समझाने की कोशिश की, इसे संपत्ति के प्रचार के बारे में क्या पता है? शू हाई आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया और स्क्रीन को घूरने लगा। उस पर बेहद व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया एक प्रचार प्रस्ताव दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। तुमने मेरी पुरानी योजना का क्या किया? उसे मिटा दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या तुम्हें पता भी है कि इसे तैयार करने के लिए मैंने कितनी रातें जागकर बिताई हैं? उसी समय उसका फोन बज उठा। समय सीमा पूरी हो चुकी थी। उसने स्क्रीन पर लगभग तैयार हो चुके नए प्रस्ताव को देखा और उसके चेहरे के भाव लगातार बदलने लगे। आखिरकार उसने दांत भींचकर नया प्रस्ताव भेज दिया। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से यह सौदा हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी परिणाम नहीं आया था। मैंने पानी का कप उठाकर एक घूंट लिया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन फिर बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ देर दूसरी तरफ की बात सुनी और उसके होंठ हल्के से फड़कने लगे। फिर उसने फोन काट दिया। संगीत। उसने उलझे हुए भावों से मेरी तरफ देखा, अपना कंप्यूटर उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। मैं कंपनी जा रहा हूं, वापस आकर तुमसे निपटूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि अब उसका सामना किस चीज से होने वाला है। उस प्रस्ताव में लिखी अवधारणाएं उसके स्तर के व्यक्ति की समझ से कहीं आगे थीं। जैसा मैंने सोचा था, कुछ ही देर बाद मेरा फोन बज उठा। फोन शू हाई का था। दूसरी तरफ उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। चेन जोइशिंग, क्या तुम अभी मेरी कंपनी आ सकते हो? श्री लियू उस व्यक्ति से मिलने पर अड़े हैं जिसने ये प्रस्ताव लिखा है। मुझे पता भेज दो, मैं तुम्हें लेने के लिए चालक भेज देता हूं। कंपनी पहुंचकर मैंने सहायक के हाथ में मौजूद प्रस्ताव को संचालन वाले पन्ने पर पलट दिया। यह मेरी बनाई हुई पहचान सत्यापन प्रणाली है। सबसे पहले घर खरीदने वालों को मालिक समिति की मंजूरी लेनी होगी। केवल पैसा होना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखा जाएगा कि वे अपने संपर्कों, कौशल या प्रभाव के माध्यम से समुदाय को क्या मूल्य दे सकते हैं। दूसरा, मेरा सुझाव है कि 30% मकानों को आरक्षित रखा जाए और उनमें देश के शीर्ष उद्योगपतियों, कलाकारों और विद्वानों को थोड़े समय के लिए रहने का निमंत्रण दिया जाए। इससे इस समुदाय की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तीसरा, हर महीने विशेष वर्ग संवाद आयोजित किए जाए जिनमें केवल संबंधित उद्योग के शीर्ष लोगों को बुलाया जाए। जो यहां मकान का मालिक नहीं होगा उसे इन कार्यक्रमों का टिकट तक नहीं मिल सकेगा।
श्री लू की आंखें चमक उठीं। इस तरह मकान केवल एक वस्तु नहीं रहेगा बल्कि एक विशेष सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता बन जाएगा। उन्होंने मुझसे कई और विस्तृत सवाल पूछे जिनका मैंने बिना रुके सहजता से जवाब दिया। आसपास बैठे कई वरिष्ठ योजनाकार बार बार सहमति में सिर हिलाने लगे। बहुत अच्छा। श्री लू खड़े हुए और ध्यान से मेरी तरफ देखने लगे। संगीत, हमारी कंपनी में प्रचार निदेशक का पद खाली है। वार्षिक वेतन 5 लाख युआन होगा। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? 5 लाख। मुझे महसूस हुआ कि शू हाई की सांस अटक गई थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे अपनी पत्नी के ठेले में उसकी मदद करनी है। फिलहाल मैं पूरे समय की नौकरी करने के बारे में नहीं सोच रहा। श्री लू यह सुनकर स्तब्ध रह गए। मैंने आगे कहा, लेकिन अगर अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। आपने इस संपत्ति की कीमत बहुत कम रखी है। अचानक कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शू हाई ने चुपके से मेरी बांह खींची। श्री लू ने आंखें सिकोड़ लीं। श्री चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारी कीमत पहले से ही इस इलाके में सबसे अधिक है। मैंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसकी शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर रखने की योजना बनाई है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 युआन से अधिक कर दिया जाए। बैठक कक्ष में चारों तरफ हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों ने पहले ही असहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया था। श्री लू ने गंभीरता से कहा, श्री चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारी कीमत पहले से ही इस इलाके में सबसे अधिक है। मैंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसकी शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर रखने की योजना बनाई है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 युआन से अधिक कर दिया जाए। बैठक कक्ष में चारों तरफ हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। चेन, शायद तुम बाजार की स्थिति को ठीक से नहीं समझते। इस इलाके में 90,000 युआन से अधिक की कीमत पर मकान बेचना बहुत मुश्किल है। फिलहाल यही वास्तविकता है। मैं खिड़की के पास गया और परियोजना के पूर्व में मौजूद खाली जमीन की तरफ इशारा किया। पहली बात, पिछले सप्ताह विकास और सुधार आयोग की बैठक के विवरण में पूर्वी नए शहर में रेल परिवहन तंत्र का विस्तार करने की बात लिखी गई थी। दूसरी बात, पिछले महीने निर्माण व्यवस्था की संगोष्ठी में नए महापौर ने नए विकास क्षेत्रों और मुख्य शहर के बीच यात्रा का समय कम करने पर विशेष जोर दिया था। तीसरी बात, योजना विभाग की वेबसाइट पर हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के भूमि उपयोग मानचित्र को बदल दिया गया है। आपकी परियोजना के पूर्व में मौजूद जमीन को आरक्षित भूमि से बदलकर परिवहन सुविधा की भूमि कर दिया गया है। पूरा बैठक कक्ष शांत हो गया। सब लोग मुझे घूरने लगे। इन सभी जानकारियों को आपस में जोड़िए और नए महापौर की पिछली सेवा का विवरण देखिए। नानचेंग नए जिले में अपने पिछले पद पर रहते हुए उनका पहला बड़ा फैसला भूमिगत रेल के विस्तार का निर्माण आगे बढ़ाना था। मेरा अनुमान है कि 6 महीनों के भीतर भूमिगत रेल विस्तार की योजना घोषित कर दी जाएगी। उसका स्टेशन आपकी परियोजना के पूर्व में बनने की सबसे अधिक संभावना है। श्री लियू खड़े हो गए। तुम्हें इस बात का कितना यकीन है? मैंने शांत भाव से कहा, 70%। लेकिन संभावना केवल 50% भी हो तो यह दांव लगाने लायक है, क्योंकि खबर सामने आते ही यहां मकानों की कीमत 30% से अधिक बढ़ जाएगी। अभी कीमत बढ़ाकर 1,20,000 युआन करना महंगा लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद इसकी वास्तविक कीमत की तुलना में ये फिर भी कम होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिगत रेल की खबर सामने आते ही आसपास की बड़ी संख्या में आम बाजार वाली आवासीय परियोजनाएं बिक्री के लिए आ जाएंगी। अगर आपने कीमत 85,000 युआन ही रखी तो आपके विशिष्ट समुदाय वाली पूरी पहचान खत्म हो जाएगी। धनवान लोग भूमिगत रेल से दफ्तर जाने वाले साधारण कर्मचारियों के पड़ोसी नहीं बनना चाहते। पूरा बैठक कक्ष बिल्कुल शांत था। श्री लियू पूरे 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया। सचिव वांग, योजना विभाग के निदेशक लियू से संपर्क करो। पूर्वी नए शहर की भूमिगत रेल योजना के बारे में सावधानी से जानकारी प्राप्त करो। प्रतीक्षा के वे 10 मिनट 10 वर्षों जैसे लग रहे थे। फोन बजा। श्री लियू ने फोन उठाया। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए उनका चेहरा लगातार गंभीर होता चला गया। आखिर उन्होंने केवल इतना कहा, पुष्टि हो गई? अच्छा, मैं समझ गया। फोन काटकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी कंपनी में काम करो, प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष बन जाओ। वार्षिक वेतन 10 लाख युआन होगा। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? मैंने देखा कि शू हाई का चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया। मुझे पूरे समय की नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ। श्री लियू कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बेबस होकर मुस्कुराए। हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम इस परियोजना से जुड़े रहो। अपनी फीस तुम खुद तय कर सकते हो। मैंने शू हाई की तरफ देखा। वास्तव में शू हाई की बुनियादी समझ बहुत मजबूत है। वह इस योजना की मुख्य अवधारणाओं को समझ चुका है। श्री लियू उसके साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। शू हाई स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। श्री लियू ने कुछ देर सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया।
ठीक है, ये परियोजना मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। कंपनी से बाहर निकलते समय शू हाई अब भी सपने में दिखाई दे रहा था। उसने अचानक पूछा, तुमने साल के 10 लाख युआन ठुकरा दिए? क्या भूमिगत रेल वाली खबर का विश्लेषण सच में तुमने खुद किया था? मैंने कहा, सारी जानकारी सबके सामने मौजूद है। फलों के ठेले पर मेरी जरूरत है। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी। तुम जानते भी हो कि 10 लाख युआन का क्या मतलब होता है? मैंने 8 साल तक काम किया है और अब जाकर उसके आधे तक पहुंच पाया हूं। मैंने कहा, भैया अगर यह सौदा सफल हो गया तो आप कंपनी के नायक बन जाएंगे। इसके बाद आपके लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। पीछे देखने वाले शीशे में मैंने उसे वहीं खड़े होकर काफी देर तक मेरी जाती हुई गाड़ी को देखते पाया। रात के खाने के समय शू हाई फिर घर आया। मैंने शराब की जगह चाय का कप उठाया। भैया, मैंने अतीत में जितनी भी घटिया हरकतें की हैं उनके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। शू मेंग स्तब्ध रह गई और उसकी खाने की छड़ियां हवा में ही रुक गईं। मैं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। वह यही सोच रही थी, पुराना चेन जोइशेंग कभी माफी नहीं मांगता था। वह केवल पहले से भी बुरा व्यवहार करता। शू हाई ने असहज होकर दूसरी ओर देखा। शू मेंग ने पहले उसे और फिर मुझे देखा। अचानक उसने पूछा, भैया क्या आपने फिर उससे कुछ कहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया बस मुझे ये याद दिला रहे थे कि मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए। शू मेंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और गंभीरता से शू हाई की ओर देखा। भैया मैंने उसे चुना है। ये मेरा रास्ता है। इसका फल चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं उसे खुद निगल लूंगी। अगर आपको सच में मेरी चिंता है तो ऐसी बातें कहना बंद कर दीजिए जिनसे मेरे लिए सब कुछ और मुश्किल हो जाता है। रोशनी के नीचे उसकी आंखों में ऐसा दृढ़ निश्चय था जो अब कभी पीछे नहीं हटने वाला था। शू हाई ने अपना प्याला उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसने आह भरी, फिर कुछ नहीं कहा। जल्दी से खाना खत्म किया और चला गया। उसे बाहर छोड़ने के बाद मैं वापस मुड़ा। शू मेंग मुझे देख रही थी। आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। अलग? कैसे? मैं समझा नहीं सकती। उसने सिर थोड़ा तिरछा करते हुए कहा, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत लंबा और भयानक सपना सच में खत्म हो गया हो। देर रात मैंने हमेशा की तरह बैठक के कमरे में सोफा तैयार किया। शू मेंग अपना कंबल लेकर शयनकक्ष से बाहर आई। वह दरवाजे पर रुकी और पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें सोफे पर सोना आरामदायक लगता है? उसने होंठ काटते हुए मुस्कुराकर पूछा, फिर मुड़कर वापस कमरे में चली गई। दरवाजा बंद नहीं हुआ। अगली सुबह शू मेंग चेन चेन को लेकर उसके नाना नानी से मिलने चली गई। मैं घर पर रहकर हिसाब देखने और अपने अगले कदम की योजना बनाने लगा। दोपहर के आसपास मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया। दूसरी ओर शू मेंग रो रही थी और पीछे बहुत शोर था। जुइशेंग, जल्दी से शहर के पीपल्स अस्पताल आ जाओ। चेन चेन अचानक सांस नहीं ले पा रही है, वह आपातकालीन कक्ष में है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं सब कुछ छोड़कर तेजी से घर के बाहर भागा। अस्पताल पहुंचने तक शू मेंग का पूरा परिवार वहां आ चुका था। उसके पिता शू झेंगची ने मुझे देखा और गुस्से में मेरी ओर बढ़े। चैन जुइशेंग, देखो तुमने इस बच्ची की क्या हालत कर दी है। डॉक्टर ने कहा है इसका बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। तभी एक नर्स जल्दी से वहां आई। परिवार के सदस्य कृपया शांत रहिए। उसकी मां गु मानरू लाल आंखों के साथ मेरे पास आई। उनकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आइडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। ये एक दुर्लभ बीमारी है। अभी दी जा रही दवाइयां केवल कुछ समय तक उसकी हालत संभाल सकती हैं। उसे एक विशेष टारगेटेड दवा चाहिए जिसे विदेश से मंगवाना पड़ेगा। उसका खर्च हर महीने 30,000 युआन से अधिक है और उसे लंबे समय तक लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल में छेद कर रहा हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन? ऐसा कैसे हो सकता है? शू मेंग मुझसे लिपट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि शायद ये बीमारी कुछ समय से थी। इसके लक्षण बहुत हल्के थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह कहती थी कि वह थक गई है। मुझे लगा कि वह खेलने की वजह से थकी होगी। अब रोने से क्या फायदा? शू झेंगची की आवाज कठोर थी। दवा के लिए पैसे चाहिए, हर महीने 30,000 युआन। क्या तुम इतना खर्च उठा सकते हो? गुमानरू ने अपनी बेटी की ओर देखा। मेंग मेंग, अपनी मां की बात मानो। इससे तलाक ले लो। तलाक के बाद शू परिवार चेन चेन की दवाइयों का खर्च उठाएगा। शू मेंग ने हैरानी से सिर उठाया। मान, आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अब भी इसके साथ तकलीफें सहना चाहती हो? इस बच्ची को देखो। गुमानरू भी रो रही थी। ये दवा बीच में बंद नहीं की जा सकती। इसे बंद करते ही उसकी हालत तेजी से बिगड़ जाएगी। शू मेंग ने आपातकालीन कक्ष के बंद दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने जोर से अपना चेहरा पोंछा और सीधी खड़ी हो गई। माम, मैंने आपसे कहा था कि मैंने उसे चुना है। ये मेरा रास्ता है। चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। तुम इसका सामना करोगी? शू झेंगची चिल्लाए। हर महीने 30,000 युआन से ज्यादा चाहिए और ये भी नहीं पता कि कितने समय तक देना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ा और शू मेंग को अपने पीछे करते हुए शू झेंगची के सामने खड़ा हो गया। पैसों का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रास्ता ढूंढ लोगे? तुम कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हो? शू हाई भी खुद को बोलने से नहीं रोक पाया।
श्रीलू ने तुम्हें साल के 10 लाख युआन देने की पेशकश की थी और तुमने उसे भी ठुकरा दिया। मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। चेन चेन हमारी बेटी है, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। शू झेंगची काफी देर तक मुझे घूरते रहे, फिर अचानक ठंडी हंसी हंसे। ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत स्वाभिमान है, अब इसे खुद ही संभालना। चलो यहां से। शू परिवार वहां से चला गया। शूमेंग मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। डरो मत, मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन दवाइयों का खर्च। उसने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा। हर महीने 30,000 युआन। हमारे पास पैसा समस्या नहीं है, मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। तुम चेन चैन का ध्यान रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भुगतान काउंटर पर खड़ा होकर मैंने अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को देखा। उसके अंदर वह पैसा था जिसे हमने सुबह से रात तक मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर बचाया था। लेकिन मैं जानता था कि अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए यह पैसा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। अपने पिछले जीवन में मैंने शून्य से शुरुआत करके 100 अरब युआन का साम्राज्य खड़ा किया था। इस जीवन में अपने परिवार के लिए मुझे तुरंत इतना पैसा कमाना था जो उनके लिए पर्याप्त हो। अस्पताल के गलियारे में मैं अपनी यादों को तेजी से खंगालने लगा और जल्द पैसा कमाने का कोई तरीका खोजने लगा। वायदा कारोबार बहुत धीमा था। प्राचीन वस्तुओं का कारोबार बहुत गहरा और जोखिम भरा था। जुए के लिए सही संपर्क चाहिए थे। तभी मेरी यादों का एक बेहद धुंधला हिस्सा अचानक साफ हो गया। एक भूमिगत जुए की वेबसाइट पर मौजूद वर्चुअल घुड़दौड़ वाले हिस्से की इनाम अग्रिम वितरण प्रणाली में एक खामी थी। किसी व्यक्ति ने उस खामी का इस्तेमाल करके 3 दिनों के अंदर 20 लाख युआन से ज्यादा निकाल लिए। खातों का मिलान करते समय वेबसाइट को गड़बड़ी का पता चला था। इस खामी का सिद्धांत ज्यादा जटिल नहीं था, लेकिन दांव लगाने के लिए बिल्कुल सही समय और सटीक गणना जरूरी थी। किसी वर्चुअल दौड़ के आखिरी 30 सेकंड के दौरान वेबसाइट वास्तविक समय के भाव के आधार पर संभावित जीत की रकम को पहले ही उपलब्ध शेष राशि के रूप में दिखा देती थी। मुख्य बात यह थी कि उन आखिरी 30 सेकंड के अंदर अगर कोई उपयोगकर्ता उस वर्चुअल रकम से समाप्त होने वाली किसी दूसरी दौड़ पर नया दांव लगा देता, तो प्रणाली वास्तव में उस दांव को मान्य कर देती थी। सही क्रम का इस्तेमाल करके थोड़ी सी असली पूंजी से दर्जनों गुना वर्चुअल रकम प्राप्त की जा सकती थी और लगातार कई दांव लगाए जा सकते थे। सारी दौड़ें समाप्त होने के बाद अगर अंतिम दांव जीत जाता तो मिलने वाला मुनाफा असली होता। आसान शब्दों में यह किसी जुआ घर जैसा था, जहां तुम 100 युआन का दांव लगाते हो और संचालक तुम्हें जीतने के करीब देखकर 1000 युआन के सिक्के आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये रकम शायद तुम्हारी होने वाली है। फिर तुम उन्हीं 1000 युआन से किसी दूसरी मेज पर दांव लगाकर जीत जाते हो। अब जुआ घर को वह रकम तुम्हें देनी ही पड़ेगी और मुझे इस खामी का इस्तेमाल करने का निश्चित समय, इसे सक्रिय करने की शर्तें और पकड़े जाने से बचने का तरीका मालूम था। लकी हॉर्स रेसिंग। हर वर्चुअल दौड़ 3 मिनट की थी। मैंने गहरी सांस ली। पहला कदम, अपने आप तैयार किए गए अनजान नाम से नया खाता बनाना। दूसरा कदम, पैसे जमा करना। वेबसाइट कई अनजान और अलग अलग स्तर वाली तीसरे पक्ष की भुगतान सेवाओं का समर्थन करती थी। मैंने ऐसा तरीका चुना जिसमें छोटी छोटी रकम अलग अलग करके जमा करनी थी। 5 मिनट बाद शुरुआती 5,000 युआन खाते में पहुंच गए। खाते की शेष राशि 5,000 युआन थी। समय दोपहर के 2:40 था। पहली वर्चुअल घुड़दौड़ शुरू हुई। मैंने तीसरे नंबर के घोड़े पर 1,000 युआन का दांव लगाया। उसका भाव 2.5 था। जैसे जैसे दौड़ का प्रदर्शन आगे बढ़ा और 40 सेकंड बाकी रहे, तीसरे नंबर का घोड़ा 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तभी प्रणाली के पटल के निचले दाएं कोने में मेरी उपलब्ध शेष राशि अचानक चमकी और 4,000 से बढ़कर 5,500 हो गई। प्रणाली ने 1,000 युआन के दाम से होने वाला संभावित 1,500 युआन का मुनाफा पहले ही जोड़ दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये केवल सामान्य प्रदर्शन था, वह असली खामी अभी सक्रिय नहीं हुई थी। तीसरे नंबर का घोड़ा मामूली अंतर से जीत गया। असली निपटारे के बाद 1,500 युआन का मुनाफा हुआ। खाते की शेष राशि 6,500 युआन हो गई। दूसरी दौड़ दोपहर 2:45 पर शुरू हुई। मैंने पहले 2 स्थानों पर आने वाले घोड़ों का अनुमान लगाते हुए क्विनेला पर 2,000 युआन लगाए। भाव 3.2 था। जब 30 सेकंड बाकी थे, प्रणाली ने दोबारा संभावित जीत की रकम पहले ही जोड़ दी। मेरी शेष राशि 4,500 से बढ़कर 11,400 युआन हो गई। 4,500 जमा 2,000 गुणा 3.2 बराबर 11,400। अब असली खेल शुरू होना था। दौड़ में 25 सेकंड बाकी रहते ही मैंने तेजी से एक दूसरी वर्चुअल फुटबॉल प्रतियोगिता खोली, जो समाप्त होने वाली थी और जिसमें छोटे दाम लगते थे। मैंने पूरे 11,400 युआन इस बात पर लगा दिए कि आखिरी 5 मिनट में एक गोल होगा। भाव 1.8 था। प्रणाली ने जांच पूरी करके दांव स्वीकार कर लिया। दांव सफलतापूर्वक लग चुका था। इसका मतलब खामी सच में मौजूद थी।
प्रणाली संभावित जीत की रकम को असली इस्तेमाल करने योग्य धन मान रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। घुड़दौड़ समाप्त हुई और क्विनेला जीत गया। मुनाफा 4,405 युआन हुआ। फुटबॉल प्रतियोगिता भी समाप्त हुई। 89वें मिनट में एक वर्चुअल खिलाड़ी ने लंबी दूरी से गोल कर दिया। उससे 20,520 युआन मिले। खाते की शेष राशि तुरंत 26,925 युआन हो गई। शुरुआती 5,000 युआन में से 3,000 युआन के असली दांव घटाकर फिर 4,405 और 20,520 जोड़ने पर कुल 26,925 युआन बने। 10 मिनट से भी कम समय में 5,000 युआन लगभग 27,000 हो गए। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जानता था कि इस खामी का लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। हर दौड़ के आखिरी 30 सेकंड का सही समय पकड़कर वर्चुअल पूंजी को तेजी से कई गुना बढ़ाया जा सकता था। दांव हार भी जाता तो केवल वर्चुअल मूलधन ही जाता। तीसरा दौर, फिर चौथा दौर। मेरे हाथ कीबोर्ड और माउस पर तेजी से चल रहे थे और मेरी आंखें एक साथ 3 अलग अलग उलटी गिनतियों पर टिकी थीं। हर कदम एक एक सेकंड के हिसाब से सटीक होना जरूरी था। दोपहर 3:21 पर मैंने अंतिम दौर की प्रक्रिया पूरी कर ली। पर्दे पर दिखाई दे रही खाते की अंतिम शेष राशि 7,26,800 युआन थी। मैंने केवल 5,000 युआन से 1 घंटे में 140 गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमाया था। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और पर्दे पर दिखाई दे रही रकम को घूरने लगा। मेरी हथेलियों पर पसीना था। मैंने पैसे निकालने का विकल्प दबाया। वेबसाइट पर संदेश आया, बड़ी रकम निकालने के लिए कर्मचारी द्वारा जांच आवश्यक है। रकम 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। मैंने इंटरनेट पर खोजे गए सारे पन्नों का इतिहास मिटाया और कंप्यूटर बंद करके वहां से निकल गया। इंटरनेट कैफे से बाहर आते ही सूरज की रोशनी थोड़ी तेज लगी। मैंने आंखों के सामने हाथ रखा और गहरी सांस ली। 7,26,000 युआन भी चेन चेन की बीमारी के लिए मुश्किल से पर्याप्त थे। उसे पूरी तरह ठीक कराने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। लेकिन मैं जानता था कि जल्द ही कोई व्यक्ति खुद मुझे पैसे देने आने वाला था। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोलते ही मुझे नर्स की ठंडी आवाज सुनाई दी। मिस शू, प्रणाली में केवल 5,000 युआन जमा दिखाई दे रहे हैं। पूरी रकम आज ही जमा करनी होगी, नहीं तो जांच और दवाइयां शुरू नहीं की जा सकती। शू मेंग लगभग रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति 1 घंटे पहले ही 10,000 युआन जमा करने गए थे। उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसकी आवाज गले में अटक गई। पैसे कहाँ हैं? वे 10,000 युआन। मैंने केवल 5,000 युआन जमा किए हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बाकी 5,000 युआन मैंने घोड़ों पर दांव लगाने में इस्तेमाल कर दिए। घोड़ों पर दांव लगाया? शू मेंग के चेहरे के भाव पूरी तरह टूट गए। वह ऐसे लड़खड़ाई जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। चैन जुईशेंग, वह चैन चैन की जान बचाने का पैसा था, तुमने उसे जुए में लगा दिया। वह मुझ पर टूट पड़ी और दिल दहला देने वाली आवाज में रोते हुए अपनी मुट्ठियों से मेरी छाती पीटने लगी। क्या तुम इंसान भी हो? तुमने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? पास खड़ी नर्स ने मन ही मन सिर हिलाया और उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। मैंने शू मेंग की कलाइयां पकड़ी और धीमी आवाज में कहा, पहले शांति से मेरी बात सुनो। मैंने उन 5,000 युआन से जीत हासिल की है। पैसे निकाले जा रहे हैं और 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे। चेन चेन के इलाज का खर्च फिलहाल हल हो गया है। वह रुक गई और पूरी तरह निराश आंखों से मेरी ओर देखने लगी। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तुमने दोबारा झूठ बोलना शुरू कर दिया है ना? उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा किया। तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारा जुआ खेलना सबसे ज्यादा नापसंद है। और तुम्हारे किए हुए वादे? मैं उस समय चुप रहा। मैं जो भी कहता वह केवल एक बहाना ही लगता। बस 2 घंटे तक मेरा इंतजार करो। मैंने उसकी कलाइयां छोड़ दी और बिस्तर पर लेटी अपनी पीले चेहरे वाली बेटी को देखा। 2 घंटे बाद मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा। मेरे पीछे शू मेंग के दबे हुए और निराशा से भरे सिसकने की आवाज आ रही थी। जब मैं कुछ गर्म कांजी लेकर वापस आया तो शू मेंग बिस्तर के पास सिर रखकर लेटी थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहाना ही लगता। बस 2 घंटे तक मेरा इंतजार करो। मैंने उसकी कलाइयां छोड़ दी और बिस्तर पर लेटी अपनी पीले चेहरे वाली बेटी को देखा। 2 घंटे बाद मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा। मेरे पीछे शू मेंग के दबे हुए और निराशा से भरे सिसकने की आवाज आ रही थी। जब मैं कुछ गर्म कांजी लेकर वापस आया तो शू मेंग बिस्तर के पास सिर रखकर लेटी थी। ऐसा लग रहा था कि वह सो गई है, लेकिन उसके कांपते कंधों ने सच बता दिया। चेन चेन जाग रही थी और उसके छोटे से शरीर में कई नलियां लगी थीं। मुझे देखकर उसने कमजोर सी मुस्कान लाने की कोशिश की। अच्छी बच्ची बनकर रहना चेन चेन। मैं झुका और धीरे से उसके छोटे से चेहरे को छुआ। पापा जरूर इस बीमारी को हरा देंगे और तुम्हें सबसे अच्छे मनोरंजन उद्यान में लेकर जाएंगे। वहां तुम्हें बादलों से भी बड़ी रुई की मिठाई दिलाऊंगा। चेन चेन की आंखों में थोड़ी चमक आई और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा मम्मी और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। शू मेंग ने सिर उठाया। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। उसने पहले अपनी बेटी के विनती भरे चेहरे को देखा और फिर मेरी ओर देखा।
आखिर में उसने केवल थकान भरी लंबी सांस छोड़ी। जांच के परिणाम शाम को आएंगे। तुम पहले जाकर अपना जरूरी काम पूरा कर लो। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मैं जानता था कि ये वह आखिरी अवसर था जो वह मुझे दे रही थी। मैंने समय देखा। मेरा इंतजार करना। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अस्पताल से निकलकर बैंक की ओर जाते समय अचानक एक काली मर्सिडीज मेरी राह काटते हुए सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने दो भावहीन आदमी बाहर निकले। श्री चेन, बॉसगू ने आपको बातचीत के लिए बुलाया है। उनकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। मैंने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर काफी जगह थी। एक शानदार सूट पहने लगभग 40 साल का आदमी मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे के नैन नक्श डरावने नहीं थे, बल्कि वह कुछ हद तक सभ्य दिखाई देता था। ये गुदोंग था। अपने पिछले जीवन में मेरा उससे कई बार सामना हुआ था और कुछ अवसरों पर हमने साथ काम भी किया था। चेन जोइशेंग, उसने सिर उठाकर मुझे देखा। तुम काफी कुशल हो। मेरे 7-8 प्रोग्रामर पिछले 3 वर्षों से मेरी इस बेकार प्रणाली पर नजर रख रहे हैं और उन्हें एक भी खामी नहीं मिली। लेकिन तुम आए और एक ही कोशिश में इसमें छेद कर दिया। मुझे बताओ, तुम्हें यह खामी कैसे मिली? मैं सीट पर पीछे झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। बॉस गू जुए का अड्डा चलाते हैं और फिर भी उन्हें लोगों के पैसे जीतने से डर लगता है। प्रणाली की खामी आपकी समस्या है। मैंने पैसे पूरी ईमानदारी से जीते हैं। क्या हुआ? अब पैसे देने से मुकरने का सोच रहे हैं? गुदोंग की आंखें सिकुड़ गईं। केवल 7 लाख युआन के लिए मैं गुदोंग पैसे देने से मना करने जितना छोटा आदमी नहीं हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम पैसे ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं जानता था कि वह मेरी पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। पिछले जीवन में मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन अभी मैं अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकता था। मैं मुस्कुराया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पैसे मुफ्त में नहीं लूंगा। बदले में तुम्हें एक जानकारी दूं तो कैसा रहेगा? गुदोंग ने एक भौं ऊपर उठाई। बताओ, तुम्हारे पिता वृद्ध मास्टर गू के बारे में। गुदोंग के हाथ में मौजूद कलम रुक गई। क्या उन्हें पिछले कुछ समय से कभी कभी छाती में जकड़न और बाएं कंधे में सुन्नपन महसूस हो रहा है? मैंने शांत स्वर में कहना जारी रखा। मेरा सुझाव है कि तुरंत कोरोनरी सीटीएं करवाया जाए और बाईं एंटीरियर डिसेंडिंग धमनी की विशेष रूप से जांच की जाए। सामान्य जांच में बिना कैल्शियम वाली पट्टिका का पता नहीं चलेगा। गुदोंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा और फिर तुरंत किसी को फोन किया। डीन वांग, कृपया मेरे पिता के लिए तुरंत हृदय की जांच का इंतजाम कीजिए। कोरोनरी सीटीए, बाईं एंटीरियर डिसेंडिंग धमनी पर खास ध्यान देना। हाँ, अभी। गाड़ी के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। 40 मिनट बाद फोन बजा। गुदोंग ने फोन उठाया और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। फोन रखने के बाद वह मुझे पूरी तरह अलग नजरों से देखने लगा। बाइंग एंटीरियर डिसेंडिंग धमनी में 85% से भी ज्यादा गंभीर संकुचन था। थोड़ी और देर हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी। वह कुछ देर रुका। जुईशेंग, तुम आखिर हो कौन? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे मेरे पैसे और मेरी सुरक्षा चाहिए। तुम्हारे पैसे तुरंत जारी कर दिए जाएंगे मेरे इलाके में। गुदोंग मुझे घूरते हुए बोला, कोई भी तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम्हारे जैसा व्यक्ति केवल 7 लाख युआन के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। तुम कुछ और भी कहना चाहते हो, है ना? सच में तुम काफी समझदार हो। मेरे पास एक और जानकारी है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह उस महिला के बारे में है जिसे तुम पिछले 10 वर्षों से खोज रहे हो, और उसके साथ रहने वाली उस बच्ची के बारे में जिसके अस्तित्व के बारे में शायद तुम्हें पता भी नहीं है। गुदोंग तुरंत सीधा बैठ गया। उसके चेहरे की शालीनता गायब हो गई और उसकी जगह सदमे ने ले ली। तुमने क्या कहा? वह सोचेंग में रहती है। उसने एक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक से शादी कर ली है और शांत जीवन जी रही है, मैंने आवाज धीमी करते हुए कहा। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 वर्ष है और उसका जन्मदिन 17 जून को आता है। गुदोंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी उंगलियां हल्की सी कांपने लगीं। वह तारीख और वह उम्र सुनकर वह समझ गया कि मैं क्या चाहता था। उसकी आवाज भारी हो गई। अस्पताल के सारे साधनों का इंतजाम मैं कर दूंगा। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और मर्सिडीज वहां से चली गई। मैं अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मेरे कार्ड में 57,20,000 युआन से ज्यादा थे। फिलहाल चेन चेन के इलाज के खर्च के लिए यह रकम पर्याप्त थी। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ा और तेजी से अस्पताल के अंदर चला गया। मैं जितनी तेजी से हो सकता था कमरे की ओर भागा और दरवाजा खोल दिया। शू मेंग वहां नहीं थी। मेरे ससुर शू झेंगची बिस्तर के पास बैठे थे और उनका चेहरा बुझा हुआ था। तुम्हारी अपनी बेटी इतनी बीमार है और तुम हर जगह घूमते फिर रहे हो। मैंने उनकी बात को अनदेखा किया। बिस्तर के पास जाकर चेन चेन का माथा छुआ और धीरे से पूछा, मम्मी कहाँ है? कुछ जरूरी काम करने बाहर गई है, मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कह गई। शू झेंगची ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों एक दूसरे से भी बदतर हो, कई घंटों से गायब हो। मेरा दिल तेजी से बैठने लगा। शू मेंग कभी भी चेन चेन को कई घंटों तक अकेला छोड़कर नहीं जाती। मैंने तुरंत उसके फोन पर कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाया।
शू झेंगची को भी महसूस हुआ कि कुछ गलत है। मेंग मेंग फोन क्यों नहीं उठा रही है? तभी बाहर गलियारे से सफाई कर्मचारी के गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज आई। ये निर्दयी लोग फिर से शौचालय में किराए की कोख वाली संस्था के विज्ञापन चिपका गए। ये लोग किसी भी चीज से पैसा कमा सकते हैं। उसी पल मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आया। शूमेंग ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वह इतनी मूर्ख नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल मुझे उसका आंसुओं से लाल और जिद से भरा चेहरा याद आया। वह ऐसा कर सकती थी। वह सच में ऐसा कर सकती थी। मैं मुड़ा और पूरी गति से कमरे से बाहर भागा। तुम कहाँ जा रहे हो? अस्पताल वाले अभी भी पैसे मांग रहे हैं, शू झेंगची ने पीछे से चिल्लाकर कहा। मैंने इलाज का सारा खर्च जमा कर दिया है। आप और नानी चेन चेन का ध्यान रखिए। मैं महिला शौचालय की ओर भागा और अंदर मौजूद महिलाओं की चीखों को अनदेखा करते हुए एक एक करके सारे दरवाजे खोलने लगा। तीसरे हिस्से की दीवार पर टेढ़े अक्षरों में एक फोन नंबर लिखा था। किराए की कोख के लिए अधिक भुगतान, 3 लाख युआन अग्रिम। मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया। मुझे एक किराए की कोख वाली महिला चाहिए। मैंने अपनी आवाज धीमी रखते हुए ठंडे और कठोर स्वर में कहा। मुझे तुरंत एक बच्चा चाहिए, पैसे की चिंता मत करो। दूसरी ओर मौजूद महिला सावधान हो गई। महोदय, आपने गलत नंबर मिला दिया है। नाटक करना बंद करो। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मुझे एक लड़का चाहिए और लिंग चुनने की सुविधा होनी चाहिए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर महिला की आवाज अचानक गर्मजोशी और उत्साह से भर गई। बॉस, आपको तो काफी जानकारी है। हम ये कर सकते हैं, लेकिन कीमत। पैसे की चिंता मत करो। मैंने उसकी बात काट दी। लेकिन महिला मैं खुद चुनूंगा। उसे पहले किराए की कोख बनने का अनुभव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो। उसने पहले कभी बच्चे को जन्म न दिया हो। जवान और स्वस्थ हो, साथ ही उसके जीन अच्छे हों। अभी ऐसी कोई महिला तैयार नहीं है। महिला ने माफी मांगते हुए कहा। बॉस, सच में हमारे पास अभी कोई उपलब्ध नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आवाज ऊंची की। तुम्हारे पास एक नई महिला है जो आज ही प्रारंभिक जांच के लिए आई है। क्या उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? महिला साफ तौर पर चौंक गई। आपको ये कैसे पता चला? मैंने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता भेजो, मैं अभी उसे देखने आ रहा हूं। अगर वह मुझे पसंद आई तो मैं दोगुने पैसे दूंगा। दोगुने? उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं जल्दी में हूं। 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उस नई महिला को मेरे लिए रोक कर रखना। अगर उसने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करके प्रक्रिया शुरू कर दी है तो रहने दो। नहीं, अभी कोई अनुबंध नहीं हुआ है, केवल शुरुआती जांच पूरी हुई है। बॉस, आप आ जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। मैंने फोन काटा और तेजी से अस्पताल से बाहर निकला। मैंने एक टैक्सी रोकी और चालक को पता बताया। उसी समय मैंने पुलिस को फोन किया और धीमी आवाज में पता बताते हुए वहां गैरकानूनी किराए की कोख का काम चलने की सूचना दी। 20 मिनट बाद मैं शहर की एक जर्जर बस्ती में खड़ा था। मुझे घरेलू सेवाओं का बोर्ड लगी एक पुरानी इमारत दिखाई दी और मैं सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। भारी श्रृंगार किए हुए एक अधेड़ उम्र की महिला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आप ही वह बॉस हैं? महिला कहाँ है? मैं सीधे अंदर चला गया। बैठक वाले हिस्से में वह महिला बनावटी मुस्कान के साथ मेरे पीछे पीछे आई। इस महिला की स्थिति काफी अच्छी है। इसकी उम्र 28 वर्ष है। ये प्राकृतिक तरीके से एक स्वस्थ बेटी को जन्म दे चुकी है। इसे तुरंत पैसों की जरूरत है, इसलिए कीमत पर आसानी से बातचीत हो जाएगी। उसने दरवाजा खोला। शूमेंग एक पुराने सोफे पर बैठी थी और अपने कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़े हुए थी। मुझे अंदर आते देखकर उसकी आंखें सदमे से फैल गईं और उसका पूरा शरीर जम गया। यही वाली है, मैंने बिना कोई भाव दिखाए कहा और उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी सामान की जांच कर रहा हूं। खड़ी हो जाओ और घूम कर दिखाओ। जब वह खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर डर भी दिखाई दे रहा था। बॉस, आपको कैसी लगी? महिला ने बीच में कहा। इसके नैन नक्श अच्छे हैं, शरीर भी ठीक है और इसके पास स्नातक की डिग्री है। मैं शूमेंग के पास गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ये बहुत दुबली है। क्या ये लड़के को जन्म दे सकती है? इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम जांच करके चुनाव कर सकते हैं। महिला ने जल्दी से समझाया। मुझे हर हाल में लड़का ही चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूं, लेकिन अगर लड़की हुई तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बॉस, इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। जोखिम बड़ा है तो मुनाफा भी बड़ा होगा। मैं महिला की ओर मुड़ा। मुझे यही चाहिए। अपनी कीमत बताओ और अभी अनुबंध तैयार करो। मैं इसे अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ। बॉस, लेकिन प्रक्रिया। मैं जल्दी में हूँ। मैंने अपनी जेब से बैंक कार्ड निकाला। पैसे की कोई समस्या नहीं है, मैं इसे अभी अपने साथ ले जाऊंगा। अधेड़ महिला की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। बॉस, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर आप इसे लेकर चले गए और फिर तो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो निर्णय ले सके। मैंने उसे घूरते हुए कहा। या फिर तुम निर्णय नहीं ले सकती? महिला के चेहरे के भाव बदल गए। बॉस, एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए। वह बाहर गई और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही शूमेंग तेजी से मेरे पास आई और मेरी बांह पकड़ ली।
क्या तुम पागल हो गए हो? हमें अभी यहां से निकलना होगा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मुझ पर भरोसा करो। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। वह अधेड़ महिला, दो भारी शरीर वाले पुरुषों और सूट पहने, सुनहरे किनारों वाला चश्मा लगाए एक अधेड़ व्यक्ति के साथ वापस आई। बॉस, ये हमारे महाप्रबंधक चेन है। महाप्रबंधक चैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने सुना है कि बॉस किसी महिला को तुरंत अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी कीमत बताओ। लड़के की गारंटी सहित पूरा खर्च 8 लाख युआन होगा। ठीक है, अभी 50,000 युआन अग्रिम दूंगा। रकम भेजने के बाद महिला को अपने साथ ले जाऊंगा। गर्भ की पुष्टि होने के बाद बाकी भुगतान कर दूंगा। महाप्रबंधक चेन मुस्कुराया। बॉस, यहाँ इस तरह काम नहीं होता। आपको अभी पूरी रकम देनी होगी। उसके बाद हम महिला को आपके बताए स्थान तक पहुंचा देंगे। उसने अपना चश्मा ऊपर करते हुए क्रूर मुस्कान के साथ कहा, वरना मुझे डर है कि आप यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। मेरे पैसे लेना इतना आसान नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में इस दरवाजे से बाहर निकलने की क्षमता है भी या नहीं। महाप्रबंधक चेन ने इशारा किया और दोनों भारी शरीर वाले आदमी मेरे करीब आने लगे। तभी नीचे से पुलिस की गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। महाप्रबंधक चेन का चेहरा अचानक बदल गया। तुमने पुलिस को बुलाया है? मैंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा धंधा पूरी तरह साफ नहीं है। पुलिस की आवाज तेजी से करीब आने लगी और नीचे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। महाप्रबंधक चेन ने गाली दी, इसकी टांगें तोड़ दो और इसे पिछले दरवाजे से ले जाओ। दोनों भारी शरीर वाले आदमी बाईं और दाईं ओर से मुझ पर झपटे। मैंने शू मेंग को जोर से दीवार की ओर धकेला, एक कुर्सी उठाई और बाईं ओर वाले आदमी पर पूरी ताकत से दे मारी। कुर्सी उसके कंधे पर लगकर टूट गई। वह दर्द से कराहते हुए लड़खड़ाया, लेकिन दूसरे आदमी का मुक्का पहले ही मेरी कनपटी की ओर आ रहा था। मैं मुश्किल से बच पाया। उसका मुक्का मेरे गाल की हड्डी को छूता हुआ निकल गया और वहां तेज जलन होने लगी। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, ठंडी धातु चमकी। उसने सच में स्प्रिंग वाला चाकू निकाल लिया था और उसे सीधे शूमेंग की ओर घोंप रहा था। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज उठी। पलक झपकते ही मैं आगे कूदा और शूमेंग के सामने खड़ा हो गया। चाकू के मांस में घुसने की धीमी सी आवाज आई। उसी पल मेरे बाएं कंधे में असहनीय दर्द फूट पड़ा। पहले बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई और फिर तेज जलन। उस आदमी ने नहीं सोचा था कि मैं खुद चाकू के सामने आ जाऊंगा। वे एक क्षण के लिए जम गया। उसी पल मैंने अपने दाएं हाथ से चाकू पकड़े, उसके हाथ को पकड़ लिया और अपना माथा उसकी नाक पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज उसकी चीख के साथ मिल गई। उसने चाकू का हथा छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। पुलिस, कोई नहीं हिलेगा, सभी जमीन पर लेट जाओ। उसी पल पुलिसकर्मी ऊपर पहुंच गए। मैं अपने खून बहते बाएं कंधे को दबाते हुए शूमेंग के सामने खड़ा रहा और अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। अधिकारी, हम पीड़ित हैं। महाप्रबंधक चेन जमीन पर पड़ा था और अब भी छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसे दबोच रखा था। एक युवा पुलिस अधिकारी ने मुझे खून से लथपथ देखा और तुरंत अपने संचार यंत्र में कहा, यहां एक व्यक्ति घायल है, तुरंत रोगी वाहन की जरूरत है। शूमेंग तेजी से मेरे पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे और वह मेरे घाव के आसपास दबाव बनाने लगी। उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे। तुम्हारा इतना खून बह रहा है? मैंने दीवार का सहारा लिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने सही हाथ से धीरे से उसका चेहरा छुआ। कोई बात नहीं, बस मानसर का घाव है। जरूरी बात यह है कि तुम सुरक्षित हो। जब हम पुलिस थाने से बाहर निकले तब बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। शूमेंग ने मेरी बांह कसकर पकड़ रखी थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और हल्की हल्की कांप रही थीं। हम एक शांत जगह तक पहुंचे तो वह रुक गई। उसने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ मेरी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी? तुमने अकेले वहां आने की हिम्मत कैसे की? मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके आंसू पोंछे। अस्पताल वापस पहुंचने पर नर्स ने मेरे घाव का इलाज किया। मेरे बाएं कंधे पर लगे चाकू के घाव में 1 दर्जन से ज्यादा टांके लगाने पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अगर चाकू थोड़ा और गहरा जाता तो नसों को नुकसान पहुंच सकता था। पट्टी करवाने के बाद मैंने शूमेंग से कहा कि वह पहले चेन को देखने के लिए कमरे में चली जाए। वह थोड़ी झिझकी, लेकिन इतने लंबे समय तक अपनी बेटी से दूर रहने के कारण वह चिंतित थी। आखिर में उसने सिर हिला दिया। मैं उपचार कक्ष की कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसें सामान्य करने लगा। जैसे ही मैं उठने वाला था मेरा फोन बज गया। बैंक से संदेश आया था। गुदोंग ने एक और रकम भेजी थी और लिखा था कि यह चेन के इलाज में सहायता के लिए है। मैंने रकम देखी, ये पर्याप्त थी। जब मैंने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला तब शूहाई गलियारे के आखिर में फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने फोन काटा और मेरे पास आ गया। चेन जोइशेंग, उसने धीमी आवाज में पूछा, अभी दवाइयों के लिए जमा किए गए 5 लाख युआन कहां से आए? मैंने घोड़ों पर दांव लगाकर जीते हैं, मैंने कहा। वह कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा और फिर ठंडी हंसी हंसकर बोला, चैन जोइशेंग, तुमने इतने वर्षों तक जुआ खेला लेकिन कभी एक पैसा घर लेकर नहीं आए। अब जब बच्ची इतनी बीमार है तो तुमने अचानक इतनी बड़ी रकम जीत ली।
मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम श्रीलू से पैसे उधार मांगने गए थे। नौकरी ठुकराते समय तो बड़े स्वाभिमानी बनने का नाटक किया, लेकिन बाद में पैसे मांगने के लिए घुटनों के बल उनके पास पहुंच गए। वह मुड़ा और वहां से जाने लगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, 10 लाख युआन के इस कर्ज में शू मेंग को मत घसीटना। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अगले पूरे महीने चेन चेन अस्पताल में रही। आइडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बेहद दुर्लभ बीमारी थी। देश में हम केवल विदेश से मंगाई गई लक्षित दवाइयों की सहायता से उसकी हालत को स्थिर रख सकते थे, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। शू मेंग और मैं बारी बारी से उसके पास रहते थे। वह दिन के समय उसकी देखभाल करती और मैं रात में रहता। जब हम थक जाते तो गलियारे में रखी कुर्सियों पर कुछ समय आराम कर लेते। भूख लगने पर अस्पताल की भोजनशाला से मिलने वाला सबसे सस्ता डिब्बा बंद खाना खाते। शू परिवार का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया। मैं जानता था कि शू मेंग अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। कभी कभी मैं आधी रात में जागता और उसे बिस्तर के पास बैठे हुए देखता। वह चेन चेन का छोटा सा हाथ पकड़े चुपचाप शून्य में देखती रहती थी। 1 महीने बाद आखिरकार शू परिवार वहां आया। डॉक्टर ने अभी अभी चेन चेन की जांच पूरी की थी। उसने हमें बताया कि मौजूदा दवाइयां केवल बीमारी की गति धीमी कर सकती हैं, उसे ठीक नहीं कर सकती। लंबे समय में चेन चेन के हृदय और फेफड़ों पर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। यह सुनने के बाद शू झेंगची ने पैसों के बारे में पूछा। वे 5 लाख युआन लगभग खत्म हो चुके होंगे, है ना? शू हाई ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या तुमने सोच लिया है कि यह रकम वापस कैसे चुकाओगे? शू मेंग ने कहा कि पैसे उधार नहीं लिए गए थे, गु मानरू ने। गु उसकी बात काट दी। तो क्या पैसे आसमान से गिरे थे? शू झेंगची ने सबके सामने मेरी नाक की ओर उंगली करके गाली दी। झूठे आदमी, मेरी बेटी और नातिन का जीवन तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, पिताजी कृपया आवाज धीमी रखिए। बच्ची को परेशान मत कीजिए। तुम मुझे पिताजी कहने के लायक नहीं हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर कई विशेषज्ञों के साथ अंदर आया। हमारे पास एक खबर है, डॉक्टर ने हमारी ओर देखते हुए कहा। एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हृदय और फेफड़ा केंद्र की टीम जल्द ही चीन में आधुनिक इंटरवेंशनल और जीन लक्षित संयुक्त उपचार करेगी। इसमें फेफड़ों की सूक्ष्म रक्त संचार प्रणाली का पुनर्निर्माण करके उसे सटीक लक्षित नियंत्रण के साथ जोड़ा जाएगा। इससे बीमारी की दिशा को जड़ से पलटने की संभावना है। वह कुछ पल रुकी। चेन चेन की जांच के सारे परिणाम इस उपचार की आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। शू मैंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें चमकने लगीं, लेकिन शुरुआती उपचार का खर्च 10 लाख युआन है। मैं मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे के आखिर में पहुंचकर मैंने गुदोंग को फोन किया। पैसों की चिंता मत करो, उसने कहा। प्रोफेसर रॉबर्ट को मैं ज्यूरिक से बुलाकर लाया हूं। उन्होंने तुम्हारी बेटी का मामला देखा है और कहा है कि उसके ठीक होने की संभावना उम्मीद से काफी बेहतर है। शल्य क्रिया के परिणाम बहुत अच्छे होने चाहिए। धन्यवाद। वास्तव में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह कुछ पल रुका। मैंने उस महिला और उसकी बेटी दोनों को ढूंढ लिया है। श्री चेन, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आर्नी हूं। मैंने फोन काटा और भुगतान खिड़की पर चला गया। जब मैं वापस अस्पताल के कमरे में पहुंचा तो मुझे शू झेंगची की आवाज सुनाई दी। देखा, जैसे ही पैसों की बात आई वह भाग गया। मेंग मेंग, तुम बस उससे तलाक लेने के लिए तैयार हो जाओ। शू परिवार इलाज का सारा खर्च देगा। शू मेंग की आवाज बहुत धीमी लेकिन बेहद दृढ़ थी। माँ, पिताजी और भैया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन सच में हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। जुईशेंग ने अभी इलाज के लिए 10 लाख युआन और जमा किए हैं। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। तभी नर्स चेन चेन को शल्य क्रिया के लिए तैयार करने कमरे में आई और सामान्य स्वर में बोली, बच्ची के पिता ने बाद के उपचार और विदेश से आने वाली लक्षित दवाइयों के लिए विशेष निधि के रूप में 10 लाख युआन और जमा किए हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर शू झेंगची, गु मानरू और शू हाई को अपनी जगह पर जमे हुए देखता रहा। शल्य क्रिया कक्ष के ऊपर लगी लाल बत्ती जल रही थी। शू मेंग मेरे कंधे का सहारा लेकर खड़ी थी और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रोफेसर रॉबर्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के प्रमुख विशेषज्ञ हैं। वह इस तरह के 27 उपचार कर चुके हैं और सभी सफल रहे हैं। शू हाई उदास चेहरे के साथ हमारे पास आया। चैन जोईशेंग, तुमने श्रीलू से कितने पैसे उधार लिए हैं? मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। 20 लाख युआन का कर्ज चुकाने के लिए शू परिवार को अपना घर भी बेचना पड़ेगा। उसने शू मेंग की ओर देखा। छोटी बहन, मुझे सच बताओ। शू मेंग के बोलने से पहले ही शू झेंगची गुस्से में आगे आए और मेरी नाक की ओर उंगली कर दी। इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, ये केवल झूठ बोलेगा। जुए से कमाए पैसे? वह शू मेंग की ओर मुड़े। मेंग मेंग, इस समय मेरे पास 10 लाख युआन जमा हैं। तुम बस तलाक के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुरंत वह पैसा इलाज के लिए भेज दूंगा। लेकिन कल सुबह मुझे यह रकम सरकार की सहायता से चलने वाली वृद्धाश्रम परियोजना में निवेश करनी है, गु मानरू ने समझाया।
इसमें हर साल कम से कम 30% लाभ मिलेगा। यह सेवानिवृत्त अधिकारियों के समूह के अंदर मिलने वाला विशेष अवसर है। अनुबंध 10 वर्षों का होगा। 10 वर्ष बाद कंपनी घर को उसी हालत में वापस करने के साथ हमारा मूलधन और कमाई भी लौटा देगी। निदेशक झाओ ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना है और इसमें केवल कुछ ही स्थान उपलब्ध हैं। हमने सोचा कि आखिर यह पैसा एक दिन तुम्हें ही मिलने वाला है। मैंने शू झेंगची की ओर देखा। पिताजी, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उसमें अपनी संपत्ति को किसी तीसरी कंपनी के पास गिरवी रखकर बदले में पेंशन ली जाती है ना? शू झेंगची कुछ पल के लिए चौंके और फिर तिरस्कार से मेरी ओर देखा। एक पुराने वरिष्ठ अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से इसकी गारंटी ली है। एक वकील ने अनुबंध की जांच की है। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? ये एक नए प्रकार की धोखाधड़ी है जो पिछले 2 वर्षों से फैल रही है। ये तथाकथित पेशेवर कंपनियां आमतौर पर खोखली कंपनियां होती हैं जिनकी पंजीकृत पूंजी केवल कुछ 10,000 युआन होती है। शुरुआती कुछ महीनों तक वे सच में समय पर पेंशन देती रहेंगी, लेकिन जब तक आपको असलियत समझ आएगी आपका घर और पैसा दोनों जा चुके होंगे। निदेशक झाओ या तो खुद धोखे का शिकार हो चुके हैं या फिर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता शू झेंगची गुस्से से फट पड़े। बकवास। हमने पूरी जिंदगी संबंध और पहचान बनाने में बिताई है और तुम्हारे जैसा शराबी हमें ज्ञान देने की हिम्मत कर रहा है। अनुबंध में हर बात काले अक्षरों में साफ लिखी है। क्या सरकार इसे अनदेखा कर देगी? मुझे लगता है कि तुम्हें केवल जलन हो रही है। शू मेंग अचानक खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, अपनी परियोजना और पैसे लेकर यहां से चले जाइए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। चेन चेन जीवित रहे या मर जाए, मैं उसका भाग्य खुद संभालूंगी। शू झेंगची का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। आखिर में उन्होंने गुस्से में अपना हाथ झटका। ठीक है, बाद में पछताना मत। गुमानरू लाल आंखों के साथ आह भरती हुई चली गईं। शूहाई कुछ कहना चाहता था लेकिन आखिर में चुप रहा। पूरा परिवार मुड़ा और वहां से चला गया। शल्यक्रिया कक्ष के बाहर का गलियारा अचानक शांत हो गया। शू मेंग बेंच पर ढह गई और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से उसके कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा। 4 घंटे बाद शल्यक्रिया कक्ष की बत्ती बुझ गई। मुख्य चिकित्सक मुस्कुराते हुए बाहर आए। शल्यक्रिया पूरी तरह सफल रही। बच्ची को 48 घंटों तक गहन चिकित्सा कक्ष में निगरानी में रखना होगा, लेकिन उसके स्वस्थ होने की संभावना बहुत अच्छी है। शू मेंग के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। मैंने सही समय पर उसे पकड़ लिया। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। 2 महीने बाद चानचैन को अस्पताल से छुट्टी देने की सारी शर्तें पूरी हो गईं। छोटी बच्ची के चेहरे का रंग काफी सुधर गया था। हालांकि उसे अब भी नियमित दवाइयों और जांच की जरूरत थी, लेकिन वह पहले से ही उछल कूद कर सकती थी। उसके नए जीवन का जश्न मनाने के लिए हमने हाल ही में खुले एक महंगे स्टेक हाउस में मेज बुक की। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके ठीक होने के बाद मैं उसे सबसे अच्छा स्टेक खिलाने ले जाऊंगा। स्टेक हाउस का वातावरण बेहद शानदार था। चेन चैन अपनी कुर्सी पर उत्साह से अपने छोटे छोटे पैर हिला रही थी। शू मेंग ने उसके सामने रूमाल फैलाने में सहायता की। खाना परोसा गया। मैं स्टेक काटने ही वाला था कि एक महंगा लेकिन शरीर पर ठीक से न बैठने वाला सूट पहने युवा आदमी गलियारे से गुजरा। उसने यूं ही हमारी ओर देखा। उसकी नजर शू मेंग पर पड़ी और अचानक रुक गई। शू मेंग? उसके चेहरे पर पहले हैरानी दिखाई दी और फिर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। वह हमारे करीब आया। उसकी नजर पहले मुझ पर और फिर चेन चेन पर गई। वह कुछ अधिक देर तक चेन चेन को देखता रहा। आखिर में उसकी नजर वापस शू मेंग के चेहरे पर आ गई। मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है। क्या यह तुम्हारा पति है? शू मेंग की उंगलियां हल्की सी कस गईं। इस आदमी का नाम झू फांग था। बहुत पहले शू मेंग के माता पिता उसकी शादी इसी व्यक्ति से करवाना चाहते थे। उसे देखते ही शू मेंग का शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। झू फांग? शू मेंग की आवाज असहज थी। क्या संयोग है? झू फांग मेरी ओर मुड़ा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वह साफ तौर पर मेरा आकलन कर रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्री चेन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या ये आपकी बेटी है? ये तो काफी बड़ी हो गई है। मैं खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। उसने जानबूझकर मेरे हाथ को जोर से दबाया। मैं बिल्कुल नहीं हिला और केवल शांति से उसे देखता रहा। जब इतना बड़ा संयोग हो ही गया है तो हम साथ क्यों ना बैठें? झू फांग ने सामान्य स्वर में कहा। फिर वह अपने पीछे खड़ी सलीके से श्रृंगार की हुई महिला की ओर मुड़ा। हे पिंग, यह मेरी पुरानी दोस्त शू मेंग और उसका पति है। मेंग मेंग, यह मेरी प्रेमिका हे पिंग है। उसने पुरानी दोस्त और प्रेमिका शब्दों पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया। हे पिंग की नजर तेजी से शू मेंग पर घूमी और आखिर में उसके कपड़ों पर जाकर रुकी। उसके चेहरे पर श्रेष्ठता का हल्का भाव उभर आया। वह चमकती मुस्कान के साथ बोली,
आप बहन शू हैं, है ना? क्या संयोग है। चलिए साथ बैठते हैं। मेज के नीचे शूमेंग ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने भी उसका हाथ पकड़कर पिंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहन शू कहकर आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रही हैं। आप तो मेरी पत्नी से काफी ज्यादा परिपक्व दिखाई देती हैं। हे पिंग का चेहरा अकड़ गया। जू फांग ने कई महंगे पकवान मंगवाए और फिर मेरी ओर देखा। श्री चेन, आप इस समय क्या काम करते हैं? आज का खर्च मैं उठाऊंगा। मैं एक छोटा सा व्यवसाय चलाता हूं। मैंने सपाट स्वर में कहा। छोटा व्यवसाय भी अच्छा होता है, उसमें आजादी रहती है। वह वेटर की ओर मुड़ा। हमारे लिए 2015 की मोनराशे ड्राई व्हाइट वाइन की एक बोतल लाओ। पहले उसे हवा लगने देना। उसने वाइन का नाम बेहद सहजता से बोला और फिर शू मेंग की ओर देखा। मेंग मेंग, मुझे याद है कि तुम पहले ज्यादा शराब नहीं पीती थी, लेकिन ये व्हाइट वाइन समुद्री भोजन के साथ बहुत अच्छी लगती है। तुम थोड़ी सी छक सकती हो? हे पिंग ने तुरंत कहा। हाँ, आप फांग खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत समझदार है। ये वाइन सस्ती तो नहीं होगी, है ना? ऐसा लग रहा था कि वह जू फांग से पूछ रही है, लेकिन उसकी नजरें शू मेंग पर थीं। जू फांग ने सामान्य स्वर में कहा, ज्यादा महंगी नहीं है, आज के पकवानों के साथ अच्छी लगेगी। वाइन जल्दी ही आ गई। शिष्टाचार के अनुसार वेटर ने छकने के लिए जू फांग के प्याले में थोड़ी सी वाइन डाली। जू फांग ने प्याले को घुमाया, उसकी खुशबू सूंघी और एक घूंट लेकर कुछ पल तक स्वाद महसूस किया। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है। उसकी पूरी प्रक्रिया जानबूझकर बहुत दिखावटी थी। जैसे ही वेटर सभी के प्यालों में वाइन डालने वाला था, मैंने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया और शूमेंग के सामने रखा प्याला उठा लिया। माफ कीजिए, क्या आप इस प्याले को बदल सकते हैं? इसे पर्याप्त समय तक ठंडा नहीं किया गया है। इससे मोनराशे की फलों जैसी सुगंध और खनिज स्वाद प्रभावित होगा। खास तौर पर इसके हल्के और नाजुक स्वाद पर असर पड़ेगा। वेटर चौंक गया। उसने कई बार माफी मांगी और तुरंत प्याला बदल दिया। मैंने नया प्याला लेकर ध्यान से उसकी जांच की, फिर वाइन उठाकर शू मेंग के लिए थोड़ी सी डाली। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा, प्याला उठाया और सावधानी से एक छोटा घूंट लिया। झू फांग के चेहरे का सहज भाव लड़खड़ा गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, श्री चेन प्यालों को लेकर काफी समझदार हैं, लेकिन मोनराशे क्षेत्र की असली खासियत पुलिनी की सुंदरता और शासान के गहरे स्वाद के बीच संतुलन बनाना है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 2015 की वाइन अच्छी है, लेकिन अगर इसे आज के समुद्री भोजन के साथ सही तरह मिलाना हो तो पड़ोसी क्षेत्र की 2014 की कॉटन शार्लेमेन बनावट के मामले में ज्यादा उपयुक्त होगी। झू फांग का चेहरा अकड़ गया। उसने गंभीर भाव के साथ बात का विषय बदल दिया। मेंग मेंग, मैंने पिछले 2 वर्षों में अपनी भूदृश्य निर्माण कंपनी शुरू की है। हम बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं के सहायक निर्माण कार्य करते हैं। काम कठिन है, लेकिन आमदनी अच्छी है। उसने अपनी 2 उंगलियां उठाकर हिलाईं। हे पिंग ने तुरंत उसकी बात आगे बढ़ाई। आप हांग बहुत ज्यादा विनम्र बन रहा है। वह हर साल 20 लाख युआन से ज्यादा कमाता है। तुम शिंगरोन समूह को जानती हो, है ना? उनकी कई महंगी संपत्तियों का भूदृश्य निर्माण हमारी कंपनी ने किया है। उसने बनावटी चिंता के साथ शू मेंग की ओर देखा। तुम घर खरीदना चाहती हो तो बस आप हांग से कहना। वह कई भवन निर्माताओं को अच्छी तरह जानता है और तुम्हें निश्चित रूप से सबसे कम अंदरूनी कीमत दिलवा सकता है। मैंने देखा कि शू मेंग ने अपने होंठ कसकर दबा रखे थे। जू फांग ने उसकी ओर देखकर उदारता दिखाते हुए हाथ हिलाया। हे पिंग, ऐसा मत कहो। मेंग मेंग, तुम्हारा पुराना घर सच में बदलने लायक है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अंदरूनी कीमत दिलवा दूंगा। बाजार से निश्चित रूप से 1 या 2 लाख युआन कम में मिल जाएगा। शू मेंग की उंगलियां मेज के नीचे कस गईं। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास भी कम कीमत पर संपत्ति खरीदने के साधन है। जू फांग ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। ये झूठा स्वाभिमान दिखाने का समय नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है। 1 या 2 लाख युआन बचाना भी बहुत बड़ी बचत होती है। मेंग मेंग को बेकार में तकलीफ क्यों दे रहे हो? हे पिंग ने तुरंत उसका साथ दिया। बिल्कुल, फांग भवन निर्माता के महाप्रबंधक को बहुत अच्छी तरह जानता है। केवल एक फोन करने की जरूरत है। बचाए हुए पैसों से बच्ची के लिए पौष्टिक चीजें खरीद सकते हो, जिस जगह तुम अभी रहते हो। उसने शू मेंग के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा। शू मेंग का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने मेज के नीचे धीरे से उसका हाथ दबा दिया। मैंने पानी का एक घूंट लिया। मेरे अंदर का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। आज का दिन मेरी बेटी के नए जीवन का जश्न मनाने के लिए था, न कि तुम दोनों का दोहरा नाटक सुनने के लिए। मैं उन्हें वहां से हटाने ही वाला था कि अचानक पीछे से थोड़ी हैरानी भरी आवाज सुनाई दी। श्री चैन। हमने मुड़कर देखा। लू शिंगरांग निजी कमरे की दिशा से तेजी से हमारी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। अंदर आते समय मैंने प्रसिद्ध लोगों वाली दीवार पर उसकी और इस जगह के मालिक की तस्वीर देखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में यहां मिल जाएगा। झू फांग स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया।
उसकी कुर्सी तेज आवाज के साथ गिर पड़ी। उसने घबराकर उसे सीधा किया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा था। वह झुककर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या संयोग है? मैं भूदृश्य निर्माण कंपनी का झूफांग हूं। पिछले वर्ष के आखिर में आपकी कंपनी के धन्यवाद समारोह में मैंने आपको देखा था। क्या आपको मैं याद हूं? उसने घमंड से हमारी ओर देखा। लू शिंगरांग ने हल्की सी भौं सिकोड़ ली। उसे साफ तौर पर याद नहीं था कि ये कौन है, लेकिन उसकी नजर तेजी से झू फांग को पार करके मुझ पर आकर रुक गई। फिर भी शिष्टाचार के कारण लू शिंगरांग ने थोड़ी देर के लिए उससे हाथ मिलाया और सपाट स्वर में कहा, अच्छा नमस्कार। वह थोड़ी देर का हाथ मिलाना झू फांग के लिए मावताई शराब पीने जैसा था। उसके गाल लाल हो गए और वह और सीधा होकर खड़ा हो गया, लेकिन लू शिंगरांग ने लगभग तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। वह मेरी ओर मुड़ा, जमे हुए झू फांग के पास से निकलकर मेरे सामने आया और हाथ आगे बढ़ाया। श्री चेन, क्या संयोग है? पिछली बार अलग होने के बाद से ही मैं आपसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि परिवार की देखभाल के दौरान आपको परेशान न कर दूं। आज यहां आपसे मिलना सच में भाग्य की बात है। मैं खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। श्रीलू, बहुत समय बाद मिलना हुआ। मैंने अपने पास खड़े झू फांग की आंखों को हैरानी से फैलते देखा। उसका पूरा शरीर ऐसे जम गया था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके चेहरे की चापलूसी भरी मुस्कान अभी तक गायब नहीं हुई थी और उसमें सदमे का भाव भी मिल गया था। उसका चेहरा बेहद हास्यास्पद दिखाई दे रहा था। हे पिंग, लू शिंगरांग को नहीं पहचानती थी। उसने केवल यह देखा कि उसके प्रेमी को अनदेखा करके मुंह जैसे फल बेचने वाले के साथ यह प्रभावशाली आदमी हंसते हुए बातचीत कर रहा था। उसने होंठ सिकोड़कर इतनी धीमी आवाज में नहीं कहा, अच्छा अब फल बेचने वाले भी रियल एस्टेट के बारे में बातें करने लगे हैं। क्या नई बातें? ये वाक्य निकलते ही माहौल ठंडा हो गया। लू शिंगरांग की मुस्कान गायब हो गई। उसकी तीखी नजर हेपिंग की ओर गई और फिर सवाल भरी आंखों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसका हाथ छोड़कर शांत स्वर में कहा, ये मेरी पत्नी के पुराने परिचित हैं। संयोग से यहां मुलाकात हो गई। ये दोनों काफी उत्साहित हैं। इन्होंने सुना कि हम घर खरीदना चाहते हैं, इसलिए ये आपकी परियोजना में कम अंदरूनी कीमत पर घर दिलवाने के लिए किसी से हमारी पहचान करवाने पर जोर दे रहे थे। लू शिंगरांग काफी समझदार व्यक्ति था। उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई, लेकिन इस बार वह बनावटी थी और उसमें हल्की ठंडक भी थी। उसने मेरी ओर देखकर तेज आवाज में कहा, अरे मेरे छोटे भाई, तुम भी कमाल करते हो। उसने मेरी बांह थपथपाई। हमारे रिश्ते के होते हुए तुम मेरा घर खरीदने के लिए कम कीमत की बात क्यों कर रहे हो? उसने हैरान खड़े झूफांग और हेपिंग की ओर देखा। उसकी मुस्कान नहीं बदली, लेकिन उसके स्वर में एक श्रेष्ठता थी। मेरे छोटे भाई भाभी और ये प्यारी सी बच्ची। उसने प्यार से चेन चेन की ओर देखा। मेरी कौन सी परियोजना या कौन सा घर पसंद है? मुझे सीधे बता देना। उसने निर्णायक ढंग से हाथ हिलाया। मैं तुम्हें एक घर उपहार में दे दूंगा। उसका यह वाक्य सिर के ऊपर गिरी बिजली जैसा था। मैंने झू फांग के चेहरे से सारा खून उतरते देखा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका मुंह खुला रह गया और शरीर लड़खड़ाने लगा। हे पिंग पूरी तरह भ्रमित थी। उसने पहले लू शिंगरांग, फिर मुझे और फिर अपने प्रेमी के बेजान हो चुके चेहरे को देखा। उसने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। लू शिंगरांग हमें निजी कमरे में ले गया। अंदर बैठे 3 वरिष्ठ अधिकारी साफ तौर पर हैरान थे। मैं आप लोगों से परिचय करवाता हूं, लू शिंगरांग ने बड़े उत्साह के साथ कहा। ये श्री चेन जोईशेंग हैं, मेरे मार्गदर्शक। तीनों अधिकारी खड़े हुए और सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन वे अपनी आंखों का आश्चर्य छिपा नहीं सके। मार्गदर्शक, इतनी कम उम्र में पत्नी और बच्ची के साथ? लू शिंगरांग ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए चाय डाली। छोटे भाई, पिछली बार शुईहू टाउन के बारे में तुम्हारी सलाह के कारण हमने तुम्हारे बताए अनुसार कीमत बढ़ाई और हमारा लाभ 30% बढ़ गया। निदेशक मंडल ने अभी फैसला किया है कि अगले 2 वर्षों तक हम अपनी सारी शक्ति उसी क्षेत्र में लगाएंगे। मैंने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, श्रीलू, मेट्रो के विस्तार की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अगले 5 वर्षों तक शहर का मुख्य ध्यान पूर्वी क्षेत्र पर नहीं होगा। क्या? तीनों ने एक साथ कहा। विपणन निदेशक महाप्रबंधक वांग ने भौं सिकोड़ ली। श्री चेन, आपके कहने का क्या अर्थ है? हमने बहुत गहराई से शोध किया है। उस क्षेत्र में जमीन का पर्याप्त भंडार है और मेट्रो के कारण भी उसे फायदा मिलेगा। वह निश्चित रूप से कीमत बढ़ने वाला क्षेत्र है। निवेश निदेशक महाप्रबंधक झाओ ने भी कहा। नगरपालिका सरकार की कार्य रिपोर्ट में भी शहर के ढांचे को पूर्व दिशा में फैलाने की बात कही गई है। नीति की दिशा बिल्कुल साफ है। उपाध्यक्ष जांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में साफ संदेह दिखाई दे रहा था। लियू शिंगरांग आगे झुककर मेरी अगली बात का इंतजार करने लगे। तुम जो कह रहे हो वह सब सही है, लेकिन तुम एक निर्णायक पहलू को नजरअंदाज कर रहे हो। क्या? भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई। निजी कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया। नए मेयर का तबादला नोनिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट से हुआ है।
पिछले साल ही उस जिले में अधिकारियों के बीच बहुत बड़ा फेरबदल हुआ था। अगर वह शुरुआत में ही सख्त कदम नहीं उठाएगा तो अपना प्रभाव कैसे स्थापित करेगा? मैंने मेज पर अपनी उंगली से हल्के से थपथपाया। शहर को पूर्व दिशा में फैलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर जमीन का हस्तांतरण, तोड़फोड़ का मुआवजा और परियोजनाओं की बोली लगानी पड़ेगी। इस संवेदनशील समय में वहां का मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। वो उसके पास भी नहीं जाएगा। इसके बजाय मैंने दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया। वो उस रास्ते को चुनेगा जहां सबसे कम विरोध हो और जहां सबसे आसानी से नतीजे दिखाए जा सकें। पुराने शहर का नवीनीकरण और नदी किनारे का विस्तार। वहां संपत्तियों के मालिकाना अधिकार काफी जटिल हैं, इसलिए कोई भी आसानी से गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहां पहले से खाली पड़ी जमीन मौजूद है, नदी का खूबसूरत नज़ारा भी है, और सरकार की ओर से थोड़ी सी नीति लागू होते ही उसकी कीमत तुरंत बढ़ जाएगी। जहां तक इस समय वह एक प्रेशर कुकर की तरह है। जो भी उसमें कूदेगा वह भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के ढक्कन के नीचे कुचला जा सकता है, और अगले 3 साल तक वहां कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी बात खत्म होते ही सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि तीनों वरिष्ठ अधिकारियों के भाव उनके चेहरों पर जम गए थे। लियू शिंगरांग का चाय पकड़े हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उनके चेहरे पर पहले हैरानी और फिर सब समझ आने का भाव दिखाई दिया। उन्हें अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले एक रात्रि भोज में एक अधिकारी ने सामान्य सी बातचीत के दौरान पुराने शहर के सुधार को भी एक संभावित दिशा बताया था। मैंने मुड़कर शुआंग की आंखों में देखा। उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह खुली हुई थीं और वह आश्चर्य से मुझे देख रही थी। भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई। लियू शिंगरांग बुदबुदाए और फिर अचानक अपना चाय का कप जोर से मेज पर रखकर खड़े हो गए। वह मेज के दूसरी ओर आए, चायदानी उठाई और खुद मेरे कप में चाय भरते हुए बोले, राजनीति को नजरअंदाज करके केवल अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना बहुत बड़ी लापरवाही है। छोटे भाई चेन, आज तुमने हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। मैंने देखा कि तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने हैरानी से सांस खींची। लियू शिंगरांग किसी के सामने इतने विनम्र कब हुए थे? भाई लियू, आप मेरी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बस अपने विचार बता रहा था। लियू शिंगरांग ने सिर हिलाया। तुम्हारा कहा हुआ हर शब्द 1000 सोने के बराबर है। अगर वह मूल्यवान न होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। तुम्हारी यह सलाह 10 अरब की है। लियू शिंगरांग वापस बैठ गए और उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। छोटे भाई, तुमने हमारी मदद की है, मेरी इतनी मदद की है। मैं तुम्हें यह सब मुफ्त में नहीं करने दे सकता। बाहर मैंने जो कहा था वह अभी भी कायम है। तुम्हें जो भी घर पसंद हो मैं तुम्हें दे दूंगा। मेज के नीचे शुआंग ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मुफ्त में देने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर हिलाया। मैं उसे खरीदूंगा। खरीदोगे? तुम जो भी खरीदना चाहते हो अपनी पसंद की जगह चुन लो। मैं तुम्हें सबसे कम कीमत दूंगा। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे वांजिया थोक बाजार में एक दुकान चाहिए और उसके पास स्थित वुशिंग जियावान परिसर में एक छोटा सा फ्लैट भी। लगभग 80 या 90 वर्ग मीटर का फ्लैट पर्याप्त रहेगा। मैंने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। दक्षिण पूर्व का वह इलाका कंपनी ने बची हुई जमीन का इस्तेमाल करने के लिए बाद में विकसित किया था। वहां की सुविधाएं बहुत साधारण थीं और उससे कोई खास कमाई भी नहीं होती थी। छोटे भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लियू शिंगरांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह इलाका बहुत दूर है। मैं तुम्हें गोल्डन कोस्ट या रिवर साइड में एक बड़ा फ्लैट दे देता हूं। मैंने फिर से सिर हिला दिया। मैं फलों का व्यापार करता हूं। थोक बाजार मेरे काम के लिए सही है और पास में फ्लैट होने से रोजमर्रा की जिंदगी भी सुविधाजनक रहेगी। लियू शिंगरांग कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे और फिर अचानक हंस पड़े। उनकी हंसी में बेबसी भी थी और प्रशंसा भी। ठीक है, जब तुम खरीदने पर ही अड़े हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। तुम्हें जो भी दुकान पसंद हो चुन लेना। लागत मूल्य 1 लाख है। अगर तुमने उससे 1 पैसा भी ज्यादा दिया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। 1 लाख? ये तो लगभग मुफ्त में देने जैसा था। मैंने अपना कप उठाकर कहा, सौदा पक्का। धन्यवाद भाई लियू। हमारे चाय के कप हल्के से आपस में टकराए। इस पूरे समय मुझे अपने चेहरे पर शुआंग की नजर महसूस हो रही थी। उसने पहले मुझे देखा और फिर उन 3 अधिकारियों को जो अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आए थे। उसके होंठ हिले, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। लियू शिंगरांग के साथ अगले दिन दुकानें देखने जाने का फैसला करने के बाद हम घर लौट आए। शुआंग पहले फलों की दुकान पर चली गई। वह हमारी छोटी सी दुकान को बड़े बाजार में एक थोक सुपरमार्केट में बदलने की योजना बना रही थी। मैं चेन चेन को गोद में उठाकर घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही हम इमारत के अंदर पहुंचे, अपने पोते को गोद में लिए सिस्टर हुआंग ने हमें रोक लिया। अरे चेन चेन, पिछली बार जब तुम शियावा के साथ खेलते हुए लड़ रही थीं, तब दादी ने जो कहा था वह याद है? बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर तुम दादी की बात नहीं मानोगी तो बीमार पड़ जाओगी। याद है ना? ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मेरी बेटी आज्ञाकारी है या नहीं, ये मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं। उसकी बीमारी का शरारत करने से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह बकवास है। मैंने नीचे चेन चेन की ओर देखा।
छोटी बच्ची डरकर साफ तौर पर पीछे सिमट गई थी। चेन चेन, मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। भविष्य में अगर बाहर कोई भी तुम्हें असहज महसूस कराए तो वापस आकर पापा को बताना, पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर मैं वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अरे, इतनी जल्दी क्या है? वह मेरे पीछे दौड़ती हुई आई। मैंने सुना है कि चेन चेन की बीमारी के इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। क्या तुम अपना घर बेचने वाले हो? मेरे कदम वहीं रुक गए। तुम्हें यह किसने बताया? पूरे मोहल्ले में यही बात फैल रही है। अगर तुम सच में घर बेचना चाहते हो तो मैं उसे खरीद लूंगी। हम पुराने पड़ोसी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कीमत मत मांगना। ये कहते हुए उसने सचमुच अपने पोते की गंदी जेब से एक टॉफी निकाली और उसे चेन चेन के मुंह की ओर बढ़ा दिया। यह खा लो। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली, टॉफी छीनकर कूड़ेदान में फेंक दी। घर बिकाऊ नहीं है। अफवाहों पर ध्यान देना बंद करो। मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। मेरे पीछे से उसकी गालियां सुनाई दी। छी, एक जुआरी निकम्मा होकर भी इतना घमंड दिखा रहा है। तुम हमेशा गरीब ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। जब शुआंग वापस आई और उसने सुना कि यह सब आंटी हुआंग ने कहा था तो उसका चेहरा उतर गया। वह पूरे मोहल्ले की सबसे बड़ी चुगलखोर है। उसकी बातों पर ध्यान मत देना। हमने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि किसी की जुबान कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। अगली शाम मैं चेन चेन के साथ खेल रहा था, तभी शुआंग का फोन बजा। उसने फोन उठाया, कुछ सेकंड तक सामने वाले की बात सुनी और उसका चेहरा बदल गया। माँ, आप क्या कह रही हैं? घर बेचने की बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। माँ। फोन कट गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए मेरी ओर देखा। मेरी माँ कह रही थी कि सुपरमार्केट में उनकी मुलाकात आंटी हुआंग से हुई थी और उसने उन्हें बताया कि हम घर बेचने की योजना बना रहे हैं। मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मेरा फोन बज उठा। वह लियू शिंगरांग के सहायक का फोन था, जो कल दुकानें देखने जाने का समय पक्का कर रहा था। फोन रखने के बाद मैंने देखा कि शुआंग मुझे घूर रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने सिर हिलाया और फिर कहा, मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं। अगर उन्होंने आंटी हुआंग की बात पर विश्वास कर लिया तो वह जरूर कुछ करेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कल घर से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहों के बीच की चिंता कम नहीं हुई। मुझे यह नहीं पता था कि ठीक उसी समय शू शियांगजी अपने घर में अलमारियां और दराज खंगालते हुए मकान के दस्तावेज ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें वह मिल गया। उस गहरे लाल रंग के प्रमाण पत्र को कसकर पकड़े हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह घर बेचना चाहता है? ठीक है, मैं उसे घर बेचने पर मजबूर कर दूंगा। गुआनरू पास खड़ी थी और उसकी आंखें भी लाल थीं। क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? लेकिन शुआंग का क्या होगा? शू शियांगजी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इस समय उस पर उस आदमी का जादू चढ़ा हुआ है। एक बार चेन शेंग ने इस घर पर नजर जमा ली तो उसके और उसकी बच्ची के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने मकान के दस्तावेज अपनी जैकेट में रखे और दांत पीसते हुए कहा, मैं कल उस वृद्ध देखभाल निवेश परियोजना के कागजों पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। एक बार वह काम पूरा हो गया तो इस घर का उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। जब तक चेन शेंग यहां से नहीं चला जाता और शुआंग तलाक के लिए राजी नहीं होती, तब तक वे इस घर में नहीं रहेंगे। गुआनरू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। खिड़की के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। इमारत की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। नाश्ते के समय शुआंग काफी खुश दिखाई दे रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि आज दुकानें देखने जाने के लिए वह कितनी उत्साहित थी। चेन चेन अपने छोटे छोटे पैर हिलाते हुए पूछने लगी, माँ, क्या जल्द ही हमारी एक बड़ी फलों की दुकान होगी? हाँ। शुआंग की आवाज काफी हल्की और खुश थी। चेन चेन जो चाहेगी उसे वह मिलेगा। दलिये की खुशबू तले हुए अंडों की महक में घुल रही थी। माहौल साधारण और शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आई, जो बेहद उतावली और भारी थी। शुआंग ने दरवाजा खोला। शियांगजी और गुआनरू बाहर खड़े थे। दोनों के चेहरे गुस्से से तने हुए थे। माँ, पापा, आप दोनों यहाँ क्या तुम लोग घर बेचने की चर्चा कर रहे हो? शियांगजी अंदर आए और उनकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। घर बेचना? शुआंग हैरान रह गई। लाल आंखों वाली गुआनरू ने मेरी ओर उंगली उठाते हुए कहा, चेन शेंग, क्या तुमने इतना कर्ज ले लिया है कि अब उसे चुका नहीं सकते, इसलिए अब घर बेचने की सोच रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। माम, पापा, आपको गलतफहमी हुई है। मुझ पर कोई कर्ज नहीं है और मैं घर भी नहीं बेच रहा हूं। चुप रहो। शियांगजी ने अचानक मेरी बात काट दी। क्या तुम्हारे मुंह से कभी एक भी सच्ची बात निकलती है? वह शुआंग की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, शुआंग, तुम्हें अभी इसी वक्त इससे तलाक लेना होगा। इसके ऊपर 20 लाख का कर्ज है और अब यह घर बेचने वाला है। अगर तुमने इससे तलाक नहीं लिया तो क्या तुम इसके कर्ज के साथ सड़क पर आना चाहती हो? शुआंग घबराकर बोली, पापा, मां, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। आपसे ये बकवास किसने कही?
गुआनरू की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा मोहल्ला यही बात कर रहा है, शुआंग तुम्हारे लिए माँ का दिल दुखता है, हमारे पास वापस आ जाओ। हम तुम्हारे लिए ये घर बचाकर रखेंगे और चेन चैन के इलाज का खर्च भी उठाएंगे। मैं उससे तलाक नहीं लूंगी। शुआंग की आवाज में हल्का डर था। हम जानते हैं कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। आपको इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या जानती हो? शू शियांगजी गुस्से से फट पड़े। मुझे लगता है कि इसने तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया है। आज तुम्हें मुझे सीधा जवाब देना ही होगा। उन्होंने शुआंग को घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर पूछा, तुम इससे तलाक ले रही हो या नहीं? शुआंग ने अपने होंठ कसकर दबा लिया। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर बोली, मैं इससे तलाक नहीं लूंगी। ठीक है। उनका सीना गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। मैं ये घर वापस ले रहा हूं। अब तुम अमीर रहो या गरीब, इससे शू परिवार का कोई संबंध नहीं होगा। मैं मान लूंगा कि मेरी कभी कोई बेटी थी ही नहीं। उनके आखिरी शब्द खंजर की तरह शुआंग के दिल में चुभ गए। मैंने देखा कि उसका शरीर डगमगा गया, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने जिद करके उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपने पिता के गुस्से से बिगड़े चेहरे को देखा और फिर अपनी रोती हुई मां की ओर देखा, जो उससे नजरें मिलाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने अपनी आंखें पोंछीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। ठीक है, अगर आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम आज ही यहां से चले जाएंगे। शुआंग की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे वह अपनी बेटी को पहली बार देख रहे हों। ठीक है, तुम में काफी हिम्मत आ गई है। वह गुस्से से कांप रहे थे। मैं कल घर वापस लेने आऊंगा। इसके बाद वह मुड़े और गुआनरू को खींचते हुए अपने साथ ले गए। गुआनरू ने सिसकते हुए पीछे मुड़कर देखा। शुआंग, तुम ऐसी कैसे बन गई? तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे हैं। शुआंग ने उनके पीछे जोर से कहा। उन्होंने कहा कि वह मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह घर वापस लेना चाहते हैं। मैंने उनकी बात मान ली। क्या इसे आज्ञाकारी होना नहीं कहते? गुआनरू के पास कोई जवाब नहीं था। उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उस चेन ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। अब तुम्हें अपने माता पिता की भी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा होता कि मैंने तुम्हें जन्म ही न दिया होता। दरवाजा जोर से बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद शुआंग खुद को मेरी बाहों में फेंक कर रोने लगी। उसकी दबाई हुई सिसकियां अब बाहर निकल रही थीं। वे मुझसे ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? वह इतना रोई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में थामकर धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। चेन चेन ने अपनी मां का पैर पकड़ लिया और धीरे धीरे रोते हुए बोली, मां मत रो। जब शुआंग शांत हुई तो मैंने उसके आंसू पोंछे और उसकी लाल हो चुकी आंखों में देखा। इसके बाद मैंने उस तंग, जर्जर और उदासी से भरे कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। हमारा यहां रहना सही नहीं है। हमारे पास अपना खुद का घर होना चाहिए। लेकिन पैसे उसने मेरी ओर देखा। पैसों की चिंता मत करो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो दुकानें देखने चलते हैं। उसने सिर हिलाया और शयनकक्ष में चली गई। उसने वहां से एक हल्के नीले रंग की पोशाक निकाली। मैंने उसे पहचान लिया। शादी के बाद उसने अपने लिए जो कपड़े खरीदे थे उनमें यह सबसे अच्छा था। वह आम दिनों में इसे कभी नहीं पहनती थी। उसे वह पुरानी पोशाक हाथ में पकड़े देखकर मेरे दिल में दर्द हुआ। मेरे कार्ड में अभी भी 30 लाख से ज्यादा रुपये पड़े थे। अब उसके और हमारी बेटी के लिए कुछ अच्छे कपड़े और सामान खरीदने का समय आ गया था। चलें। शुआंग पोशाक बदलकर बाहर आई और मुझे देखकर मुस्कुराई। चलो अपना बड़ा कारोबार देखने चलते हैं। हम नीचे गए। जैसे ही हम सड़क किनारे पहुंचे, हमारे पास खड़ी एक कार ने 2 बार हॉर्न बजाया। मैंने मुड़कर देखा। काली मर्सिडीज की खिड़की नीचे हुई और अंदर लियू शिंगरांग का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। छोटे भाई, भाभी जी अंदर बैठिए। मैं थोड़ा हैरान हुआ और फिर मुस्कुरा दिया। लियू शिंगरांग अपने साथ चालक तक नहीं लाए थे, वह खुद हमें लेने आए थे। कार दक्षिण पूर्वी इलाके की ओर चल पड़ी। रास्ते में लियू शिंगरांग सामान्य अंदाज में बातें करते हुए बोले, छोटे भाई, वांजिया को शुरू में बची हुई जमीन का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। यह जगह काफी दूर है। न तो इसे नया शहर कहा जा सकता है और न ही पुराना शहर। उन्होंने कार को एक थोड़ी टूटी फूटी सड़क पर मोड़ दिया। इस इलाके को पुनर्वास क्षेत्र कहा जाता है। पुराने शहर से बहुत से लोगों को यहां लाकर बसाया गया था। सड़कें चौड़ी हैं और इमारतें भी ठीक हैं, लेकिन 72 को 16 सुविधाओं की कमी है और अभी तक यहां मेट्रो भी नहीं पहुंची है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। जब लोग यहां रहने लगेंगे तो उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चीजों की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे मांग अपने आप पैदा होगी। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि इस पुनर्वास के कारण यह इलाका भविष्य में छिपे हुए हिस्सों में से एक बन जाएगा, जहां निंघाई की सबसे सक्रिय जमीनी आर्थिक गतिविधियां होंगी और सबसे घनी आबादी बसेगी। अगले कुछ वर्षों में वांजिया इस इलाके का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापक थोक बाजार होने के कारण एक विशाल चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचेगा। अभी इसकी दुकानें भले ही ज्यादा खास न दिखती हों, लेकिन जल्द ही यहां एक दुकान मिलना भी असंभव हो जाएगा। 3 पीढ़ियों का खर्च चलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए।
यह दुकान हम तीनों को पूरी जिंदगी आराम से पालने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा होगी। कार बाजार के बाहर आकर रुकी। शुआंग ने खाली पार्किंग और सुनसान तथा बेरौनक प्रवेश द्वार को देखकर हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, चेन, क्या यह जगह सच में चलेगी? लियू शिंगरांग ने गंभीरता से कहा, छोटे भाई, बिंजियांग रोड पर मेरी कुछ छोटी दुकानें हैं। उनकी जगह बेहद शानदार है। मैं तुम्हें उनमें से एक दे देता हूं। मैंने सिर हिला दिया। बिंजियांग रोड का ग्राहक वर्ग हमारे व्यापार के लिए सही नहीं है। ये जगह ठीक है, अभी यहां शांति दिखाई दे रही है, लेकिन भविष्य में यह इलाका बेहद चहल पहल वाला होगा। लियू शिंगरांग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में उलझन दिखाई दे रही थी। मैंने सामान्य अंदाज में कहा, भाई, लियू वांजिया के अपने शेयर बेचने की जल्दी मत कीजिए। अगर कोई छोटा शेयरधारक अपने शेयर बेचकर पैसा निकालना चाहता है तो उसके शेयर खरीद लीजिए। भविष्य में यह दक्षिण पूर्वी इलाका सोने के अंडे देने वाली हंस जैसा होगा। यहाँ की एक एक इंच जमीन सोने के बराबर कीमती होगी। लियू शिंगरांग की नजरें अचानक गंभीर हो गईं। छोटे भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सच है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार हैं या नहीं। लियू शिंगरांग ने दोबारा कुछ नहीं कहा। वह बाजार के चारों ओर फैले खाली इलाके को देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। चलो अंदर जाकर देखते हैं, उन्होंने कहा, और उनकी प्रसन्नता फिर से लौट आई। वह हमें बाजार के अंदर ले गए। बाजार प्रबंधक ने लियू शिंगरांग को देखा और जल्दी से उनके पास आ गया। चेयरमैन लियू, हमें खाली दुकानें दिखाओ, खासकर अच्छी जगहों वाली। प्रबंधक आगे आगे चला और हमें मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित एक बेहतरीन जगह पर ले गया। चेयरमैन लियू, मिस्टर चेन, इस दुकान को देखिए। उसने दूसरी दुकानों से लगभग दोगुनी बड़ी दुकान की ओर इशारा किया। यह हमारी सबसे बड़ी दुकानों में से एक है। इसकी जगह शानदार है, अंदर काफी जगह है और सामान दिखाने के लिए भी बहुत अच्छी है। यहां आप कोई भी व्यापार करें, वह प्रभावशाली दिखाई देगा। दुकान सच में अच्छी, खुली और रोशन थी। लियू शिंगरांग ने मेरी ओर देखा। छोटे भाई, क्या तुम्हें यह दुकान पसंद है? शुआंग की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं और वह मेरे फैसले का इंतजार करने लगी। मैंने सिर हिला दिया, यह नहीं। प्रबंधक हैरान हो गया। मिस्टर चेन, यह हमारी सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मैंने फिर से सिर हिलाया और मेरी नजर बाजार के अंदरूनी हिस्से की ओर चली गई। चलो किनारे वाले प्रवेश द्वार के पास देखते हैं। किनारे वाला प्रवेश द्वार? प्रबंधक उलझन में पड़ गया। उस तरफ लोगों की आवाजाही बहुत कम है। वह जगह काफी दूर और सुनसान है, बस हमें दिखा दो। वह आगे चलने लगा। हम बाजार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पहुंचे। यह इलाका माल ढुलाई वाली सड़क और पार्किंग के किनारे के पास था। यहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। किनारे वाले प्रवेश द्वार के पास मौजूद ज्यादातर दुकानें खाली थीं और उनके शीशों पर धूल जमी हुई थी। मेरी नजर एक साधारण सी दुकान पर जाकर टिक गई। वह सीधे किनारे वाले प्रवेश द्वार के सामने नहीं थी। वह थोड़ी अंदर की ओर बनी हुई थी और उसके बगल में एक खंभा था, यही वाली। मैंने उसकी ओर इशारा किया। यही दुकान चाहिए। शुआंग खुद को हैरानी से बोलने से नहीं रोक सकी। उसने पहले आसपास के शांत और सुनसान माहौल को देखा, फिर खंभे के पीछे छिपी दुकान की ओर देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह उलझन थी। लियू शिंगरांग ने भी भौहें सिकोड़ लीं। छोटे भाई, ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान है। यहाँ रोशनी भी ठीक से नहीं आती और खंभा सामने का दृश्य रोक रहा है। क्यों ना हम थोड़ा आगे जाकर देखें? जरूरत नहीं है। मेरी आवाज में पूरा विश्वास था। मुझे यही दुकान चाहिए। यही क्यों? मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। फेंग शुई के हिसाब से यह बिल्कुल सही है। फेंग शुई। मैंने खंभे की ओर इशारा किया। इस खंभे को देखिए। फेंग शुई में यह मजबूत सहारे का प्रतीक है जो स्थिरता और सुरक्षा देता है। इसके सामने स्थित दुकान को ऊर्जा को अपनी ओर खींचकर हवा को रोकने वाली जगह कहा जाता है। यहाँ पैसा अंदर आता है लेकिन आसानी से बाहर नहीं जाता। इसके बाद मैंने किनारे वाले प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। बाहर माल ढुलाई वाली सड़क है जहां वाहन लगातार आते जाते रहते हैं। वह सक्रिय हिस्सा है, जबकि यहाँ का वातावरण शांत है। गतिविधि और शांति का यह मेल लगातार समृद्धि लाने वाली ऊर्जा पैदा करता है। शुआंग पूरी तरह उलझन में मेरी बातें सुन रही थी। लियू शिंगरांग को समझ नहीं आया कि वह हंसें या रोएं, लेकिन उन्होंने बहस करना बंद कर दिया। ठीक है छोटे भाई, जब तुम्हें यही पसंद आ गई है तो यही दुकान तय रही। उन्होंने प्रबंधक से कहा, इसी दुकान का अनुबंध तैयार करो। वह अपने कार्यालय तक वापस नहीं गए। उन्होंने प्रबंधक से अनुबंध मर्सिडीज में ही मंगवा लिया। वहीं कार में शुआंग और मैंने किराए के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 30 साल का किराया, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता था, और कुल किराया केवल 1 लाख युआन था। उस कीमत पर यह लगभग मुफ्त मिलने जैसा था। शुआंग अनुबंध को हाथ में पकड़े बेहद संतुष्ट होकर मुस्कुरा रही थी। वह पूरे दिन में पहली बार इतनी खुलकर मुस्कुराई थी। चैन, अब हम कहाँ जाएंगे? अब जब दुकान का काम तय हो गया है तो चलो आसपास कोई घर देखते हैं। अगर कोई सही घर मिल गया तो हम उसे खरीद लेंगे। घर खरीदेंगे? शुआंग की आंखें एक बार फिर चमक उठीं।
हम घर खरीदेंगे। लियू शिंगरांग ने भी बात में शामिल होते हुए कहा, छोटे भाई, अगर तुम आसपास घर खरीदना चाहते हो तो यूजिंगताई और डोंगनान मिंगजू दोनों ही ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया था। तुम्हें कौन सी पसंद है? मैं तुम्हारे लिए सबसे कम कीमत तय करवा दूंगा। मैंने सिर हिला दिया। मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए। चलो वुशिंग जियायुआन चलते हैं। वुशिंग जियायुआन। लियू शिंगरांग हैरान रह गए। वह कई साल पहले बना पुनर्वास और पुनर्खरीद परियोजना वाला परिसर था। उसके सारे घर बहुत पहले बिक चुके हैं और लोगों को सौंपे भी जा चुके हैं। अब वहां केवल पुराने घर ही दोबारा बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मैं उनकी बात का मतलब समझ गया था। नई परियोजनाओं में वह कीमत को कम करवा सकते थे, लेकिन पुराने घरों के सौदे में उनके लिए सीधे कीमत में हस्तक्षेप करना मुश्किल होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं, घर नया हो या पुराना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी जगह सही होनी चाहिए। लियू शिंगरांग ने एक फोन किया। 15 मिनट के अंदर एक सफेद व्यावसायिक वैन वहां आकर रुकी। उसमें से लगभग 40 साल का एक आदमी उतरा, जिसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। चेयरमैन लियू, आप खुद यहां क्यों आए? वह तेजी से हमारे पास आया और दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अभिवादन किया। फिर हमारी ओर मुड़कर बोला, मेरा उपनाम जोऊ है। मैं फुलाई रियल एस्टेट से जो फुलाई हूं। चेयरमैन लियू ने मुझे आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कहा है। लियू शिंगरांग ने सामान्य भाव से सिर हिलाया। ओल्ड जो, मिस्टर चेन मेरे छोटे भाई हैं। वह वुशिंग जियायुआन में घर देखना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सही घर है? हाँ, बिल्कुल है। जो फुलाई ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। जब चेयरमैन लियू ने खुद कहा है तो मैं एजेंट की फीस नहीं लूंगा। आज से हम दोस्त हैं। वुशिंग जियायुआन में 4 घर बिक्री के लिए उपलब्ध थे। हमने एक एक करके सभी घर देखे। उनमें से 3 साधारण थे। आखिरी घर सबसे ऊपरी मंजिल पर था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, पूरे कमरे में सूरज की रोशनी फैल गई। वह अभी बिना सजावट वाला घर था। फर्श सीमेंट का था और दीवारों पर सफेद प्लास्टर था, लेकिन घर साफ और रोशन था। शुआंग बैठक के आखिरी छोर तक गई और अचानक उसके मुंह से हल्की सी हैरानी भरी आवाज निकली। बाहर कम से कम 60 वर्ग मीटर की एक छत थी। झो फुलाई उसके पास आया और समझाने लगा, मिसेस चेन, नियमों के अनुसार यह छत साझा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी बनावट देखिए। यह सबसे ऊपरी मंजिल है और इस मंजिल पर केवल यही एक घर है। नीचे रहने वाला कोई भी व्यक्ति यहां ऊपर नहीं आ सकता। अगर आप यहां एक दरवाजा लगाकर इसे बंद कर दें तो यह लगभग आपका निजी बगीचा बन जाएगा। शुआंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस सूरज की रोशनी में खड़ी होकर उस खाली जगह को देखती रही। मैं उसके पास गया। अगर हम इस हिस्से को बंद कर दें और वहां बेल वाले गुलाबों के लिए एक बड़ा फूलों का ढांचा लगा दें, यहां हाइड्रेंजिया के फूलों की क्यारी बना सकते हैं। दक्षिण पूर्वी कोने में रत्न की एक मेज और 2 कुर्सियां रखेंगे। गर्मियों की शाम को हम यहां बैठकर चाय पी सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं और तारों को देख सकते हैं। शुआंग ने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। घर 120 वर्ग मीटर का था। छत को जोड़कर कुल इस्तेमाल करने योग्य जगह 180 वर्ग मीटर हो जाती थी। मैंने उसकी ओर देखकर पूछा, शुआंग, क्या तुम्हें यह पसंद है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह दोबारा मुड़ी और काफी देर तक उस जगह को देखती रही। फिर उसने हल्के से सिर हिला दिया। लियू शिंगरांग तुरंत बोले, छोटे भाई, तो फिर यही घर तय रहा। जहां तक सजावट का सवाल है उसकी चिंता मत करो, वह काम मैं संभाल लूंगा। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से हाथ हिलाया। इस इलाके को हमारी कंपनी ने विकसित किया था और हमारे पास अभी भी इसके नक्शे मौजूद हैं। मैं किसी को भेजकर छत को बंद करवा दूंगा, बैठक से बाहर जाने के लिए एक दरवाजा बनवा दूंगा और एक घुमावदार सीढ़ी भी लगवा दूंगा। ऊपर से पूरी जगह को शीशे से ढक दिया जाएगा। जरूरी सामान हमारे गोदाम में पहले से रखा हुआ है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। शुआंग ने पूछा, इस सब में कितना खर्च आएगा? अरे भाभी जी, लियू शिंगरांग हंस पड़े। मेरे सामने पैसों की बात मत कीजिए। सजावट तो बस एक छोटी सी बात है। इसे मेरी ओर से एक मदद समझ लीजिए। मैं जानता था कि वह जानबूझकर मेरे साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना चाहते थे, इसलिए मैंने औपचारिकता नहीं दिखाई। ठीक है, धन्यवाद भाई लियू। जो फुलाई इस घर का सौदा पूरा करने ही वाला था कि मैंने उसकी ओर देखा। जनरल मैनेजर जो, मैं ये 4 घर खरीदूंगा। क्या? जो फुलाई स्तब्ध रह गया। शुआंग ने झटके से सिर घुमाया और अविश्वास से मेरी ओर देखने लगी। लियू शिंगरांग भी हैरान हो गए। छोटे भाई, क्या तुम्हें जगह कम पड़ने की चिंता है? यूजिंगताई में मेरा 300 वर्ग मीटर का एक छोटा विला है, तुम उसे मुफ्त में ले सकते हो। उसकी जरूरत नहीं है भाई लियू। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मुझे सच में यही जगह पसंद है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ये वांजिया के बहुत पास है और वहां तक पैदल जाने में कुछ ही मिनट लगेंगे। बगल में एक किंडरगार्टन भी है। इससे चेन चेन को स्कूल जाने और शुआंग को कारोबार संभालने में आसानी होगी। शुआंग ने मेरी आस्तीन खींचते हुए धीमी आवाज में पूछा, लेकिन 4 घर खरीदने की क्या जरूरत है? खाते में अभी भी 30 लाख से ज्यादा रुपये हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा।
उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में केवल आ भरी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने झो फुलाई की ओर देखा। जनरल मैनेजर झो, चारों घरों के अनुबंध तैयार कर दीजिए। चारों घरों की कुल कीमत 20 लाख से थोड़ी ज्यादा थी। इसके बाद भी खाते में 10 लाख से ज्यादा रुपए बच जाते, जो दुकान शुरू करने और कारोबार चलाने के लिए पर्याप्त थे। सभी अनुबंधों पर आसानी से हस्ताक्षर हो गए। घर बदलने का काम तो उससे भी ज्यादा आसानी से पूरा हुआ। लियू शिंगरांग ने केवल एक फोन किया और आधे घंटे के अंदर एक छोटा ट्रक और 3 जवान लड़के वहां पहुंच गए। दोपहर होने से पहले ही सारा सामान नए घर में पहुंचा दिया गया। सबसे ऊपरी मंजिल वाले घर का नवीनीकरण होना था, इसलिए फिलहाल हम 5वीं मंजिल के एक घर में रहने वाले थे। उसका पिछला मालिक वहां मुश्किल से ही रहा था। थोड़ी सी सफाई और नए पर्दे लगाने के बाद वह घर रोशन और रहने लायक बन गया। शुआंग ने अपने स्पाइडर प्लांट के गमले खिड़की के पास रख दिए। चीन चैन ने अपने जूते उतारे और नए फर्श पर इधर उधर दौड़ने लगी। वह एक आजाद हुई छोटी चिड़िया की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही थी। माँ, क्या ये कमरा मेरा है? पापा, क्या अब से हम यहीं रहेंगे? शुआंग उस नए सोफे पर बैठ गई जो लियू शिंगरांग ने हमें दिया था। उन्होंने कहा था कि वह गोदाम में रखा नमूना है, लेकिन असल में वह बिल्कुल नया था और उस पर अभी भी पैकिंग की प्लास्टिक लगी हुई थी। वह चारों ओर देखती रही और अपनी बेटी को खुशी से इधर उधर दौड़ते देखकर उसका चेहरा कुछ खोया हुआ सा लग रहा था। कल तक वह उस अंधेरी, सीलन भरी और जर्जर जगह में मुश्किल से रह रही थी। आज सुबह ही वह अपने माता पिता के साथ कड़वी बहस कर रही थी और अब वह एक रोशन तथा विशाल नए घर में बैठी थी। अब उसके पास अपनी दुकान थी। उसके पास 4 घर थे जिनके दस्तावेजों पर हम दोनों के नाम थे। छत वाला सबसे ऊपरी मंजिल का घर एक खूबसूरत आसमानी बगीचे में बदलने का इंतजार कर रहा था। यह सब बहुत तेजी से हुआ था, इतनी तेजी से कि उसे यह किसी सपने जैसा लग रहा था। खिड़कियों से अंदर आती सूरज की रोशनी उसकी हल्की नम आंखों में पड़कर छोटे छोटे चमकते प्रकाश कणों में बिखर रही थी। अपनी पत्नी की आंखों में उमड़ते भाव देखकर मुझे लगा कि 20 लाख युआन से ज्यादा खर्च करना सच में सार्थक था। 20 लाख में 4 घर। मैं अच्छी तरह जानता था कि भविष्य में इस निवेश की कीमत कितनी बढ़ने वाली थी। 1 साल के अंदर निंघाई की शिक्षा व्यवस्था में भूकंप जैसा बड़ा बदलाव आने, केंद्र सरकार के अधिकारी जो मूल रूप निंघाई के रहे थे, जल्द ही एक महत्वपूर्ण पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे। वो बुजुर्ग अधिकारी पूरी जिंदगी बहुत शांत और संयमित रहे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद पहल की थी। वो जमीन पर एक स्कूल छोड़ना चाहते थे जहां उनका जन्म हुआ था। केवल उनके नाम वाला स्कूल या साधारण दान नहीं, वो राजधानी के सबसे अच्छे शैक्षणिक संसाधन और प्रसिद्ध हुआफू फुशान स्कूल को सच में निंघाई लाना और उसकी शुरू शाखा के लिए चुनी गई जगह वुशिंग जियाजुआन के ठीक बगल वाली खाली जमीन। हुआफू फुशान निंघाई शाखा में पहले साल होने वाले दाखिलों के लिए बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली। संयोग से स्कूल जिले की सीमा के अंदर पूरा वुशिंग जियायुआन पर रातों रात पुनर्वास कॉलोनी, जिसे पहले हर कोई नीची नजर से देखता था, निंघाई के सबसे ज्यादा मांग वाले प्रतिष्ठित स्कूल जिले के घरों में बदल। यहाँ के घरों की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। जिन पुराने निवासियों को यहाँ पुनर्वास के घर मिले थे, वे बिना कुछ किए ही अचानक अमीर बन गए। किसी ने अपना एक घर बेचकर शंघाई में अपने बेटे के घर की शुरुआती रकम चुका दी। किसी ने वो पुराना घर बेच दिया जिसमें वो आधी जिंदगी रहा था और उस पैसे से पूरी दुनिया घूमने निकल गया। अगले 2 वर्षों तक पूरे निंघाई में वुशिंग जियायुआन की ही चर्चा हो। लोग ईर्ष्या करते, पछताते कि उन्होंने यहाँ घर क्यों नहीं खरीदा और गुस्से में पैर पटकते हुए खुद को कोसते थे। लेकिन अब मेरे पास यहाँ 4 घर थे। जब कीमतें अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती तो मैं 3 घर बेचकर एक अपने पास रख लेता। उसके बाद पूरी जिंदगी आराम से बिताना तो बहुत छोटी बात थी। अब से शुआंग कुछ भी काम न करे तब भी वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकती थी। बेशक मेरे पास मौजूद भविष्य की जानकारी और पूंजी से मैं आसपास के सभी परिसरों में भी बड़ी संख्या में घर खरीदकर और ज्यादा पैसा कमा सकता, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। दोबारा जन्म मिलने के बाद मैंने धीरे धीरे एक बात समझी थी, पैसा कभी पूरी तरह कमाया नहीं जा सकता। पिछली जिंदगी में मैंने खाली हाथ शुरुआत करके 100 अरब युआन की संपत्ति बनाई थी, लेकिन आखिर में उससे मुझे क्या मिला? इस जिंदगी में जरूरत भर का पैसा होना ही काफी था। बेटी के चेहरे की मुस्कान, पत्नी की आंखों में मेरे लिए प्यार और पूरा परिवार साथ बैठकर शांति से खाना खाए। मेरे लिए केवल यही चीजें सच में मायने रखती। शुहाई लगभग 20 मिनट से अपनी कार में बैठा हुआ था। उसकी हथेली में पकड़ा फोन गर्म हो चुका था। आखिरकार उसने कार का इंजन चालू कर दिया। उसके पिता ने फोन पर इतनी बुरी तरह चिल्लाया था कि अगर वो वहां नहीं गया तो शायद वो फिर कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। कार घुमावदार रास्तों से होती हुई उस परिचित इमारत के सामने आकर रुकी। उसने गहरी सांस ली और ऊपर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा खटखटाया, फिर भी अंदर कोई हलचल नहीं हुई। वो वापस नीचे आया और तेजी से गली की ओर चला गया। फलों की दुकान खाली पड़ी थी। वहां से सारा सामान पूरी तरह हटा दिया गया था, यहां तक कि पुराना इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी गायब था। बगल में सब्जियां बेचने वाली महिला ने बाहर झांककर उसे पहचान लिया। अरे श्याओहाई,
अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरी बहन कहाँ है? वे लोग घर बदलकर चले गए, आज दोपहर ही चले गए। उस महिला की आवाज काफी तेज थी। एक बड़ा ट्रक आया था और उसके साथ कुछ जवान लड़के भी थे। देखते ही देखते उन्होंने सारा सामान उठा लिया। मैं भी सोच रही थी कि 10 साल तक यहाँ रहने के बाद वे अचानक क्यों चले गए। शूहाई का दिमाग सुन पड़ गया। घर बदल लिया? कहाँ गए हैं? मुझे कैसे पता होगा? उस महिला ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं बताया? शूहाई ने कोई जवाब नहीं। वो खाली पड़ी फलों की दुकान के सामने फोन पकड़े काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। बाद में शुआन की फोन पर हुई अधूरी बातचीत के टुकड़ों से मुझे पूरी बात। रात उसका फोन बचा। उसने फोन उठाया और कुछ सेकंड तक सामने वाले की उसका चेहरा बदल गया और बिना कुछ कहे उसने फोन मुझे थमा दिया। मैंने फोन लिया तो दूसरी ओर शू शियांग जी की घमंड और आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनाई दी। चैन शेंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो फ्लैट मुझे मेरी नौकरी वाली संस्था ने दिया था और उसके दस्तावेज मेरे नाम पर हैं। मैंने उसे वृद्ध देखभाल निवेश परियोजना में लगा दिया है। कल मैं उससे जुड़े कागजात पूरे करने जा रहा हूं। जब तक तुम शुआंग को तलाक नहीं देते तक तुम उस घर में नहीं रह सकते। मैं फोन पकड़े 2 सेकंड तक चुप रहा। फिर मैंने कहा, पापा हम पहले ही वहां से जा चुके हैं। दूसरी ओर 2 सेकंड तक सन्नाटा रहा। चले गए? हाँ, आज दोपहर ही घर खाली कर दिया था। अब फ्लैट पूरी तरह खाली है। आप जब चाहें उसे वापस ले सकते हैं। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इसके बाद फोन कट गया। मैंने फोन वापस शुआंग को दे दिया। उसने लाल आंखों से मेरी ओर देखा, लेकिन वो रोई नहीं। क्या उन्होंने सच में वो घर उस परियोजना में निवेश कर दिया है? हाँ। उसने सिर झुका लिया और काफी देर तक फोन को कसकर पकड़े रही। फिर उसने मेरी ओर देखा और जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान बनाई। कोई बात नहीं, हमें वैसे भी वहां वापस नहीं जाना है। मैंने सिर हिलाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वांजिया का हमारा फल थोक सुपरमार्केट खुल गया। पहले महीने कारोबार कुछ खास नहीं चला। शुआंग कभी कभी खाली दुकान को देखती और उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई देती, लेकिन मैं बिल्कुल चिंतित नहीं था। खाते में अभी भी पैसे बचे हुए थे। दुकान हमारी अपनी थी, इसलिए किराया देने की जरूरत नहीं थी। सबसे ऊपरी मंजिल वाले घर का नवीनीकरण भी अभी चल रहा था। जिंदगी हर दिन शांति से जी जाती है, उसे जल्दबाजी में नहीं बिताया जाता। 1 महीने बाद लियू शिंगरांग का फोन आया। उन्होंने बताया कि घर का नवीनीकरण पूरा हो गया है। हम उसे देखने गए। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते ही शुआंग वहीं ठिठक गई। बैठक और छत के बीच की पूरी दीवार हटा दी गई थी। लियू शिंगरांग ने सच में फर्श से छत तक जाने वाला शीशे का मोड़ने योग्य दरवाजा लगवा दिया था। उस समय सारे दरवाजे खुले हुए थे। छत से आती सूरज की रोशनी कमरे को सुनहरी चमक से भर रही थी। छत पूरी तरह बदल चुकी थी। सीमेंट के फर्श को मौसम से सुरक्षित लकड़ी से ढक दिया गया था। एक कोने में फूलों की क्यारी बनाई गई थी, जिसमें बेल वाले गुलाब और प्लम बैगो लगाए गए थे। फूलों का ढांचा भी तैयार था। हालांकि बेलों ने उसे अभी पूरी तरह नहीं ढका था, लेकिन हरी हरी शाखाएं उस पर चढ़ने लगी थीं। दक्षिणी पूर्वी कोने में रतन की एक मेज और 2 कुर्सियां रखी थीं। मेज पर मिट्टी का एक साधारण फूलदान भी था, जिसमें कुछ हाइड्रेंजिया के फूल लगे थे। शीशे का गुंबद छत के आधे हिस्से को ढक रहा था। वो पारदर्शी और रोशन था, जो बारिश को रोकता था, लेकिन प्रकाश सूरज की रोशनी को अंदर आने देता था। शुआंग धीरे धीरे आगे बढ़ी और काफी देर तक हर चीज को देखती रही। फिर उसने अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी चेन चिल्लाती हुई अंदर आई। छोटी बच्ची नीचे लियू शिंगरांग के सहायक के साथ एक नया सेब का पेड़ देख रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने माता पिता को वहां नहीं पाया, तो वो अपने छोटे छोटे पैरों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागी। दरवाजा खुलते ही वो भी वहीं रुक गई। फिर बैठक में दौड़ी, एक चक्कर लगाया, छत पर भागी और वहां भी घूमने लगी। सेब का पेड़, फूलों का ढांचा, गोल मेज और शीशे का गुंबद, हर चीज देखकर वो हैरानी से चिल्ला रही थी। मैंने उन दोनों माँ बेटी को देखा। अचानक मुझे लगा कि मेरी पिछली जिंदगी में किए गए अरबों युआन के अनुबंध, अरबों की कंपनियों के अधिग्रहण और रोशनी के बीच खड़े होकर मिली सारी सफलताएं भी इस एक पल के 10,000वें हिस्से के बराबर नहीं। इसके बाद अच्छी खबरें लगातार आने लगी। 2 महीने बाद वो फल थोक सुपरमार्केट, जिसका कारोबार अब तक साधारण चल रहा था, अचानक बेहद लोकप्रिय हो गया। इसकी वजह शुआंग की लाइव स्ट्रीम थी। ये विचार मैंने ही उसे दिया था। मैंने कहा, शुआंग, दुकान में हर दिन नए ग्राहक आते जाते हैं। तुम लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हें जानबूझकर कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। बस फोन सामने रखो और रोज जो काम करती हो वही रिकॉर्ड करो। फल बेचना, सामान व्यवस्थित करना और ग्राहकों से बातें करना। उस समय शुआंग थोड़ी उलझन में पड़ गई। लाइव स्ट्रीम? लेकिन मुझे ये सब करना नहीं आता। मैंने कहा, तुम्हें किसी तय तरीके या अभिनय की जरूरत नहीं है, बस जैसी हो वैसी ही रहना। मैंने उसके लिए 2 नए कपड़े खरीदे। वे चमकीले और दिखावटी लाइव स्ट्रीम वाले कपड़े नहीं थे, बल्कि सूती और लिनन की साधारण कमीजें थीं। ऊपर सादा एप्रन और बाल सामान्य तरीके से बंधे हुए, जिससे वो साफ सुथरी और ताजगी भरी दिखती थी। रोशनी में भी किसी अजीब फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। केवल हल्की गर्म रोशनी फलों की सजावट की ओर लगाई गई थी।
पीछे वांजिया की हमारी दुकान दिखाई देती थी, जहां मौसम के ताजे फल लकड़ी की अलमारियों पर करीने से सजाए गए थे। हाथ से लिखे कीमत वाले कागज थोड़े, जिन्हें चेन ने लिखा था। पहले हफ्ते लाइव स्ट्रीम पर एक समय में औसतन केवल 3 से 5 लोग आते थे। शुआंग बिल्कुल चिंतित नहीं थी। जब कोई कुछ नहीं लिखता तो वो सिर झुकाकर फलों को व्यवस्थित करती रहती। कभी कभी कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती, आज स्ट्रॉबेरी बहुत मीठी हैं, या अभी अभी ताजी ब्लूबेरी आई हैं। दूसरे हफ्ते की एक रात वो फोन चला रही थी, तभी उसने देखा कि पड़ोसी प्रांत के एक ब्लूबेरी फार्म में बहुत ज्यादा फसल बची हुई थी। किसान खेतों में बैठे चिंता में आहें भर गए थे। शुआंग ने वो वीडियो कई बार देखा। अगली सुबह उसने अपने सप्लायर को फोन किया और सीधे 500 कैटी ब्लूबेरी का ऑर्डर दे दिया। उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाया। लाइव स्ट्रीम के दौरान बस उन ब्लूबेरीज को अलमारियों पर रखा और सामान्य अंदाज में कहा, ये ब्लूबेरी सीधे एक फार्म से आई हैं, फल अच्छे हैं और किसान मुश्किल में हैं। अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। उस रात अचानक कई 100 लोग लाइव स्ट्रीम में आ गए। टिप्पणियां तेजी से आने लगीं। खूबसूरत दीदी किसानों की मदद कर रही हैं। क्या आपने सच में इतनी सारी ब्लूबेरी खरीदी हैं? मैंने तो एक अच्छे विक्रेता का समर्थन करने के लिए ऑर्डर भी कर दिया। शुआंग जवाब देने की कोशिश में घबरा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। अगले दिन मंच ने उसकी लाइव स्ट्रीम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। किसानों की मदद वाले टैग के कारण दर्शक बाढ़ की तरह आने लगे। तीसरे दिन और पागलों की तरह आने शुरू हो गए। एक एक करके नहीं, बल्कि पूरे पन्नों के हिसाब से। रसीद छापने वाली मशीन सुबह से रात तक बिना रुके चलती रही। केवल ऑनलाइन ही नहीं, दुकान पर भी कारोबार अचानक बढ़ गया। वांजिया का मुख्य प्रवेश द्वार सड़क निर्माण के कारण बंद कर दिया गया था। नगर निगम की पाइपलाइन का नवीनीकरण चल रहा था। अनुमान था कि मुख्य द्वार 8 महीने तक वाहन अंदर नहीं आ सकते। जो ग्राहक सामान्य रूप से मुख्य सड़क के सामने वाली दुकानों पर जाते थे, वे सभी उत्तर की ओर बने प्रवेश द्वार पर और हमारी दुकान ठीक उसी उत्तर वाले प्रवेश द्वार। हमारे दुकान के सामने ट्रकों की कतार लगने लगी। पीछे एक ट्रक से सामान उतर रहा होता तो सामने दूसरे में सामान भरा जा रहा होता। आम मुश्किल से ट्रक से उतरते कि थोक खरीदार अपने ऑर्डर पैड लेकर पहुंच जाते। बॉस, मुझे गोल्डन आम के 5 डिब्बे और दे देना। क्या शाइन मस्कट अंगूर और है? मुझे 10 पेटियां दे दो। चेरी है? चेरी पर कुछ छूट मिल सकती है? मैं बड़ी मात्रा में खरीद रहा हूं। केवल एक दिन में ही शुआंग और मैं दोनों बुरी तरह थक गए। खाना खाने की बात तो दूर, पानी पीने के लिए भी खाली समय ढूंढना पड़ रहा था। जब हम घर पहुंचे तो शुआंग सोफे पर गिर पड़ी। उसमें चेहरे पर आए बाल हटाने की भी ताकत। अगले दिन मैंने तुरंत लियू शिंगरांग से 5 कर्मचारी ढूंढने में मदद मांगी। तब जाकर हमें थोड़ी राहत में। छोटे भाई, मैंने तुम्हारे लिए कर्मचारी ढूंढ लिए हैं। फोन पर लियू शिंगरांग की ऊंची आवाज गूंज रही थी। फोन पर गूंज रही थी। मैंने अपने हाथ पहुंचे और फोन को कान तथा कंधे के बीच दबा लिया। भाई लियू, आपको परेशानी देने के लिए माफ कीजिए। तुम्हारे लिए काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। वो कुछ पल रुके और फिर कर्मचारियों के बारे में बताने लगे। एक ट्रक चालक है जो सेना से सेवानिवृत्त है। उसने 8 साल तक बड़ा ट्रक चलाया है। उसके पास ए श्रेणी का लाइसेंस है और उसके नाम पर एक भी दुर्घटना दर्ज नहीं है। 2 युवा लड़कियां हैं। उनमें से एक ने ई-कॉमर्स की पढ़ाई की है और एक लाइव स्ट्रीम प्रचार संस्था में काम कर चुकी है, इसलिए उसे लाइव स्ट्रीम के प्रचार का पूरा अनुभव है। दूसरी ने मीडिया की पढ़ाई की है। उसका चेहरा आकर्षक और आवाज मीठी है। वो लाइव स्ट्रीम के दौरान दर्शकों से बातचीत करने में मदद कर सकती है। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, छोटे भाई, मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तुम्हें पहले से कैसे पता था कि मुख्य प्रवेश द्वार सड़क निर्माण के कारण बंद होने वाला है? क्या तुमने सच में फेंगशुई से ये सब देख लिया था? मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई लियू, आप रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। फेंगशुई कितना उपयोगी होता है ये मुझसे बेहतर आपको पता होना चाहिए। दूसरी ओर भूमिगत पाइपलाइन का नवीनीकरण चलना, ये सब मुझे पहले से पता था। पिछली जिंदगी में इसी कारण वांजिया का उत्तरी प्रवेश द्वार बाजार का मुख्य रास्ता बन गया था। जो कोरा पहले सबसे ज्यादा सुनसान था, वही वाहनों और लोगों की भारी आवाजाही के कारण सोने की खान जैसी सबसे कीमती जगह बन गया। उस समय एक फेंगशुई गुरु खास तौर पर वहां आया था। उसने उत्तरी प्रवेश द्वार के खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा था, ये पानी को दबाने वाला ड्रैगन स्तंभ है। इसके बगल वाली दुकान हवा को छिपाकर धन रोकने वाला कक्ष है। कभी कभी मैं सुबह उठकर छत को देखती हूँ और पर मुझे भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि जी मैंग का लाइव स्ट्रीम इतना हिट हो जाएगा। बिना मेकअप वाली खूबसूरत लड़की किसानों की मदद कर रही है, लोकल मार्केट को बढ़ा रही है, गांव का विकास। जी मैंग के पास वो सब कुछ था जो ब्रांड्स प्रमोट करना चाहते हैं। ट्रैफिक एक टूटे हुए बांध की तरह उस पे टूट पड़ा। कभी फ्री टाइम मिलता तो वो शेल्फ्स के पास गुमसुम बैठी रहती। शिवसेंग, आज मैंने फिर से हिसाब लगाया है। पिछले महीने अनलाए और एला का मिलाकर टोटल 1.7 मिलियन युआन हुआ। प्रॉफिट 2,10,000 युआन। उसका फेस थोड़ा ब्लैंक था। कभी सुबह जल्दी उठकर घूरती रहती छत को और सोचती कि क्या ये सब एक सपना है। जैसे जब मैंग जागे तो वही पुराना चावल हो, चैन चैन दीवार के पास सो रही हो और तुम अब तक घर ना आए हो।
उसने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सपना नहीं है, और अगर सपना हुआ भी तो ये वो सपना है जो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। उसने अपना सर उठाया, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। मुझे अपनी बीवी का ध्यान भटकाना होगा। मैंग मैंग, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी चीज पैसा कमाना नहीं है। उसने अपना चेहरा घुमाकर मुझे देखा। मैंने कहा, चेन को अगले महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, और वैसे भी उसको अब किंडरगार्टन से होमवर्क मिलने लगा है। जीमिंग कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। तुम्हारा मतलब है मैं बच्ची को बहुत कम टाइम दे रही हूँ? मेरा मतलब है अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा। कमी है वो है उसके बड़े होने पर उसके साथ वक्त बिताने की। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है, पर मैं रुक नहीं सकती। कभी कभी लगता है अगर मैं रुकी तो ये सब छीन जाएगा। कुछ नहीं छीनेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पर उसने अचानक त्योरियां चढ़ाई और सीरियसली बोली, अगले साल शैन को प्राइमरी स्कूल में आना है। यहाँ का सबसे पास वाला पब्लिक की पढ़ाई एकदम नॉर्मल है। सिटी के अच्छे स्कूल्स में या तो एरिया आना चाहिए या फिर डोनेशन देना पड़ता है, और सिटी सेंटर के टॉक्स खंडरी क्यों ना हो, 40-50 हजार युआन पर स्क्वायर मीटर मिलता है। 50-60 मीटर का एक छोटा फ्लैट भी 3 मिलियन युआन से ऊपर का पड़ेगा। वो बोलते बोलते और फास्ट हो गई, जैसे कोई चीज उसको आगे भागने पर मजबूर कर रही हो। नहीं, मुझे थोड़ा और पैसा कमाना होगा। उसका ये रूप देखकर मुझे समझ नहीं आया कि रोऊं या हसन। मैंग मैंग, टेंशन मत लो। अपनी बेटी बहुत किस्मत वाली है। किस्मत वाले लोग हमेशा चिल रहते हैं। वो कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गई। साफ था कि उसको कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी समझाने की जल्दबाजी नहीं की। नॉर्थ चाइना एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल के बारे में अभी बात नहीं कर सकते। सही वक्त नहीं आया, तब तक रुको। जब तक वो न्यूज ऑफिशियली बाहर ना आ जाए, ये आधा निंगाए पागल हो जाएगा। फ्रूट होलसेल सुपरमार्केट का बिजनेस किसी स्नोबॉल की तरह है, जितना घूमेगा उतना बड़ा होगा। कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। नाम तुमने ही तो रखा था, मैंगशेंग का फूल। जीमैंग ने लाइसेंस पर देखा। लाइसेंस पर दोनों नाम एक साथ रखे हुए देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फाइनली ऑफिशियल हो गया। मैंने बीवी को सैलरी थोड़ी हाई देने का सजेशन दिया। वो मान गई और सैलरी एक लेवल बढ़ा दी। दुकान का काम अब काफी स्मूथ हो गया था। हम दोनों को अब हर रोज तियम पर ड्यूटी देने की जरूरत नहीं थी, खासकर लाइव स्ट्रीम रूम में नई लड़कियों ने काम बहुत जल्दी सीख लिया था। जीमैंग अब सिर्फ फिक्स टाइम फ्रेम्स पर ही आती थी, पर जब भी वो लाइव आती, कमेंट्स का तूफान आ जाता। फ्रूट ब्यूटी का ये टाइटल न जाने कब उसके नाम के साथ जुड़ गया था और ऐसे ही हर जगह फैल गया। उस दोपहर जीमंग का फोन बजा। कॉल कट करने के बाद उसने मुझसे कहा, पुराने मार्केट की मैनेजमेंट कमेटी ने मुझे डिपॉजिट वापस लेने के लिए बुलाया है। कितना? 2000 युआन। मैं हंसा, ये तो हमारे आधे दिन की कमाई के बराबर भी नहीं है। फिर भी इसे छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। क्या मुफ्त में ये पैसे उन मैनेजमेंट बालों को लेने दें? उसने मुझे घूरा और अपने जूते पहनने लगी। 20 मिनट बाद जीमिंग उस जानी पहचानी गली के नुक्कड़ पर खड़ी थी। वो टूटी फूटी फ्रूट स्टॉल का मालिक बदल चुका था। नया साइन बोर्ड लगा हुआ काफी चमक रहा था। उसने कुछ सेकंड देखा, सिर हिलाया और मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ चल दी। ये सारी बातें उसके वापस आने के बाद ही उसने मुझे बताई थी। मैनेजमेंट ऑफिस में डायरेक्टर छू उसे देखते ही ऐसे जोश में आ गए जैसे कोई और ही इंसान बन गए हों। पेपर वर्क पूरा होने के बाद छू ने उसे बातों में लगा लिया और पूछने लगे कि हम आजकल कहाँ रह रहे हैं। जीमैंग ने बिना सोचे कह दिया, जिया हुई के पास वंसिन जायवेन सोसाइटी में। डायरेक्टर चू की आंखें फटी की फटी रह गई। वंसिन जायवेन? तुम लोग वंसिन जायवेन में रहते हो? जिमंग दंग रह गई। क्या हुआ? चू ने कोई जवाब नहीं दिया। मुड़कर एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसके सामने पटक दिया। वो एक ऐसी कॉपी थी जिस पर लाल मोहर लगी हुई थी। टाइटल काफी लंबा था। जीमेंग की नजर कुछ मेन वर्ड्स पर। नॉर्थ चाइना एफिलिएटेड प्राइमरी स्कूल ने अपना नया स्कूल जोन फाइनल कर लिया। उसकी निगाह एक लाइन नीचे गई। उस लाइन में लिखा था कि वंसिन जिया युआन को उनके नए एडमिशन जोन में शामिल कर लिया गया है, और उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में डेट लिखी थी जो 3 दिन पहले की थी। इसका क्या मतलब है? जीमैंग को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। चू दीदी बगल से बोलती जा रही थी कि तुम्हारा वो एरिया अब टॉप स्कूल के जोन में आता है। नॉर्थ चाइना एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल भी वहां शिफ्ट हो गया है। पूरे निंगहाई का सबसे बेस्ट स्कूल जोन है वो। वंसिन जिया युआन के टूटे फूटे फ्लैट्स को पहले कोई घास भी नहीं डालता था। अब अंदाजा लगाओ वहां का 1 स्क्वायर मीटर कितने का है। जीमैंग का मुंह खुला रह गया, पर आवाज नहीं निकली। 1,30,000 युआन, चू दीदी ने उंगलियां दिखाते हुए कहा। 1,30,000 युआन देकर भी लोग उसे खरीदने के लिए तरस रहे हैं। उन्हें लगा जीमैंग किराएदार है, तो उनके चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा था। अरे यार, काश तुम लोगों ने थोड़ा जल्दी वहां घर खरीद लिया होता तो कितना बढ़िया रहता। रेंट देना मतलब मकान मालिक का कर्ज चुकाना ही तो है। उन लोगों की तो लॉटरी लग गई। तुम खुद सोचो, 1,30,000 पर मीटर। अगर रैंडमली 100 मीटर का भी फ्लैट हो तो सीधा 10 मिलियन युआन से ऊपर का हो गया। जीमैंग वहीं पत्थर बन गई थी। 10 मिलियन युआन से ऊपर। वेंशन जिया 1,30,000 युआन पर मीटर। वो सोसाइटी जहां उसके नाम पर 4 फ्लैट्स हैं, पूरे 4 फ्लैट्स।
बाद में उसने मुझे बताया, उस वक्त उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। टेबल पकड़कर ही वो धीरे धीरे बैठ पाई। चू दीदी डर गईं। क्या हुआ? चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जीमंग ने सिर हिलाया, मुंह खोलकर बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। चू दीदी, वेंशनजिया युआन में घर की कीमत आपने अभी क्या बताई? 1,30,000 युआन पर क्या हुआ? जीमंग ने कुछ नहीं कहा, बस ब्लैंक होकर वहां बैठी रही। टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट्स को घूरती रही, बिना हिले डुले। उसके बाद उसने मेरे फोन नंबर पर कॉल की। जब फोन रिंग हुआ, मैं दुकान में सामान की लिस्ट चेक कर रहा था। स्क्रीन पर 2 वर्ड्स चमके, डियर वाइफ। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा था। मैंग शिवशैंग वनशिनजिया युआन के रेट्स बढ़कर 1,30,000 युआन हो गए हैं। मैं दंग रह गया। नॉर्थ चाइना अफिलिएटेड प्राइमरी स्कूल ठीक उसके बगल में है। टॉप स्कूल जोन की पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। 1,30,000 युआन 1 स्क्वायर मीटर का। मैं शेल्फ्स पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। दिल ही दिल में वाकई थोड़ा हैरान था। पिछले जन्म में ये न्यूज़ 1 साल बाद बाहर आई थी, इस जन्म में आधा साल पहले आ गई। मिंग, तुम पहले घर आओ, हम प्रॉपर्टी एजेंट के पास चलकर देखते हैं। उसने हाँ में जवाब दिया और थोड़ा रुकी। शिवसेंग, जब तुमने वो 4 फ्लैट्स खरीदे थे, क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? मैं मुस्कुराया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैंने लोन लेकर पूरा एरिया ही खरीद लिया होता। फिर फ्रूट शॉप क्यों खुलता भला? दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए शांति रही, फिर उसने हल्के से हूं कहा और कॉल कट कर दिया। वो जल्दी से वापस आई, पर उससे पहले ही एक शख्स वहां आ चुका था। एक ब्लैक मर्सिडीज व्हीकल दुकान के दरवाजे पर रुक। लियू सिंह रोंग लंबे कदम बढ़ाते हुए अंदर आए। छोटे भाई, वो टॉप स्कूल जोन वाली बात जो वेब शंजियायन में है तुम्हें पता चल गई ना? मैंने वो बिल नीचे रखा, मुझे भी अभी अभी पता चला। मैं तो बिजनेस ट्रिप पर गया था। प्लेन से उतरते ही मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूं। वो मेरे थोड़ा और करीब आए, आवाज धीमी की। छोटे भाई, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें इस पॉलिसी के बारे में पहले से सब पता था? मैं हल्के से मुस्कुराया। लियू भाई, अगर मैं टॉप स्कूल जोन वाली बात पहले से प्रिडिक्ट कर लेता तो मैं फ्रूट्स का बिजनेस भला क्यों करता? लियू शिंगरोंग ने कुछ सेकंड मुझे घूरा। आखिर में वो जोर से हंस पड़े। छोटे भाई, किस्मत वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, पर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती जो तुम्हारी तरह इतनी सटीक हो। मैं मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। जब जीमेंग वापस आई, उसका चेहरा अभी भी लाल था। हम तीनों सीधा प्रॉपर्टी एजेंसी के पास गए। वहां पहुंचकर लगा कि कुछ गड़बड़ है। दरवाजे के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी और उन्होंने उसे घेर रखा था। दरवाजा बस थोड़ा हाय और होता तो भीड़ के चक्कर में टूटकर गिर पड़ता। अंदर तो और भी ज्यादा भीड़ भरी हुई थी। वेंशनजिया युआन में कोई फ्लैट बचा है क्या? कैसा भी फ्लैट चलेगा, मैं कैश पे करूंगा। झूफुलाई अंदर से पसीने में लथपथ बाहर निकला। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और तेज कदमों से स्वागत करने आगे बढ़ा। भाई चैन, आप आ गए? आसपास के कस्टमर हैरान होकर देखने लगे। ये प्रॉपर्टी एजेंट इस आदमी से ऐसे क्यों मिल रहा है, जैसे अपने बाप से मिल रहा हो? मैं मुस्कुराया। मैनेजर जू, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, सब आपकी मेहरबानी है भाई। जू फुलाई ने झुककर हमें एक छोटे से गेस्ट रूम में अंदर बुलाया। चैन भाई, आप घर बेचने के इरादे से आए हैं क्या? जू फुलाई की आंखें चमक उठी। वेंशनजिया युआन वाले? हाँ, वो फ्लैट्स। जीमेंग ने अपने होठ दबाए। 5th फ्लोर वाला फ्लैट और 3rd फ्लोर वाला फ्लैट। टॉप फ्लोर वाला फ्लैट रहने के लिए रख लेते हैं, बाकी एक फ्लैट को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं। जू फुलाई लगातार सिर हिलाने लगा और हिसाब लगाने लगा। पेन की टिप से फटफट नंबर्स बनने लगे। उसने वो पेपर मेरे सामने सरका दिया। चैन भाई, 5th फ्लोर वाला फ्लैट 98 स्क्वायर मीटर का है। कम से कम लगाएं तो 12.5 मिलियन युआन का पड़ेगा। 3rd फ्लोर वाला 95 स्क्वायर मीटर का है, लगभग 13.5 मिलियन। दोनों फ्लैट्स मिलाकर हुए 24.8 मिलियन। मैंने जीमेंग की उंगलियों को हल्के से कांपते क्यों देखा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, इस रेट पर डन करो। जूफुलाई ने लगातार सिर हिलाया। फिर उसे कुछ याद आया। मिस्टर चेन, वो ब्रोकरेज फी? मैंने हंसकर कहा, मैनेजर जू, इस बार तो फ्री नहीं कर सकते ना। जूफुलाई कुछ पल के लिए दंग रह गया। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। मिस्टर चेन, पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि अगली बार आप मुझे कमीशन कमाने का मौका देंगे। उस वक्त मुझे लगा आप बस फॉर्मल हो रहे हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पर नतीजा ये निकला कि आप सच में वापस आ गए। उसने मेरी तरफ एक ज्वलंत नजर से देखा। लियू शिंगरोंग की आंखों में भी चमक आई। जिमेंग ने भी चेहरा घुमाकर मुझे देखा। मैं हल्के से मुस्कुराया और जिमेंग के कंधे पर हाथ रखा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरी बीवी खूबसूरत और नेक दिल है, इसलिए। ये सुनकर जिमेंग का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्के से मुझे मारा। फोन एक बार वाइब्रेट हुआ। 24.8 मिलियन अकाउंट में आ चुके। मैंने एक नजर देखी, फोन अपनी पॉकेट में रखा, पर जीमेंग लगा अपने फोन की स्क्रीन को घूरे जा रही थी। उसने उन नंबर्स को न जाने कितनी बार देखा, फिर अपनी उंगली से उन्हें बार बार पॉइंट किया और उसके बाद अपना सर उठाया। सुनो शिवशैंग, क्या मैं अब सच में एक मिलियनेयर बन गई हूं? मैंने सर हिलाया। हाँ बिल्कुल,
पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। उसने त्योरियां चढ़ाईं। उसका चेहरा पूरी तरह उलझन में था। नंबर्स तो फोन के अंदर है, घर तो वही पुराना है, कुछ नहीं बदला, दुकान पे भी वैसे ही भीड़ भाड़ है। तो फिर अचानक से मैं मिलियनर कैसे बन गई? ल्यू शिंगरोंग जो बगल में खड़े थे वो जोर से हंस पड़े। छोटी बहन, अमीर लोगों को अमीर लोगों वाली जिंदगी जीनी पड़ती, तभी तो उसका सच में एहसास भी होता है। छोटे भाई, एक एडवाइस मानो, घर बदल लो, एक बड़ा सा विला ले लो। मेरी कंपनी ने कुई हू के पास अभी नए इंडिपेंडेंट विलाज लॉन्च किए। इन्वायरमेंट अच्छा है, प्राइवेसी लेवल हाई है, गार्डन भी है और गैराज भी। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वाला विला निकाल कर रहा हूं। इसको मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा थैंक यू। समझ लेना, उन्होंने ये बहुत सिंसियरिटी के साथ कहा। मुझे उनके इस बिजनेस माइंड के बारे में पहले से ही सब पता था। इस बार जैसे ही वेंचिंग जियावान के टॉप स्कूल जोन की न्यूज लीक हुई थी, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज और वांजिया हुई के शेयर्स होल्ड कर रखे, उनकी कीमत मेरी प्रॉपर्टी से भी कई ज्यादा भयानक स्पीड। इस लहर के बाद का प्रॉफिट 2 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप करने से कम नहीं था। वो अब मुझसे और भी ज्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहते थे, पर मैंने अपना सिर हिलाया। ल्यू भाई, आपकी इस नियत के लिए शुक्रिया, पर हम घर नहीं बदल रहे। बगल में खड़ी जिमैंग ने भी तेजी से सिर हिलाया। सही कहा। छत वाली जगह से मेरा अभी दिल नहीं भरा है। बालकनी में गुलाब भी अभी खिले ही हैं। हर सुबह मुझे उन्हें एक बार देखना होता है। वहां से जाना बहुत दुख की बात होगी। जब उसने ये बातें कहीं तो उसकी आवाज में एक छोटे बच्चे जैसा मासूम प्यार था। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में चल रही सोच और भी ज्यादा पक्की हो गई। पिछली जिंदगी में ऐसा कौन सा विला था जहां मैं ना रहा हूं? बड़ा सा खाली घर जहां मैं अकेले यहां वहां घूमता था। वहां मेरी आवाज की गूंज लोगों की आवाज से ज्यादा आती थी। अब हम तीनों छत पर उस गर्म ग्लास रूफ के नीचे एक साथ रहते हैं, चाय पीते हैं और तारे देखते हैं। ये किसी भी आलीशान विला से बहुत बेहतर है। ल्यू शिंगरोंग ने जब हम दोनों को सिर हिलाते देखा तो उन्होंने कोई जोर नहीं डाला और तुरंत उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। ठीक है, घर नहीं बदलना तो मत बदलो, तो फिर कार का क्या सोचा है? हाँ, कार। तुम दोनों का बिजनेस अब इतना अच्छा चल रहा है तो तुम्हारे पास एक कार तो होनी चाहिए ना। आगे चलकर जब क्लाइंट्स के साथ उठना बैठना होगा तो हमेशा डिलीवरी ट्रक में थोड़ी ना घूम सकते हो। वो थोड़ा रुके और आगे एक और बात जोड़ दी। अब छोटी बहन भी आखिर फ्रूट ब्यूटी बन गई है। अगर वो बाहर बस में धक्के खाएगी तो उसके फैंस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी। उनकी इस आखिरी बात पर जीमेंग मुस्कुराने लगी। उस मेरी तरफ एक नजर देखा। उसकी आंखों में अब थोड़ी सी हलचल थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, अगले हफ्ते एक कार एक्सपो है, हम वहां चलकर देख लेंगे। आधे घंटे बाद हम वापस वांजिया हुई लौट आए। हमारी गाड़ी ठीक से रुकी भी नहीं थी कि मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। दुकान के बाहर लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। ये सब क्या है? क्या ये कस्टमर्स हैं या बस तमाशा देख रहे हैं? कुछ आदमी दरवाजे पर रास्ता रोके खड़े थे। उनके हाथ कमरों पर थे, मुंह में सिगरेट थी और उस धुएं के बीच से उनकी शक्ल बहुत खतरनाक लग रही थी। मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, लंबे कदम बढ़ाते हुए भीड़ में घुसा और जब अंदर देखने लगा, दुकान के अंदर का क्या हाल था। लाइव स्ट्रीम वाला स्टैंड जमीन पर गिरा हुआ था। फोन की स्क्रीन टूट कर चूर चूर हो चुकी थी। जो फ्रूट बास्केट्स पहले ठीक से लगी हुई थीं, उनमें से 2-3 उल्टी पड़ी थीं और संतरे जमीन पर बिखरे हुए थे। वो सारी फीमेल स्टाफ एक कोने में डरी सहमी बैठी थीं और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ठीक उस लाइव स्ट्रीम वाली जगह पर जहां नॉर्मली जीमैंग बैठा करती थी, वहां अब एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा था। छोटे बाल, गले में अंगूठे जितनी मोटी सोने की चेन। वो वहां पैर पर पैर रखकर बैठा था और हाथ में 2 फेंग शुई अखरोट घुमा रहा था। उसने आंखें छोटी करके मेरी तरफ देखा और उसे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। तू यहाँ का बॉस है? मैंने दुकान के चारों तरफ देखा और मेरी आवाज एकदम शांत थी। तुम लोगों को क्या काम है? उस छोटे बालों वाले आदमी ने अपनी जीभ से आवाज निकाली और दोनों अखरोट जोर से टेबल पर रखे। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता। मैं ब्रदर योंग हूँ। मेरा नाम योंग है और मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी है। आजकल मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी नजर तेरी इस दुकान की जगह पर पड़ गई है। उठा और मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। ऊपर से नीचे तक मुझे घूरा। तेरी ये जगह बढ़िया है, नॉर्थ गेट के बिल्कुल पास, और लाइव स्ट्रीम भी करता है। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे कहा, मैं तुझे एक प्राइस दे रहा हूँ, ये ले 50,000 युएन। इन्हें पकड़ और कहीं और जाकर अपनी दुकान खोल। ये जगह है अब मेरी है। उसने मेरे कंधे को थपथपाया। छोटे भाई, मेरी थोड़ी इज्जत रख ले। आज ही यहां से अपना सारा सामान हटा ले। मैंने अपना सर झुकाकर उस जगह देखा जहां उसने थपथपाया था और फिर सर उठाया। तुम्हारा नाम योंग है ना? मैं ये दुकान नहीं बेचूंगा। ब्रदर योंग ने मुझे घूरा। छोटे भाई, लगता है तूने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कि मेरी थोड़ी इज्जत रख ले। क्या तू इस इज्जत को मानेगा या नहीं? मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। उसी वक्त पीछे गाड़ी का दरवाजा खुला। ल्यू शिंगरोंग लंबे कदम बढ़ाते हुए वहां आए। कौन यहां बवाल कर रहा है? ब्रदर योंग पीछे मुड़ा। उसकी आंखें छोटी हुई और चेहरे पर तुरंत एक चापलूसों वाली मुस्कान आ गई। अरे चेयरमैन ल्यू, आप यहां कैसे आए? हैं?
ये छोटी सी दुकान क्या आपके प्रोटेक्शन में है? लिू शिंगरोंग मेरे बगल में आए, एक ठंडी हंसी हंसकर बोले, प्रोटेक्शन? ये पूरा वांजिया हुई एरिया मैंने डेवलप किया है। ये मेरी जमीन है, मैं जिसको चाहूं उसको दे सकता हूं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। तू किस खेत की मूली है जो यहां आने की हिम्मत की? मेरे इलाके में आकर गुंडागर्दी दिखा रहा है। ब्रदर योंग के चेहरे का रंग लगातार बदल रहा था। उसने अपने जबड़े कसे, आखिर में अपना गुस्सा अंदर ही घोंट लिया। बॉस ल्यू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो यहां बस बिजनेस डील करने आया था। शांति और इज्जत से काम करने में ही तो फायदा है ना? बिजनेस डील? लिू शिंगरोंग ने जमीन पर गिरे हुए उस लाइव स्ट्रीम स्टैंड और फर्श पर फैले कचरे जैसे फ्रूट्स की तरफ इशारा किया। क्या ऐसे बिजनेस डील करते हो तुम? ब्रदर योंग नकली हंसी हंसा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पीछे घूमकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जहर भरा था। बहुत बढ़िया छोटे भाई, आज यहां पर बॉस ल्यू मौजूद है तो मैं इनकी इज्जत रख लेता हूं। वो दरवाजे तक गया और फिर अपना सिर पीछे घुमाया। पर तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू ठीक से सोच ले, क्या तू पूरी जिंदगी दूसरे लोगों के सहारे बच पाएगा? उसने अपना हाथ झटका और उसके पीछे आए वो सारे आदमी भीड़ में गायब हो गए। अंदर सब दोबारा शांत हो गया। वो जवान लड़की अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर जोर से रोने लगी। जीमैंग बाहर से भागती हुई आई और मुझे जोर से गले लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। मैंने उसकी पीठ को हल्के से थपथपाया और दरवाजे की तरफ देखा। लिू शिंगरोंग ने कहा, छोटे भाई, ये लिू योंग उन्हें दुकानों को अपना निशाना बनाता है जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो। उसने अपने नीचे गुंडों की एक फौज पाल रखी है। आज उसने मेरी इज्जत रख ली और वो यहां से चला गया। पर इस बेइज्जती का घूंट वो इतनी आसानी से नहीं पिएगा। आगे से तुम्हें मुझे पता है लियो भाई। आज की मदद के लिए शुक्रिया। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नीचे बैठ गया और उन बिखरे हुए छोटे संतरों को एक एक करके उठाया और उन्हें वापस किचन में रख दिया। अगले दिन पुलिस स्टेशन से मुझे अचानक एक फोन आया। क्या तुम चेन शिउ शेन बोल रहे हो? तुम्हारी दुकान के ड्राइवर सुन जैन की किसी से लड़ाई हो गई है। वो अभी हॉस्पिटल में है। मैं हक्का बक्का रह गया। लड़ाई हो गई? ये लाओ सुन के बारे में है। आप यहां एक बार आ जाइए। हॉस्पिटल में मैं और जीमंग जल्दी से भागते हुए पहुंचे। वार्ड ढूंढा, दरवाजा खोलकर देखा तो लाओ सुन बेड पर लेटा था। उसके सर पर पट्टी बंदी थी, आंखों के पास काला निशान था और सूजकर बस एक छेद रह गया था। बेड के पास रखी कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। आंखें लाल थीं, शायद उसकी बीवी थी। खिड़की के पास 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक लिख रहा था, दूसरा हाथ बांधकर मुझे देख रहा था। लाओ सुन ने हमें देखा तो जबरदस्ती उठकर बैठने की कोशिश की। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे वापस लेटा दिया। हिलो मत। क्या बात हुई है? लाओ सुन ने मुंह तो खोला पर कोई आवाज नहीं निकली। बगल में बैठी उसकी बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज रुला देने वाली थी। बॉस चैन, मेरे लाओ सुन ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया है। वो बहुत ही शरीफ इंसान है। मुझे पता है। मैंने लाओ सुन की तरफ देखा। सुन भाई, धीरे धीरे बताओ। लाओ सुन ने एक लंबा सांस लिया और आज जो कुछ हुआ वो उसने अभी ड्रैगन फ्रूट लोड किए ही थे और मार्केट के गेट से गाड़ी निकाली ही थी कि अचानक सड़क किनारे से गुंडों का एक झुंड बाहर निकला। उनके हाथों में डंडे और पत्थर थे। बिना कुछ सोचे समझे सीधा गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो पीछे गाड़ी पर चढ़ गए और अभी लोड किए हुए ड्रैगन फ्रूट सड़क पर फेंक दिए। एक एक डब्बा जमीन पर गिर कर टूट गया। लाओ सुन फौज में रह चुका था, इसलिए वो गाड़ी से कूदा, आगे बढ़ा और 2 लोगों को पटक दिया। पर वहां दूसरी तरफ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चाहे वो कितना भी लड़ना जानता हो, 8-9 गुंडों के आगे उसकी एक न चली। उसके पीछे गर्दन पर एक डंडा पड़ा। गिरने से पहले उसने देखा कि वो लोग सामान तोड़ रहे थे, चाकू से टायर्स फाड़ रहे थे। जब उसे होश आया तो वो सीधा इस हॉस्पिटल में था। ये बताते हुए लाओ सुन ने दांत पीस लिए। गुस्से में उसके दोनों जबड़े अनचौके मैं उन दोनों पुलिस वालों के साथ वार्ड से बाहर आया। ऑफिसर सर, ये सब मैंने एक सिगरेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। बड़े उम्र वाले ऑफिसर ने सिगरेट पकड़ी, होठों में दबाई, पर अभी जलाई नहीं थी। तुम्हारी दुकान का ये ड्राइवर क्या एक्स मिलिट्री वाला है? आज तक इसने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। पुलिस वाले ने सर हिलाया। वो गुंडे सच में बहुत तेज भागे थे। जब हम वहां पहुंचे तो बस फ्रूट्स का कचरा पड़ा था। गाड़ी की नंबर प्लेट ढकी हुई थी। सीसीटीवी कैमरा में बस कुछ लोगों की पीठ दिख रही है, चेहरा साफ नहीं है। तो अब आगे क्या? केस फाइल कर लिया गया है। पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा, पर तुम भी जानते हो इस तरह के केस जब तक कोई बड़ा रेड ऑपरेशन नहीं होता सॉल्व करना मुश्किल होता है। मैं समझ गया। मैं वापस वार्ड के दरवाजे पर आया। जीमेंग ठीक उसी वक्त बाहर निकली और उसने लाओ सुन की बीवी को 8000 युआन दिए और कहा, लाओ सुन बिना टेंशन आराम करे। दुकान का जो नुकसान हुआ है वो मायने नहीं रखता, जब वो ठीक हो जाएंगे तभी काम पर आए। आराम के वक्त का पूरा पैसा मिलेगा। लाओ सुन की बीवी उनके बाहर आई। जीमेंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो इतनी इमोशनल थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल के गेट से गलते ही हॉस्पिटल शुमेंग ने मुझसे पूछा, पुलिस का क्या कहना है? मैंने उसे बताया कि केस दर्ज हो चुका है, पर उस आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसने तेवर बदले, तो अब क्या करना है? क्या हमें लिू शिंगरोंग से मदद लेनी चाहिए? मैंने सर हिलाया। उसके पास जाने की जरूरत नहीं, सीधे रास्ते के अपने तरीके हैं और अंडरवर्ल्ड के अपने ट्रिक्स होते हैं।
फिक्र मत करो, ये मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने गु वेडांग को कॉल लगाया। अगले दिन दोपहर को एक काली गाड़ी मेरी दुकान के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर बाहर आया और उसने दरवाजा खोला। उसका रवैया बहुत इज्जतदार था। शू मेंग दूर से ये सब देख रही थी, थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी यहां वहां मुड़ते हुए कई पतली गलियों से गुजरी और एक पुरानी गली के बाहर रुकी। गली काफी गहरी थी। दोनों तरफ पुराने तर्ज की बिल्डिंगें थीं जिनकी दीवारें टूट रही थीं। अंदर आखिर तक जाने पर एक नूडल शॉप आई जिसका बोर्ड काफी मशहूर था, जिसकी लिखावट पूरी तरह मिट चुकी थी। दरवाजा धकेलकर मैं अंदर गया। दुकान में सिर्फ 5-6 टेबल थे और सबसे आखिर में बस एक आदमी बैठा था। गु वेडोंग सर झुकाए नूडल्स खा रहा था। मुझे आते देख उसने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठने को कहा। खाओगे? मैंने उसके नूडल्स के बोल को देखा। रंग बिल्कुल फीका और बेजान था। नूडल्स भी मोटे और पतले थे। नहीं खाना मुझे। उसने अपना सर उठाकर मुझे देखा। तुम सच में बहुत क्लियर हो। अगर स्वाद नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? वो एक पल के लिए रुका और फिर हंसने लगा। चेन ज़ुई शेंग, मुझे नहीं पता तुम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो या फिर एरोगेंट। उसने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। पर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच में इसमें कोई स्वाद नहीं है, लेकिन पुराने दिनों में इस चीज ने मेरी जान बचाई थी। मैं चुपचाप उसकी बात सुनने लगा। उन अजीब सालों में मेरे पेरेंट्स को उनके फॉरेन कनेक्शंस की वजह से टारगेट किया गया था। मेरी और मेरी बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हम भूख से मरने ही वाले थे। एक पुराने पड़ोसी थे जो रोज छुपकर हम भाई बहन को इन नूडल्स का एक बोल दे जाते थे। उसने चॉपस्टिक से कुछ नूडल्स को हिलाया। बकवीट नूडल्स और एल्म पेड़ की छाल के पाउडर से बने। गले से उतरना मुश्किल था पर पेट भर जाता था। बाद में जब मैं अमीर बन गया, वापस उस पड़ोसी को ढूंढने गया तो पता चला उन्हें गुजरे हुए अरसा बीत चुका था। वो थोड़ा रुका। पारन नूडल्स का एक बोल मैं आज भी कभी कभी खाने आ जाता हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि मैं कहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने उस नूडल्स के बोल को देखा। कुछ सेकंड के लिए शांति छाई रही। भाईगो, मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद आपको बुरी लगे। अच्छा खाना ही बीते हुए कल को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उसने अपना सर ऊपर उठाया। रोज उबला हुआ पानी और सब्जी खाने का मतलब अपनी जड़ों को ना भूलना है क्या? मैंने अपना सर हिलाया। इसे खुद को झूठी तसल्ली देना कहते हैं। अगर सच में अपनी जड़ों को नहीं भूलना है तो सबसे बेहतरीन चीजें खाओ, सबसे अच्छे कपड़े पहनो, अपनी जिंदगी के सबसे शानदार दिन जियो, ताकि वो बच्चा जो इस साल भूख से मरने ही वाला था वो देख सके कि हम जिंदा बच गए हैं और किसी से भी ज्यादा बेहतर जी रहे हैं। गु वेडोंग मुझे कुछ सेकंड तक घूरता रहा। बात तो सही है। उसने अपना मुंह पोंछा और उसके चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। अब मुद्दे की बात करते हैं। वो ल्यू योंग बस एक छोटा मोहरा है, पर उसके पीछे थर्ड बॉस है जिसका चैंगजियांग कंपनी का डायल लाओतम शुरू के सालों में अंडरवर्ल्ड में था, बाद में सफेद पोश बनकर डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिकल कमेटी में घुस गया। गु वेडोंग के चेहरे पर नफरत थी। मैंने कहा, जब लाइन छोड़ चुका है तो इतना गुरूर किस बात का? मजबूरी है, गु वेडोंग कुर्सी से टेक लगाकर बोला। वो तो बस एक छुरी है, किसी और सिर्फ जंगल के शेर की तरह ही दूसरे जानवरों पर हावी रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो गुरूर दिखाना चाहता है, पर अगर वो एंट में नहीं रहेगा तो लोग उसकी जगह कोई दूसरी छुरी ले आएंगे। मैंने सिर हिलाया। तो मतलब अभी भी पूरी तरह पाक साफ नहीं हुआ है। गु वेडोंग मुस्कुराया। ये मामला मैं तुम्हारे लिए निपटा दूंगा। शुक्रिया। इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो। उसने मेरी तरफ देखा। अगले हफ्ते मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखने का सोचा है। तुम अपनी बेटी को भी वहां साथ ले आना। मैंने उसे देखा। बाप बेटी का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है। गु वेडोंग के चेहरे पर एक पल के लिए नरमी आई। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की बदौलत जब से मैं नुआन को ढूंढकर वापस लाया हूं, मैंने काफी वक्त उसके पास गुजारा है। आजकल मैंने अपने बाहर के सारे काम रोक दिए हैं। रोज घर पर उसके साथ खेलता हूं। वो एक पल के लिए रुका। बचपन से उसके पास बाप नहीं था, अब है, पर उसके कोई खास दोस्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी उम्र के और बच्चों से मिले। तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? 5 साल। मेरी नुआन उम्र 6 साल की है। सही रहेगा, दोनों एक साथ खेल सकती है। उसने मेरी तरफ देखा। अगले वीकेंड अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर आना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। घर पहुंचने पर ज़ू मेंग बैल्कनी में गुलाब के पौधों को पानी दे रही थी। मैंने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर उसके हाथ में पकड़ा पानी का जग रुक गया था। तो क्या ये गु वेडोंग वही दोस्त है जिसके बारे में तुमने पिछले दिनों जिक्र किया था? हाँ, वही है। हु शुमेंग साफ तौर पर थोड़ी घबरा गई थी। तो उनका घर कैसा है? मुझे वहां क्या पहनकर जाना चाहिए? चान चान क्या पहनेगी? क्या हमें कोई तोहफा तैयार करना होगा? मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेंग मेंग, टेंशन मत लो। उसने एक गहरी सांस ली। मैं बस ऐसी जगहों पर पहले कभी नहीं गई हूं। जिस गु वेडोंग की तुम बात कर रहे हो, मैंने तुमसे उसके बारे में कई बार सुना है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत बड़े और रईस खानदान से है। मैंने थोड़ा सोचा। उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग वाकई वो गु खानदान के हैं। सच में एक बहुत रईस खानदान है। सुमेंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया,
पर मैंने अचानक अपनी बात घुमा दी। गु वेडोंग खुद उस घर का सबसे नकारा आदमी है, मेरे साथ उठता बैठता है क्योंकि हम दोनों ही एक जैसी बेकार किस्म की मिट्टी के बने हैं, बस आवारागर्दी करते हैं। सुमेंग ने मुझे घूरा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रख। इतना मत सोचो, कल मैं तुम्हें और चीनचैन को पहले नए कपड़े खरीदने ले चलूंगा, उसके बाद ऑटो शो में गाड़ियां देखने जाएंगे। अगले हफ्ते नई गाड़ी चलाकर जाएंगे ताकि दबदबा बना रहे और इज्जत बढ़े। सच कहूं तो बस एक आम सा परिवार। इस वक्त तो उनकी हालत हमारे घर से भी थोड़ी पिछड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और धीरे से मुझे एक थप्पड़ मारा। अगले दिन निंघाई की शॉपिंग मॉल के सबसे महंगे औरत के कपड़ों के शोरूम में मैंने शूमिंग के लिए एक क्रीम व्हाइट रंग की वन पीस ड्रेस पसंद की। वो उस ड्रेस को लेकर फिटिंग रूम में चली गई। कुछ ही मिनट बाद दरवाजा खुला और शूमिंग बाहर आई। मैं दंग रह गया। वो ड्रेस उस पर बहुत फिट हो रही थी। क्रीम कलर उसकी गोरी स्किन को और भी निखारे दे रहा था। बाल कंधों तक खुले थे। उसने हल्के से सर झुकाकर मुझे देखा। उस पल मुझे अचानक पिछले जन्म में देखी हुई मॉडल्स और हीरोइंस की याद आई, पर कोई भी मेरे दिल को इतनी जोर से नहीं धड़का पाई थी। कैसी लग रही हूं? उसने हल्के से पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे ही देखता रहा। बगल में खड़ी सेल्स गर्ल ने धीरे से कहा, मैडम ये ड्रेस आप पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही। ज़ूमेंग ने होंठ दबाकर शीशे में देखकर मुस्कुराया। उसके बाद उसने प्राइस टैग उठाया और उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंख घबराहट दिख रही थी। सुनो, ये तो पूरे 6,800 युआन की है। इस ड्रेस को पैक कर दो। मैंने अपना कार्ड सेल्स गर्ल को दिया और रैक पर लगी ड्रेस की तरफ इशारा किया। वो वाली और उसके बगल वाली स्कर्ट भी, दोनों निकाल लो इसके ट्राई करने के लिए। शूमैंग ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बहुत महंगी है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इशारे से सेल्स गर्ल को कहाँ जाओ निकालो। सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठीं और वो जल्दी से कपड़ों के रैक की। कुछ मिनट बाद फिटिंग रूम का दरवाजा फिर से खुला। वो नेवी ब्लू रंग की लंबी वेलवेट ड्रेस में बाहर आई। डीप नेक की फिटिंग बहुत, कमर की सिलाई बहुत ही बारीक और बेहतरीन थी। अब और ट्राई करने की जरूरत नहीं। ये हल्के ग्रे रंग निटवेयर और वो सिंपल सी ब्लैक स्कर्ट भी दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए नहीं कि कपड़े अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पर सब कुछ जचता है। सब पैक कर दो। कार्ड स्वाइप करने के बाद उसने दोनों हाथों से कार्ड वापस किया। सर मैडम, मैं आप दोनों के लिए कपड़े पैक कर देती हूँ। तभी चान ने मेरा हाथ खींचा। पापा मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने झुककर बच्ची को देखा। ठीक है पापा, तुम्हें ले चलते हैं। मैंने सूमेंग की तरफ मुड़कर कहा, तुम यहीं रुको, ठीक है? कपड़े ले लो और अपना ध्यान रखना। मैं चैन को वॉशरूम ले जा रहा हूँ, बस अभी वापस आऊंगा। उसने सर हिलाया। मैं चैन का हाथ पकड़कर मॉल के वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही 2 जवान लड़कियां दुकान के पास से गुजरी। उनमें से एक ने अनजाने में अंदर झांक कर देखा और उसके कदम अचानक रुक गए। दीदी सूमेंग ने मुड़कर देखा और सामने आने वाले को देखकर वो भी दंग रह गए। शाओयुए, ये लड़की ह्यूमेंग की चचेरी बहन लू शाओयुए थी। लू शाओयुए जल्दी से अंदर आई और अपनी दीदी को ऊपर से नीचे तक देखा। आप ही हो? मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है। शूमेंग मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने क्लास वालों के साथ खाना खाने आई हूँ। लू शाओयुए की निगाहें अपनी दीदी पर टिकी थी, उस वन पीस ड्रेस पर जो उसने अब तक उतारी नहीं थी। दीदी, आप यहाँ कपड़े खरीद रही हो? ज़ूमेंग थोड़ी घबरा गई और ड्रेस का किनारा पकड़ लिया। नहीं, मैं तो बस वैसे ही देख रही थी। बगल वाली दूसरी लड़की भी अंदर आई और हैरानी से ज़ूमेंग को देखने लगी। लू शाओयुए को अचानक याद आया, ओह, ये मेरी कजन दीदी है। दीदी, ये मेरी क्लासमेट है। हम दोनों एक साथ खाना खाने जा रहे हैं। हेलो। शूमेंग ने उस लड़की को देखकर सर हिलाया। दीदी, तो फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। लू शाओयुए अपनी दोस्त को खींचकर बाहर ले गई। दुकान से निकलते ही मोड़ पर घूमते हुए उसकी दोस्त ने तुरंत लू शाओयुए को पीछे खींचा। शाओयुए, तुम्हारी दीदी तो बहुत अमीर है। लू शाओयुए दंग रह गई। अमीर? ऐसा कुछ नहीं है। उस दुकान का हर कपड़ा हजारों युआन का होता है। उसकी दोस्त ने पलटकर वापस देखा। मैंने अभी काउंटर पर एक ढेर सारे कपड़े देखे, शायद वो सब उन्होंने ही खरीदे हैं। सच में यह मजाक है? लू शाओयुए के कदम धीमे पड़ गए। ये सुनकर कि मेरी पत्नी अपनी चचेरी बहन से मिली थी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद हम ऑटो शो देखने गए। कमर्शियल गाड़ी लेने का टारगेट बिल्कुल क्लियर था। रास्ते में ही शूमाई मुझे चेतावनी दे दी थी, सुनो, हम कोई बहुत महंगी गाड़ी नहीं लेंगे। 1 या 2 लाख युआन के आसपास ठीक रहेगी। मैंने सिर हिलाया, जैसे तुम कहो। पिछले जन्म में ऐसी कौन सी पेट्रोल गाड़ी थी जो मैंने नहीं चलाई? मेरे लिए गाड़ी सिर्फ एक आने जाने का जरिया है। एग्जीबिशन हॉल में घुसकर हम उस भीड़ के साथ चलने लगे। वोल्क्सवैगन के बूथ से गुजरते हुए कियान अचानक रुक गई। पापा, वो देखिए। उसने एक घड़ी की तरफ इशारा किया और बहुत खुश लग रही थी। वो उन ठंडी लोहे की मशीनों के बीच खड़ी एक क्लासिक लाइट पिंक रंग की बीटल थी। वो किसी फेरी टेल की तरह यहां घूमती हुई आ गई थी। बहुत प्यारी है। कियान ने मेरा हाथ खींचा। ये गाड़ी मम्मी पर बहुत जचेगी और मुझ पर भी। मैंने झुककर बच्ची को देखा। तुम्हें पसंद आई? उसने जल्दी अपना सिर हिलाया।
मैंने शू मैंग की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस गाड़ी को देखती रही। उसकी आंख मन में अजीब सी नरमी थी। फिर उसने धीरे से पूछा, इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? उसकी ऐसी नज़रों को मैं बखूबी जानता था। गाड़ी साफ पसंद थी पर महंगी होने का डर था। मन ही मन हिसाब लगाते हुए मैंने हाथ हिलाकर सेल्समैन को बुलाया। हेलो सर, इस प्रीमियम बीटल मॉडल का दाम करीब 3 लाख युआन से ऊपर है। ऑटो शो के दौरान इसमें छूट मिल जाएगी? शू मैंग ने धीरे से मेरी शर्ट खींची। सुनो, बहुत महंगी है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सेल्समैन से पूछा, क्या फुल पेमेंट पर गाड़ी तुरंत मिल जाएगी? जी बिल्कुल सर, शोरूम वाली इस गाड़ी को आप अभी ले जा सकते हैं। जो हाथ मेरी शर्ट पकड़े थे एक्सयू मैंग ने उसे और जोर से भींचा। सुनो, मैंने पलट कर उसे देखा। ऐसा कम ही होता है कि तुम्हें और बच्ची को दोनों को कुछ पसंद आए। वो हैरान थी और उसके पास कहने को लफ्ज नहीं थे। बगल में खड़ा सेल्समैन ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में साफ इज्जत झलक रही थी। पर ऐसी गाड़ी क्लाइंट से मिलने कैसे जा सकती है? आखिरकार उसने एक बहाना ढूंढ ही लिया कि इस बीटल को लोगों को लेने के लिए तो नहीं ले जा सकते, तो फिर एक और कमर्शियल गाड़ी ले लेंगे। मैंने बिल्कुल आम से अंदाज में कहा, कमर्शियल गाड़ी मैं चलाऊंगा मेहमानों के लिए, ये वाली तुम्हारी और खियान की पर्सनल गाड़ी होगी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल। देखो, तुम्हारी और क्यान की गाड़ी मैंने फाइनल कर ली है, बाकी मेरी बिजनेस वाली गाड़ी तुम जाकर पसंद कर लो। कीमत और ब्रांड सब तुम्हारी मर्जी का होगा, ठीक है? उसने धीरे से सर हिलाया और क्यान का हाथ पकड़कर बाकी बूथ्स की तरफ चली गई। मैं पेपर वर्क पूरा करने यहीं रुका। आधे घंटे बाद सारे पेपर वर्क पूरे हो गए। और देखो, तुम्हारी और चैन की गाड़ी मैंने फाइनल कर ली है, बाकी मेरी बिजनेस वाली गाड़ी तुम जाकर पसंद कर लो। कीमत और ब्रांड सब तुम्हारी मर्जी का होगा, ठीक है? उसने धीरे से सर हिलाया और चैन का हाथ पकड़कर बाकी बूथ्स की तरफ चली गई। मैं पेपर वर्क पूरा करने यहीं रुका। आधे घंटे बाद सारे पेपर वर्क पूरे हो गए और जब काटा और तुरंत वहां भागा। जब वहां पहुंचा तो एक भीड़ जमा थी। अंदर घुसा तो देखा शू मैंग घुटनों के बल बैठी है और उसने चियान को कस के गले लगाया हुआ है। वो सामने गुस्से से घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। चियान उसकी गोद में थी। उसके कंधे कांप रहे थे। सामने एक औरत तकरीबन 30 साल की काले रंग की फॉर्मल ड्रेस पहने उसके सीने पर बूथ मैनेजर का आईडी कार्ड लटक रहा था। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे और उसके बगल में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे। क्या चल रहा है यहाँ? मैं आगे बढ़ा। मैंग ने मुझे आते देखा, बच्ची को मेरी गोद में दिया और आगे बढ़कर चिल्लाई, तुमने मेरी बच्ची को धक्का क्यों दिया? वो बस 4 साल की है, क्या तुम भी 4 साल की हो? उस औरत ने ठंडी आवाज में फुकारा। मैडम, कृपया अपने जज्बात पर काबू रखें। पहली बात, ये हमारा एग्जीबिशन एरिया है, हमें अपनी चीजों की हिफाजत करने का पूरा हक है। दूसरी बात, वहां जो बैरियर है उसके अंदर आपकी बेटी खुद घुसी थी। तीसरी बात, उसने 3 उंगलियां उठाकर हिलाईं। मैंने बस हल्के से उसे रोका था। बच्ची खुद ठीक से खड़ी नहीं रह पाई, इसलिए गिर गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका इस तरह यहां तमाशा करना हमारे एग्जीबिशन एरिया की इमेज खराब करेगा। मैं सिक्योरिटी बुलाकर आपको बाहर निकलवा सकती हूं। तुम मेरी क्या? उस औरत ने उसकी बात बीच में काट दी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो शौक से जाकर कंप्लेन कीजिए। बूथ नंबर 6। मेरा नाम लाइना है, मैं हमेशा स्वागत करूंगी। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ऐसी शिकायतें हम रोज देखते हैं। उसने बोलते हुए स्यू मैंग के चेहरे पर एक नजर डाली और फिर मेरी गोद में क्यान को देखा और हल्के से हंसी। बच्चे ही तो हैं, गिरना पड़ना चोट लगना तो आम बात है। घर जाकर थोड़ा चुप करा लीजिए, यहां आकर तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। पैसे ऐंठना चाहती हैं, हमारी अपनी लीगल टीम है। उसने अपने कपड़े ठीक किए। उसकी आवाज गुरूर से भरी थी। और वैसे भी ये एक प्रीमियम एग्जीबिशन एरिया है। हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स की खिदमत करते हैं जिनकी नेटवर्थ हाई होती है। नेटवर्थ अलग होने पर मिलने वाली सर्विस का स्टैंडर्ड भी जाहिर तौर पर अलग होता। अगर आपकी औकात उतनी बड़ी होती, वो थोड़ा आगे झुकी और करीब धीमी आवाज में बोली, पर इतनी तेज जरूर थी कि आसपास के लोग सुन सके। मैं घुटनों के बल बैठकर आपके जूते चाटने को भी तैयार हूं। मुद्दा यह है कि क्या आप इस लायक हैं? ज़ुमैन की बातें सुनकर मुझे लगभग पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। मेरी बेटी ने उस गाड़ी को देखा और उसे लगा कि ये उसके पापा पर जचेगी, इसीलिए वो करीब से देखना चाहती थी। बैरियर की रस्सी एक बड़े आदमी की हाइट पर लगी थी। वो लाल रस्सी ठीक चैन के सर के ऊपर आ रही थी। बच्ची ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद लाइनर नाम की इस औरत ने चैन को धक्का देकर गिरा दिया। मैं एक कदम आगे बढ़ा, सू मैंग को पकड़ा और चैन को वापस उसकी गोद में दिया। मैंने शांत आवाज में लाइनर को देखा। मैनेजर लिन है ना? अभी तुमने कहा कि हैसियत अलग होने पर मिलने वाली सर्विस भी अलग होती है। मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। लाइनर के होठों पर एक मुस्कान आई। उसे लगा कि मैं दबने वाला हूं, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और घबराए हुए स्टाफ की तरफ घूमा। एग्जीबिशन स्टेज पर 5 गाड़ियां एक लाइन में खड़ी थीं। अभी लाइनर ने कहा था कि एक पहले ही बुक हो चुकी है, बाकी 4 वहीं खड़ी थीं। मैंने उन चारों की तरफ इशारा किया। ये चारों गाड़ियां मैं ले रहा हूं। क्या? लाइनर दंग रह गई। बाकी स्टाफ भी हैरान थे। मैंने दोबारा दोहराया, चारों का पूरा पेमेंट करूंगा, बिल बना दो। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने उन्हें देखा। क्या हुआ?
लगता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी जेब से बैंक कार्ड निकाला और बगल वाली टेबल पर रखा और साथ ही निकाली एक बैंक रसीद, जो अभी थोड़ी देर पहले वोक्सवैगन में बीटर लेने के बाद मिली। फट आवाज के साथ मैंने रसीद टेबल पर पटक। ये वोक्सवैगन वाली पेमेंट की रसीद है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। पोनी टेबल ही एक जवान लड़की हिचकिचाते हुए आगे आई और उसने रसीद उठा ली। उसने एक नजर देखा, उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। उसने रिफ्लेक्स में अपना मुंह ढक लिया और सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थी। सूमेंग अब अपना गुस्सा बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने जल्दी से आकर मेरा हाथ पकड़ा। सुनो, क्या तुम सच में खरीदने वाले हो? अगर खरीदना भी है तो इनकी जगह से नहीं। मैंने उसे खींच कर बिठा लिया, उसके हाथ को थपथपाया। मेरी बात सुनो। जब पेपरवर्क लगभग पूरा होने वाला था, मैं अचानक झुका और शूमेंग के पैर से एक हाई हील उछारी और उसे लाइनर के ठीक सामने फेंक दिया। लाइनर जमीन पर पड़ी उस हील को घूरती रही। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। मैनेजर लिन, मुझे नहीं पता कि मैं आपके हाई नेटवर्थ वाले प्रीमियम कस्टमर के स्टैंडर्ड तक पहुंचा हूं या नहीं, मैंने पूछा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आसपास देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ लोग फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। मैंने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही, तो मैंने सिर हिलाया। लगता है तुम्हारी कंपनी के कस्टमर सर्विस के वादे अभी भी खोखले ही हैं। मैं मुड़ा और उस पोनीटेल वाली लड़की से बोला, जिसने अभी मेरी गाड़ी का पेपरवर्क किया था, कि ये चारों गाड़ियां मैं वापस कर रहा हूं। लड़की हैरान रह गई। सर, ये सब? लाइनर का चेहरा सफेद पड़। ऑटो शो के दौरान सेल्स बढ़ाने के लिए शुरू के 2 दिन बिना किसी शर्त बुकिंग कैंसिल करने की पॉलिसी थी। बाद के दिनों में कैंसिल करने पर भी बस थोड़ा सा ही बुकिंग अमाउंट कटता था। बस आम लोग ऐसी चीजें नहीं करते। किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता कि खरीद कर फिर वापस करे और फिर खरीदे। पर अब ये नियम उसके लिए मौत का फरमान बन चुका था। तभी भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू सिंगरोंग भीड़ को हटाते हुए अंदर आया। मैंने मुड़कर भाई लियू को देखा। आप यहाँ कैसे? मैं गाड़ी देखने आया था। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जमीन पर पड़ी उस हील को देखा और फिर हैरान खड़ी लाइनर को देखा। क्या हुआ? मैंने कुछ शब्दों में जल्दी से सब बता दिया। लियू शिंगरोंग ने सुना और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पलटकर उन गाड़ियों को देखा। उसकी नजर एक ऑफरोड गाड़ी पर रुकी। वो थोड़ी देर दंग रहा। ये वाली। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रोल करके मेरे सामने कर दिया। क्या ये वही गाड़ी है? स्क्रीन पर एक फोटो थी, ठीक इसी ऑफरोड गाड़ी की। एंगल भी बिल्कुल सेम था। छोटे भाई, ये गाड़ी मैंने बुक की थी। हाँ, मैंने बुक की थी। मैंने सोचा ताकि तुम्हें गिफ्ट करूंगा। उसने उस गाड़ी की तरफ इशारा किया। पिछली बार तुमने कहा था कि अपना घर नहीं बदलना चाहते, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक अच्छी सी गाड़ी दिला दूं। ये गाड़ी मैंने अचानक ही देख ली थी। कल इसकी डिलीवरी होनी है। उसने लाइनर की तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखें एकदम ठंडी पड़ चुकी थीं। तुम लोगों ने धक्का एक बच्ची को दिया। लाइनर का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। चेयरमैन लियू, मुझे नहीं पता था। लियू सिंगरोंग ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाथ हिलाया। कैंसिल कर दो, ये गाड़ी अब नहीं चाहिए। उसने अपना फोन निकालकर एक कॉल मिलाई। हेलो, लाओजांग, बूथ नंबर 6 पर जो डार्क ग्रीन ऑफ रोड गाड़ी है, मैंने फाइनल की थी, उसको कैंसिल कर दो। हाँ, अभी इसी वक्त कैंसिल करो। लाइनर बुरी तरह से दंग रह गई। बहुत जल्द एक अधेड़ उम्र का आदमी भागते हुए वहां आया। उसके माथे पर पसीवा चमक रहा था। चेयरमैन लियू, क्या हो गया यहाँ? लियू सिंगरोंग बोला। बॉस जैंग, तुम्हारी मैनेजर तो बड़ी तेज है। मेरी भतीजी बस गाड़ी देखना चाहती थी और इसने उस बच्ची को धक्का देकर गिरा दिया। बॉस जैंग का चेहरा नीला पड़ गया। उसने पलटकर लाइनर की तरफ देखा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। लाइनर ने अपना मुंह खोला। बॉस जैंग, मैं तुम अब क्या मैं कर रही हो? अभी इसी वक्त से तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हो। लाइनर के हाथ पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। बूथ नंबर 6 की उस थोड़ी देर की बुरी घटना को मैंने जल्दी ही अपने दिमाग से निकाल दिया। लियू शिंगरोंग हमारे साथ चल रहा था और हम रास्ते भर बातें। एरिया तक पहुंचकर वो अचानक रुक गया। छोटे भाई, अभी जो भी हुआ देखा जाए तो वो मेरी ही वजह से हुआ। आज मैं तुम दोनों को एक गाड़ी जरूर गिफ्ट करूंगा। तुम दोनों मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करोगे। मैं थोड़ा हैरान रह गया। भाई लियू, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम नहीं लोगे तो मतलब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। उसका रवैया बहुत सख्त था। और फिर उसने घूमकर शू मेंग को देखा। भाभी, तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा पति मेरी इज्जत नहीं रख रहा तो कम से कम तुम्हें तो रखने चाहिए। शू मेंग अचानक अपना नाम सुनकर थोड़ी घबरा गई। उसने एक बार मेरी तरफ देखा। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। असल में हम खरीदना चाहते थे एक कमर्शियल गाड़ी, लगभग 2 लाख युआन तक की। 2 लाख युआन? लियू शिंगरोंग की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत छोटी बात है। ये काम मुझ पर छोड़ दो। कमर्शियल गाड़ियों के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वादा करता हूं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट गाड़ी चुनकर लाऊंगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। 2 कदम चलकर वो फिर पलटा। वापस मुड़कर देखा। तुम दोनों वहां खड़े क्या कर रहे हो? चलो भी। मैंने और सूमिंग ने एक दूसरे को देखा।
हम न हंस पा रहे थे न रो पा रहे थे, बस कैन कैन को गोद में उठाकर पीछे चल दिए। ल्यू शिंगरोंग रास्तों से वाकिफ था और हमें सीधा मर्सिडीज के बूथ पर ले गया। ठीक बीचों बीच एक सिल्वर रंग की एरोडायनामिक डिजाइन वाली कमर्शियल गाड़ी खड़ी थी। उसके बगल में एक लंबी टांगों वाली मॉडल फोटो खिंचवाने के पोज दे रही थी। ल्यू शिंगरोंग आगे बढ़ा और उसने उस मॉडल की तरफ एक नजर देखा भी नहीं, सीधा उस गाड़ी की तरफ इशारा किया कि ये वाली, और स्टाफ को बुलाया। पेपर वर्क बनाओ। वो लंबी टांगों वाली मॉडल दंग रह गई थी, उसके हाथ भी हवा में रुक गए थे। स्टाफ भागते हुए हमें अटेंड करने आया। हेलो सर, क्या आप वाकई में ये वाली गाड़ी लेना चाहते हैं? बिल्कुल लेना है, लियो शिंगरोंग ने जवाब दिया और फिर शू मंग को समझाने लगा। भाभी मेरी बात सुनो, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये गाड़ी तुम दोनों की जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। मर्सिडीज एक बड़ा ब्रांड है, इसे चलाने में अलग ही रुतबा। ये गाड़ी काफी बड़ी और खुली खुली है, बाद में चाहे मेहमान बैठाने हो या फैमिली के साथ जाना हो, दोनों के लिए बड़ी। वो बहुत मैंने एक बार उस गाड़ी को देखा और उसके डिस्प्ले वाले स्पेक बोर्ड को देखा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। भाई ल्यू, क्या आपको पता है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है? उसने आंखें झपकाईं। 2 लाख युआन? क्यों भाई ल्यू? ये मर्सिडीज ग सीरीज की गाड़ी है। मैंने उसके स्पेक बोर्ड की तरफ इशारा किया। ये 2 लाख युआन की नहीं, बल्कि करीब 20 लाख युआन की गाड़ी है। ल्यू शिंगरोंग का चेहरा एक सेकंड के लिए रुक गया। जूमिंग बुरी तरह चौंक गई। 20 लाख युआन? इतनी महंगी तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। भाई ल्यू, ये तोहफा बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं ले सकते। ल्यू शिंगरोंग इन जिंदगी से खुद को संभाला और अनजान बनने की एक्टिंग करने लगा। है क्या तुमने अभी 2 लाख युआन नहीं बोला था क्या? मैंने शायद गलत सुन। हमें शांत खड़ा देखकर उसने तुरंत अपना पैतरा बदल लिया। मैं मानता हूं कि मैंने ये जानबूझकर किया था, पर 2 लाख युआन का सस्ता गिफ्ट देना मुझे गवारा नहीं। देना है तो ऐसी शानदार चीज दूंगा, अगर तुम लोगों ने ये नहीं लिया तो आज मैं यहीं जमीन पर बैठ जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। उसने ये कहते हुए जमीन पर ढेर होकर दिखाया। उसके इस आवारा बर्ताव को देखकर मेरी हंसी छूट गई। ल्यू शिंगरोंग ने मेरी दी हुई इन्फो से काफी मोटा पैसा बनाया था, पर वो कभी ऐसा आदमी नहीं था जो बस लेना जानता हो, बल्कि इसके उलट वो हमेशा एहसान चुकाने का मौका ढूंढता था। ये ऐसा इंसान था जिससे लंबी दोस्ती रखी जा सकती थी। मैंने एक बार जू मेंग की तरफ देखा, वो अभी भी प्यार से इनकार कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, इसे रख लो। उसने थोड़ी हैरानी से अपना सिर उठाकर मुझे देखा। मैंने उसकी हाँ में सिर हिलाया। ल्यू शिंगरोंग ने मुझे सिर हिलाते देखा तो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया, ऐसे जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं अपना फैसला ना बदल लूं। उसने सीधा स्टाफ को इशारा किया कि पूरी पेमेंट फाइनल करो और ऑर्डर बनाओ, और ये सब अभी इसी वक्त करो। वीकेंड पर मैंने वही मर्सिडीज निकाली, सुमंग और चियान चैन को साथ बिठाया और हम गुवेडोंग की बेटी की बर्थडे पार्टी में चले गए। विला का एरिया बहुत शांत था। गुवेडोंग दरवाजे पर इंतजार कर, हमें गाड़ी से उतरते देख वो तेज कदमों से आगे आया। छोटे भाई तुइसिन भाभी, जल्दी अंदर आओ। उसने सफेद प्रिंसेस ड्रेस पहनी एक को अपने पास बुलाया। नुआन नुआन, अंकल और आंटी को नमस्ते कहो। वो बच्ची बहुत प्यारी लग रही, पर उसकी आंखें थोड़ी दबी हुई। सहम कर बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मैं भी इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया था। थीन थीन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने खुद आगे बढ़कर नूनून का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा नाम नूनून है क्या? मैं थीन थीन हूं, आओ हम खेलते हैं। दोनों बच्चियां हाथ पकड़े हुए आपस में चहक कर कुछ बातें करती सीधे आंगन की तरफ। नुआन नुआन थोड़ी हैरान थी। उसने कोवेडोंग की तरफ देखा। कोवेडोंग ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तब जाकर उसने हल्के से हाँ कहा। तू मोंग जो पास खड़ी थी, उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, थियन थियन इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? मैं मुस्कुरा, ये तो अच्छा है और ज्यादा एक्टिव हो रही है। एक अच्छे डिप्लोमैट की क्वालिटीज हैं इसमें। कोवेडोंग खुशी से तालियां बजाने लगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया हुआ। जब से नुआन नुआन मिली है, मुझे यही लगता था कि ये बहुत सहमी हुई है। हमेशा अकेली अकेली रहती थी, किसी के साथ खेलती नहीं थी। अब वो अपने उम्र की दोस्तों के साथ खेल तो सकती है। ये सच में बहुत अच्छा है। तुमोंग ने ये सुना तो उसकी आंखों में थोड़ा शक दिखा। मेरी तरफ देखकर मैं बस हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर था। कोवेडोंग काफी समझदार था। उसने खुद ही बात आगे बढ़ाई। मेरी जो भी प्रॉब्लम है भाई ट्रान, यहाँ सब जानते हैं। बच्ची तो वापस मिल गई है, पर उसकी माँ अभी तक मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसमें दिलासा देते हुए कहा कि आराम से काम, कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, के साथ सब ठीक होना ही बेहतर है। ये सुनकर उसके चेहरे पर अचानक उम्मीद की किरण जग उठी। छोटे भाई, तुम्हारी इसी बात से मैं भी अब सुकून महसूस कर रहा हूं। तुमोंग जो पास ही खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनेगा। मैं बच्चों को देखकर आती हूं, ये कहकर वो आंगन की तरफ निकल गई। मौका देखकर कोवेडोंग ने मुझे पीछे खींचा। छोटे भाई, जरा रूम में चलकर बैठते हैं। स्टडी रूम 2nd फ्लोर पर था। दरवाजा ढकेल कर जैसे ही मैं अंदर गया, मैं थोड़ा चौंक गया। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, जिनके बाल सफेद हो चुके थे और वो आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। क्यों के बड़े मालिक कोवेडोंग थोड़ा झिझक रहा था।
असल में मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते थे। उन्हें डर था कि शायद आप यहाँ आना नहीं चाहे थी, इसलिए पहले बताया नहीं। मैं आगे बढ़ा और उन्हें नमस्ते किया। प्रणाम बाबूजी। को खानदान के उस बुजुर्ग ने अपनी चाय की प्याली नीचे रखी, खड़े हुए और मेरी तरफ सिर हिलाया। छोटे ट्रान, बैठिए। उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरे लिए एक कप चाय डाली और दोनों हाथों से मुझे पकड़ाई। छोटे ट्रान, तुमने मेरी पोती को ढूंढने में मदद की है। ये बुढ़ा आदमी चाहे कुछ भी हो जाए, शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें एक कप चाय तो जरूर पिलाएगा। मैंने दोनों हाथों से चाय ली। आप तो बहुत ही फॉर्मल हो रहे हैं। मैंने को ढूंढा तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कोई शर्त नहीं है। को खानदान के बुजुर्ग ने हाँ में सर हिलाया। मैं जानता हूं तुम्हारी बेटी की वजह से। उन्होंने को वे दोंग की तरफ इशारा किया। वो आखिर वो भी तो बेटी के लिए ही था ना, ये दोनों के लिए अच्छी बात है। वो थोड़ा रुके और मेरी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देखा। जाहिर है कि ये बूढ़ा आदमी छोटे ट्रेन से एक बार मिलना चाहता था और इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कोई मांग नहीं है। मैं ये सुनकर समझ गया और चाय की प्याली नीचे रख दी। आप बताएं? उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया। मैंने वे डोंग से सुना है कि छोटे ट्रन शुभ और अशुभ का अंदाजा लगाने में काफी माहिर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बूढ़े आदमी के लिए भी एक भविष्यवाणी करो। को खानदान के बुजुर्ग मिलना चाहते थे तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। को खानदान के बारे में मुझे भी पता था, थोड़ा बहुत पता है। को खानदान देश के बाकी बड़े परिवारों जैसा नहीं है। इनकी ताकत ज्यादातर विदेशों में है। उस साल जब देश की इकॉनमी खुली और विदेशी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत थी, को के बड़े मालिक ने मौका देखकर काफी कुछ यहां लाया। उसके साथ ही विदेश में पढ़ाई के वक्त उन्होंने देश के कुछ शुरुआती बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध, जिसने कई खाने देश के उनका बिजनेस पॉलिफ भी बढ़ने लगा। इस बैग फायदा भी था और नुकसान भी। एक तरफ उनके लिए सच में घुलना मिलना मुश्किल था और आसानी से बाहरी लोग माने जाते थे, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने अपनी शराफत बनाए रखी और किसी धड़ से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। जब दूसरे बड़े परिवारों ने विदेशों में अपना फायदा बढ़ाया तो उन्हें भी को खानदान की मदद चाहिए थी, इसलिए सभी इस बुजुर्ग की काफी इज्जत करते थे। पर एक ऐसी बात हुई थी जिसने को खानदान को देश के एक टॉप परिवार का दुश्मन बना दी। साल को खानदान ने म्यूजियम को कुछ पुरानी और कीमती चीजें दान की। कुछ सालों बाद उनमें से एक अचानक ऑक्शन मार्केट में आ गई। बुजुर्ग को लगा कि म्यूजियम वालों ने ही गद्दारी करके उसे चुरा लिया है। वो बहुत गुस्से में थे और इस बात की तह तक जाना चाहते थे, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो पुरानी चीज एक पुराने और बड़े अधिकारी ने मांगी थी। अगर वो पीछा करते तो उन लोगों से पंगा ले लेते। नतीजा ये हुआ कि को वे दोंग के बड़े भाई को वे होंग ने अपने कदम पीछे खींचना ही ठीक समझा और आगे नहीं बढ़े। ये पूरा गुजरा हुआ कल मेरे दिमाग में घूम गया। मैंने को खानदान के बुजुर्ग की तरफ देखा और सिर हिलाकर पूछा, आप कैसा भविष्य जानना चाहते हैं, शुभ और अशुभ के बारे में? वो थोड़ा रुके। को खानदान का आने वाला शुभ और अशुभ समय? मैं थोड़ी देर सोचता रहा। तो फिर आप एक शब्द लिखिए। उन्होंने पेन उठाया और पेपर पर दिन शब्द लिख दिया। मैंने उस शब्द को देखा, फिर उन बुजुर्ग को देखा और मन ही मन समझ गया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो साफ नहीं कही जा सकती, लेकिन थोड़ा इशारा तो किया ही जा सकता है। मैंने पेन उठाया और बगल में एक कविता लिखी। सोने के कलश पे बीते 20 साल की धूल, फिर बिना वजह क्यों लौटाई ये भूल। बिखरे बादलों को सूरज में ही खो जाना है, बस नदिया को बहाव के संग पूरब चलते जाना है। को खानदान के बुजुर्ग ने इस कविता को देखा और हल्के से अपनी भौएं सिकोड़ ली। उन्होंने ऊपर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए थोड़ी निराशा झलकी, पर उन्होंने जल्दी से उसे छुपा लिया। आराम से सर हिलाकर बोले, शुक्रिया छोटे ट्रेन। उन्होंने उस पेपर को फोल्ड किया और कोवे डोंग से कहा, ट्रेन परिवार के इस लड़के के लिए एक शुक्रिया का तोहफा तैयार करो और मेरी तरफ से इसे दो। मैं खड़ा हुआ और अपने हाथ हिलाकर बोला, आप तो बहुत ही फॉर्मल हो रहे हैं। बहुत बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस एक शब्द ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। ये कहकर मैं मुड़ा और उनसे इजाजत लेकर स्टडी रूम से बाहर निकल आया। मैं अपने दिल में जानता था कि उन्हें लग रहा होगा मैं जानबूझकर रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि कुछ बातें उतनी ही बतानी चाहिए जितनी जरूरी हो। अगली सुबह जल्दी उठकर टू मोंग वान जियाहुई वाले थियन थियन को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी। नतीजा ये हुआ कि उसके गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि फोन आ गया। सुनो जल्दी यहाँ आओ, दुकान को किसी ने फिर से घेर लिया है। जल्दीबाजी में थियन थियन को बगल स्कूल में छोड़ा। मैंने गाड़ी घुमाई और सीधे वंजिया हुई की तरफ भगाई। वहां पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फ्रूट शॉप के सामने लोगों की भीड़ लगी थी और उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे गया और देखकर दंग रह गया। मेरी दुकान के बाहर कोई घुटनों के बल बैठा था। गलती हो गई, उनका लीडर वही डुंग है। 1 हफ्ते पहले ही वो दुकान में धौंस जमा रहा था और अब वो सीधे दरवाजे पर घुटने टेके बैठा है। उसका सिर नीचे झुका था और चेहरे पर नीले और लाल निशान पड़े थे। उसके पीछे उसके 4-5 आदमी भी घुटनों के बल बैठे थे। सबके चेहरे सूजे हुए थे
और 2 के तो हाथियों से बंधे हुए लटक रहे थे। ये सभी लोग एक साथ जमीन पर अपना माथा टेक रहे थे। उनके सिर जमीन की ईंटों पर जोर जोर से टकरा रहे। वो अपने आप पर बिल्कुल रहम नहीं खा रहे थे। बगल में 2 लोग खड़े थे, एक को वे डोंग का ड्राइवर और दूसरा वो बॉडीगार्ड। सीने पर हाथ बांधे बिना कुछ बोले लगातार घूर रहे और आसपास की भीड़ ये सब देखकर बातें बना रही थी। क्या ये डोंग नहीं है? वो यहाँ इस तरह घुटनों के बल क्यों बैठा है? इस फ्रूट शॉप की मालकिन का आखिर बैकग्राउंड क्या है? यहाँ तक कि डोंग को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़े। पता नहीं कौन है, पर वो लड़की काफी जवान है। सोचा नहीं था कि वो इतनी खतरनाक निकलेगी। मेरे पास उनकी बातें सुनने का वक्त नहीं था और मैं जल्दी से दुकान के अंदर चला गया। टू मोंग कैश काउंटर के पीछे बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, वो बस चुपचाप बैठी थी। पर मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके दोनों हाथ ग्लास को इतने जोर से पकड़े हुए थे कि सफेद पड़ गए थे। मैं आगे बढ़ा और उसके ठंडे हाथों पकड़ लिया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उन्होंने दरवाजा खुलते ही मेरे सामने घुटने टेक दिए। मैं तो डर के मारे मर ही गई। मेरे पास अल्फाज नहीं था। सबको यही लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो, पर असल में दुकान के अंदर तुम बुरी तरह से डर गई। मैंने उसके हाथों को प्यार से थपथपाया और घूमकर बाहर गया उस ड्राइवर की तरफ। ये सब क्या हो रहा है? ड्राइवर काफी इज्जत से पेश आ रहा था। ट्रांसर, ये बॉस का ऑर्डर था कि इन लोगों को माथा टेककर माफी मांगनी पड़ेगी, और तब तक माथा टेकना होगा जब तक आप और मैडम खुश न हो जाए। कितनी बार टेक चुके हैं? जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक वो माथा टेकते रहेंगे। मैंने सर हिलाया और चलकर डंग के सामने गया और नीचे बैठ गया। डंग ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। उसका माथा टकराती जमीन से फट गया था और पसीने के साथ खून बह रहा था। तो डंग, हम फिर मिल गए। मैंने उसे घूरा। मेरे ट्रक को तोड़ने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? और वो ड्रैगन फ्रूट भी तुम्हारे ही आदमी ने फेंक दिया था ना? ड्राइवर को भी तुम्हारे ही आदमी ने पीटा था। बोलो अब इसका क्या हिसाब करें, या फिर अपना एक हाथ यहीं छोड़ दो। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया। उसने फिर से जमीन पर जोर जोर से माथा टेकना शुरू कर दिया। बॉस, मेरी गलती थी। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था जो आपकी ताकत को पहचान नहीं पाया। मैं भरपाई करूंगा, जो बोलेंगे वो भरपाई करूंगा। पैसे से भरपाई? हाँ, फ्रूट वाला ट्रक। मेडिकल का खर्चा मैं दुगना दूंगा, तिगुना भी चलेगा। मैंने हाथ हिलाया। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। इस वांजिया हॉय में ऐसी और कोई दुकान है जिससे तुम प्रोटेक्शन मनी वसूलते हो? उसने अपना मुंह खोला। है या नहीं है तो सबका पैसा वापस कर। आज के बाद तुम्हारा कोई भी आदमी इस मार्केट में कदम नहीं रखेगा। सुन लिया तुमने? उसने लगातार सर हिलाया। सुन लिया, मैं अभी सब वापस करता हूं। आगे से अगर मेरे किसी आदमी ने वंजिया हुई में एक कदम भी रखा तो मैं खुद अपने हाथ काट लूंगा। मैं खड़ा हुआ उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। आसपास अचानक खुशी की लहर दौड़ गई और लोग चिल्लाने लगे। सुना तुमने? आज के बाद कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं लगेगी। मालकिन तो सच में बहुत महान है। इन कमीनों को यहाँ से भगाने में हमारी मदद की। सिर्फ महान नहीं, ये तो बिल्कुल कमाल हो गया। डंक कितने सालों से यहाँ आतंक मचा रहा था, भला किसी की हिम्मत थी इसे चुनने की? आगे से जब भी फल खरीदना हो तो बस इन मालकिन की दुकान से ही लेना। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया। साफ तौर पर डील करने में आगे गया था। मैंने ही डोंग से पैसे वापस करवाए, मैंने ही इन लोगों को भगाया। फिर ये सारे लोग मालकिन को क्यों शुक्रिया कह रहे हैं? मैंने घूमकर टू मोंग को एक बार देखा। वो अभी भी कैश काउंटर के पीछे बैठी थी। उसके चेहरे से डर अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। ठीक है, मालकिन है तो मालकिन ही सही। वैसे भी रात को मालकिन को बॉस के साथ ही आराम करना है। डंग का मामला कोवे डोंग ने इतनी जल्दी निपटा दिया। मैंने सोचा उसे थोड़ा सा इशारा और दे दूं। फोन कनेक्ट हुआ। मैंने पहले शुक्रिया कहा। भाई को लूडुंग वाले मैटर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात है, कोवेदुंग ने कहा। तीसरे बॉस की तरफ से पहले ही ऑर्डर निकल चुका है। अब उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुका। हाँ, याद आया, पिछली बार तुम्हारे बाबूजी के उस शब्द को देखने के बाद मैंने ठीक से समझाया नहीं था। किस्मत और ऊपर वाले के रहस्यों के बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। भेद खोलने से बचना और माफ करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कुछ चीजों में ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाना चाहिए। कोवे डोंग 2 सेकंड के लिए शांत रहा। मैं समझ गया, मैं अपने बाबूजी को ये बात बता दूंगा। फोन कट गया। बात अब यहां तक पहुंच चुकी थी। बहुत है, आगे चलकर क्या फैसला लेता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दोपहर के वक्त दुकान में हम सब लोग एक छोटी सी टेबल के चारों तरफ बैठकर लंच बॉक्स खा रहे थे। लादियम खाना खाते हुए अपना फोन चला रही थी। अचानक उसने अपनी आवाज धीमी की और बोली, मेरे घर का एविक्शन होने वाला है। इस लड़की को टू मोंग की लाइफ स्ट्रीम में मदद करने के लिए काम पर रखा गया था। वो एक लोकल लड़की थी निन्हाई की, जिसका नाम तेचुएन माई था। उसका नेचर काफी बबली था और पूरा दिन बिना रुके चहकती रहती थी। एविक्शन कैसा, ये देखो नई न्यूज आई है। उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने फोन लिया और देखा कि वहां एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी, साउथ वेस्ट के पुराने इलाके की रेनोवेशन शुरू।
बेनजियांग कमर्शियल जोन का विस्तार। इसका पूरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पिछली बार लू होंग विंग के साथ डिनर टेबल पर कहा था। पुराने इलाके का एविक्शन और बेनजियांग का विस्तार, सब कुछ बिल्कुल सही निकला। मैंने उसका फोन वापस किया और अपना खाना खाने लगा। कननखियों से देखा, तू मोंग मुझे ही देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों का इशारा मैं समझ गया। उसे भी उस दिन की बात याद आ गई थी। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक आंख मारी। वो थोड़ी हैरान हुई, फिर होठ दबाकर मुस्कुराई और सर झुकाकर वापस खाना खाने लगी। ठीक उसी वक्त दुकान के बाहर अचानक जोर से गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज आई। एक काले रंग की मर्सिडीज सीधे दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। लू होंग विंग लगभग गाड़ी से कूदते हुए बाहर आए। छोटे भाई, मेरे छोटे भाई। वो लंबे कदम बढ़ाते हुए अंदर घुसे। उनके माथे पर अभी भी पसीना बह रहा था। भाई लू, क्या हुआ? इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो मेरे ठीक सामने वाली कुर्सी पर धम से बैठ गए। साउथ वेस्ट वाले नए प्लान की न्यूज तुमने देख ली ना? हाँ, अभी अभी देखी। सब कुछ बिल्कुल सही निकला। उन्होंने टेबल पर मुक्का मारा। उस दिन तुमने जो भी कहा था वो सब का सब सच हो गया। नए मेयर ने चार्ज लेते ही अपना पहला मास्टर स्ट्रोक पुराने इलाके की रेनोवेशन और नदी किनारे वाले एरिया को बढ़ाने पर लगाया है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। छोटे भाई, इस वक्त मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। मैंने टेबल इतना बड़ा जैकपॉट लगाए फिर भी प्रेशर क्यों? जैकपॉट बड़ा है तभी तो प्रेशर ज्यादा है। वो घबराहट में अपने हाथ मलने लगे। वीएन कैन ग्रुप इस वक्त सबकी नजरों में है, लेकिन पुराने इलाके का रेनोवेशन इतना आसान काम नहीं है। एविक्शन और मुआवजा देना, हेरिटेज साइट्स और बिजनेसेस का मुद्दा, अगर किसी भी एक हिस्से में थोड़ी सी टूटी हुई तो जो लोग मुझे घूर रहे हैं वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की। पिछले दिनों मैंने अपनी कुछ और जमीनें उन दूसरी कंपनियों के साथ बदलकर साउथ वेस्ट एरिया में काफी जमीन हथिया ली थी। उस वक्त वो लोग मुझ पर हंस रहे थे, मुझे बेवकूफ समझ, और अब उन सब की आंखें जलन से लाल हो रही है और वो मेरे गलती करने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना पर कोई जवाब नहीं दिया। नए मेयर मुझसे मिलने आए थे, लू हंग विन ने आगे कहा। मेयर वैन ने मुझसे मास्टर प्लान के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि मैं जल्द ही कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। वो थोड़ा आगे की तरफ झुके। मेरे छोटे भाई, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैंने टेबल पर उंगलियां थपथपाई। भाई लू, तुम्हारी कंपनी में इतने सारे टॉप लेवल के लोग हैं और वहां टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। इस काम के लिए पूरी कंपनी के रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। मैं बाहर का आदमी हूं, मेरा बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। इसमें ठीक ना लगने वाली क्या बात है? तुम मेरी कंपनी में आकर सीईओ बन जाओ। साल का 10 मिलियन युआन का पैकेज कैसा रहेगा? मैंने सिर हिलाया। मुझे आजाद रहने की आदत है, मैं सीईओ का काम नहीं कर सकता। तो फिर एक काम करते हैं। उनका दिमाग काफी तेजी से चला। तुम मेरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ, जिसके पास सीईओ की ही पावर होगी। जैसे ही साउथ वेस्ट वाला प्रोजेक्ट खत्म होगा, तुम्हारा मन रुकने का हो या जाने का, तुम्हारी मर्जी होगी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं हंसा। मेरे पास तुम्हारी कंपनी के कोई शेयर्स तक नहीं है, तो मैं किस हैसियत से मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा? वो ही करके हंसने लगे। वन डाई डे में कुछ वक्त पहले मैंने काफी सारे शेयर्स खरीदे थे, उन्हें मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद तुम इन शेयर्स को मेरे वीएन कैंग ग्रुप के शेयर्स के साथ एक्सचेंज कर लेना, तो बात बन जाएगी ना? मैं थोड़ा रुका। ये शर्त काफी दिलचस्प लग रही थी। अगर मुझे वान जिया होई के शेयर्स मिल गए तो मैं यहां सिर्फ एक आम दुकान वाला नहीं रहूंगा, बल्कि इस मार्केट का शेयर होल्डर बन जाऊंगा। ये फर्क सच में बहुत बड़ा है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी 2 उंगलियां दिखाई। मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, वंजिया हुई के शेयर्स की जो भी कीमत होगी वही मानी जाएगी। मैं उन्हें मार्केट प्राइस पर खरीद। तुम्हारा एहसान सर आंखों पर पैसे के मामले में 1 पैसा भी कम नहीं होगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। दूसरी, मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। साउथ वेस्ट वाले प्लान पर मैं पूरा कंट्रोल चाहता हूं। प्लान मैं तय करूंगा, टीम मैं चुनूंगा और प्रोसेस भी मैं ही चलाऊंगा। वीएन कैंग ग्रुप, जिसमें तुम भी शामिल हो। भाई लू, सबको मेरे इशारे पर चलना होगा। लू हंग विंग 1 सेकंड के लिए दंग रह गया और फिर जोरों से हंसने लगा। बहुत खुलकर हंसा। ठीक है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोटे भाई, यही तय रहा। 3 दिन के अंदर शेयर्स एक्सचेंज करने का सारा काम पूरा हो जाएगा। चौथे दिन शेयर होल्डर्स की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। मैं और तू मोंग ऑफिशियली वीएन कैंग ग्रुप के नए शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। हालांकि उसके शेयर्स का हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था, पर शेयर होल्डर तो आखिर शेयर होल्डर ही है। आज सुबह बाहर निकलने से पहले वो लगभग 20 मिनट तक आईने के सामने खड़ी रही। नेवी ब्लू कलर की फॉर्मल ड्रेस और बाल ऊपर बंधे हुए, जिसमें उसकी गोरी गर्दन दिख रही थी। मैं एक पल के लिए देखता रह गया। पहली बार उसे ऐसे कपड़ों में देखा था। बिल्कुल एक कॉर्पोरेट लेडी लग रही थी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जल्दी ही खत्म हो गई और मैं सीईओ बन गया। तुमोंग पीछे की लाइन में बैठी थी और पूरी मीटिंग में चुपचाप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखती रही। रुको, चलकर कुछ लोगों से मिलकर आते हैं। लू हंग विन ने बस इतना कहा और टू मोंग को अपने साथ चलने का इशारा किया। भाभी, अब तुम भी एक शेयर होल्डर हो, जरा साथ चलो। टू मोंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में काफी उम्मीद थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। चलो चलकर सुनते हैं।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रूम में पहले से ही सार टॉप मैनेजर्स बैठे हुए थे। जाने पहचाने चेहरों ने सिर हिलाकर हेलो कहा और नए लोगों की आंखों में शक था, यहां तक कि नफरत भी, खासकर उस आदमी की आंखों में जो लेफ्ट में सबसे आगे बैठा था। एक 50 साल का आदमी जिसका चेहरा चौकोर था और आंखों में साफ दुश्मनी दिख रही थी। लू हुंग विंग ने धीरे से बताया, गो क्वान जनरल मैनेजर हैं यहाँ के, तुम्हारे आने से उनकी पावर कम हो जाएगी। लू हुंग विंग के मेरी नई पोजीशन करने के बाद उसने इस बात पर जोर दिया कि आगे से अगर मेरे और बॉस ट्रैन के फैसले अलग हुए तो हमेशा बॉस ट्रैन का फैसला ही आखिरी माना जाए। नीचे बैठे लोगों में हलचल मच गई। हो क्वान के होंठ गुस्से से नीचे की तरफ मुड़ गए। मैं खड़ा हुआ और छोटे शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन दिया। तालियां बहुत कम बजी। हो क्वान अभी भी बिना हिले बैठा रहा। जैसे ही मैं वापस बैठने वाला था, उसने आवाज उठाई, बॉस ट्रैन तो अभी 30 साल के भी नहीं हुए। इस छोटी उम्र में सीईओ बनना वीएन कैंग की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना? बगल में बैठे एक आदमी ने हाँ में हाँ मिलाई। इनकी डिग्री तो बस बैचलर्स की है और ये इस फील्ड से भी नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या बॉस ट्रैन इसे संभाल पाएंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चश्मा पहने एक सीनियर मैनेजर ने आगे कहा, साउथ वेस्ट वाले प्रोजेक्ट में एविक्शन और रेनोवेशन शामिल है। प्लान का डॉक्यूमेंट पहले ही सैकड़ों पेजेस लंबा हो चुका है। क्या बॉस ट्रैन में इसे संभालने का कॉन्फिडेंस है? तभी हो क्वान खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। साउथ वेस्ट के रेनोवेशन एरिया में चिंग डायनेस्टी और रिपब्लिक एरा की 3 पुरानी बिल्डिंग्स हैं। हमें अंडरग्राउंड पाइप्स ठीक करते वक्त उन्हें बचाना होगा। फाउंडेशन खोदते वक्त जरा सी भी गलती हुई तो वो सीधे ढह जाएंगी। हमें इस पर रिसर्च करते हुए 1 महीना हो गया है। क्या बॉस ट्रैन के पास इसका कोई सोल्यूशन है? मीटिंग रूम में सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। तू मोंग ने कसकर अपनी उंगलियां मोड़ ली। वो समझ गई थी कि ये एक हमला है। अगर मैं उन्हें ठीक से जवाब नहीं दे पाया तो यहां कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने सिर झुकाकर नक्शा देखा। उन 3 पुरानी बिल्डिंग्स की लोकेशन साफ मार्क की गई थी। आसपास के पाइप्स और फाउंडेशन की डिटेल्स भी वहां थी। हो क्वान ने सच में इस पर काफी मेहनत की थी। मैंने सिर उठाया और हल्के से मुस्कुराया। अब वक्त आ गया था टू मोंग को दिखाने का कि उसका पति कितना काबिल है। हो मैनेजर, आपका सवाल अच्छा है। मैंने नक्शा वापस टेबल पर रख दिया, पर जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये प्लान अब तक 6 बार चेंज हो चुका है। रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए 30 मिलियन का बजट है। हो क्वान आधे सेकंड के लिए रुका। हाँ बिल्कुल, लगभग 30 मिलियन। मैंने बात को घुमाया। तो क्या आपको पता है कि इस प्लान में एक बहुत बड़ी गलती है? उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। कैसी गलती? मैंने नक्शा आगे की तरफ खिसकाया। किंग डायनेस्टी और रिपब्लिक एरा की इन पुरानी बिल्डिंग्स का फाउंडेशन बहुत शैलो है। सबसे गहरी जगह भी 2 मीटर से ज्यादा नहीं है। आप लोगों ने रिटेनिंग वॉल को जमीन के 12 मीटर डीप तक डाला है, जो सीधे घर के फाउंडेशन को चीर रहा है। उसके चीरने के बाद अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो बदल जाएगा, जिससे फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी खिसकने लगेगी। ये उन्हें बचाना नहीं बल्कि उनकी तबाही को और तेज करना है। हो खान का चेहरा उतर गया। मीटिंग रूम में लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैंने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई। मेरी आवाज न ज्यादा तेज थी न धीमी। ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन प्लान में 3 कंपनियों का जिक्र है, थिएन कुंग, होंगडाट और विंगस्वेन वाटर पाइप इंडस्ट्री। मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाए और उसके कुछ पेजेस पलटे थे। थियोंग कॉन्ग का लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो आपका चचेरा भाई है। होंग डैट के शेयर होल्डर्स में एक आपका भतीजा है। विंगस्वेन वाटर पाइप इंडस्ट्री को बने अभी आधा साल भी नहीं हुआ है और इनका अकेला पार्टनर वीएन कैन है। इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो सब साउथ वेस्ट के शुरुआती स्टेजेस के प्रोजेक्ट्स के हैं। मीटिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सीधे हो क्वान पर टिकी थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो? वो अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये एक नॉर्मल बिजनेस पार्टनरशिप है। मेरा चचेरा भाई पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। किस हक से? वो बिडिंग क्यों नहीं कर सकते? मैंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उसके चिल्ला लेने के बाद मैंने आराम से बोलना शुरू किया। ओ मैनेजर, मैंने तो अभी तक कहा ही नहीं कि उनमें कोई गड़बड़ी है। आप इतने क्यों भड़क रहे हैं? वो चुप हो गया। मैंने घूमकर फाइनेंस डायरेक्टर को देखा। डायरेक्टर लाई, प्लीज आप इन तीनों कंपनियों की पिछले 2 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहां ले आइए। लू हंग विंग ने हाँ में सर हिलाया और लेने चला गया। 3 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मेरे सामने रख दी गईं। मैंने उन्हें उठाया पर खोला नहीं, बस अपने हाथ में पकड़े रखा और हो क्वांग को देखा। हो मैनेजर, आपको वीएन काइंग में 17 साल हो चुके हैं। मैं आप 2 ऑप्शंस देता हूं। पहला, आप अभी रिजाइन कर दें। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं और मैं इन रिपोर्ट्स को नहीं खोलूंगा। दूसरा, मैं इन रिपोर्ट्स को खोल दूं। फिर आपको मेरा सामना नहीं करना पड़ेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। मीटिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वो वहां खड़ा रहा और अपने दोनों हाथ टेबल पर टिका दिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर धीरे से अपना सिर झुका लिया। मैं रिजाइन करता हूं।
मैंने रिपोर्ट नीचे रख दी। होम मैनेजर, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने एक बार सबकी तरफ देखा। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी आंखों में देख सके। मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। नई कुर्सी पर बैठते ही मैंने पहले आग से हो ख्वान को जलाकर राख कर उसी दिन ये बात पूरी वीएन कैन में फैल गई। इसका असर अगले ही कुछ दिनों में साफ दिखने लगा। काम बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगा। सारे डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से कोऑपरेट कर, डेटा मांगा तो डेटा मिला, लोग मांगे तो लोग मिले। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। मैंने लगातार 1 हफ्ते तक टीम के साथ काम किया और आखिरकार रिजल्ट हमारे सामने था। जिस दोपहर को प्लान पूरा हुआ, मैंने पूरी टीम को बुलाया और शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ फिर से चेक किया। बोलने के बाद मीटिंग रूम में खामोशी छा गई कुछ सेकंड्स के लिए। पता नहीं पहले किसने ताली बजाई। तालियों की आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैंने रात भर जगने से लाल हुई उनकी आंखों और चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए उन्हें जाकर सोने को कहा, कल पार्टी करेंगे। पर कोई अपनी जगह से नहीं हिला। एक इंजीनियर अपने हाथ मलते हुए बोला, बॉस ट्रैन, क्या आप अंडरग्राउंड पाइप्स के सिस्टम का लेआउट एक बार फिर से समझा सकते हैं? मैं सुनकर ठीक से समझ तो नहीं पाया, पर यह मुझे बहुत जबरदस्त लगा। मैं हंसूं या रोऊं, ये लोग जग जग कर बिल्कुल पागल हो चुके हैं। पर मैं जानता था कि उस दिन के बाद से पूरी वीएन कैंग कंपनी सच में मेरी इज्जत करने लगी थी। मैंने प्लान ले जाकर लूहुंग विंग को दिया। उन्होंने कुछ पेजेस पलटे और अचानक खड़े हो गए। छोटे भाई, बहुत खूब, कमाल कर दिया। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो इस लू की जिंदगी सफल हो जाएगी। वो खुशी के मारे ऑफिस में गोल गोल घूमने लगे। 2 चक्कर लगाने के बाद अचानक रुक गए। चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई और उसकी जगह चिंता ने ले ली। पर एक बात मुझे सीधे बोलनी पड़ेगी। उन्होंने हाथ हिलाया और बैठ गए। पहली प्रॉब्लम, क्या सिटी साइड से इसे पास किया जाएगा? मेयर वैन ने अभी चार्ज लिया है। मुझे लगता है उनमें इतनी पावर नहीं है। मैं मुस्कुराया। उन्हें थोड़ा मेंटली तैयार करना होगा। अगर सच में कुछ नहीं हुआ तो उस वक्त मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लूहुंग विन के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, पर फिर भौएं सिकोड़कर बोला, दूसरा, खर्चा बहुत ज्यादा है। बजट शुरुआती हिसाब से 3 गुना बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर लोन लेना ही पड़ेगा। अगर गलती से, मैंने उसकी बात काट दी, अगर बजट बढ़ा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट शुरुआती हिसाब से 6 से 8 गुना होगा। ये बात मैं जानता हूं, उसने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा। पर शुरुआती इन्वेस्टमेंट का क्या? बैंक की तरफ से कोई बैंक नहीं। वो दंग रह गया। क्या? फेज 1 शुरू करने का कैपिटल 100 मिलियन युआन से ज्यादा है। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है क्या? लू हुंग विन को लगा उसने गलत सुना है। 100 मिलियन युआन से ज्यादा? मैंने तुम्हारा प्लान देखा है। पहले फेज में अगर 800 मिलियन युआन नहीं हुए तो काम नहीं बनेगा। मैं हल्के से मुस्कुराया। ठहर जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कैपिटल गेम क्या होता है। उसी दोपहर सिटी काउंसिल के एक छोटे मीटिंग रूम। मेन वैन अपने साथ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड्स को लाए थे। रिपोर्ट सुनने के लिए लू होंग विन मेरे बगल में बैठा थोड़ा नर्वस था। शुरू करो, मेन वैन ने सर हिलाया। मैंने डॉक्यूमेंट खोला और लगातार 40 मिनट तक बोलता रहा। मिनट नंबर 20 पर मेयर वैन के हाथ में पेन रुक चुका था। वो कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर प्रोजेक्टर स्क्रीन को घूरने लगे, फिर बिना पलके झपकाए मुझे देखने लगे। सभी डायरेक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और वो हैरान थे, साथ ही सोच रहे थे कि आखिर ये शख्स किस दुनिया से आया है। बोलने के बाद मैंने पेज बदलने का बटन दबाया। पूरा मीटिंग रूम इतना शांत था कि 5 सेकंड तक एक सुई घिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मेयर वैन ने अपनी चाय की प्याली उठाई। आप लोगों के पास कोई सवाल है तो बेझिझक पूछिए। डायरेक्टर चू ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। पुराने इलाके में जमीन के अंदर 3 लेवल तक की खुदाई हुई तो आसपास की पुरानी बिल्डिंग्स को कैसे बचाया जाएगा? अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ ढह गया तो क्या होगा? मैंने सही पेज खोला। ये पूरी तरह से खुदाई करना नहीं है, बल्कि पॉइंट बाय पॉइंट अरेंजमेंट है। कमर्शियल एरिया, पार्किंग और टेक्निकल पाइप्स को अलग अलग हैंडल किया जाएगा। हम इसके लिए 6 मॉड्यूल वाली शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी यूज करें, जिसे जमीन से जोड़ा जाएगा। इसलिए फाउंडेशन पहले ही मजबूत हो जाएगा। हर पुरानी बिल्डिंग के नीचे 12 सेटलमेंट मॉनिटरिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे, जिनका डेटा रियल टाइम में अपडेट होगा। डायरेक्टर एनजीओ ने अपने चश्मे को ठीक किया और पूछा, नए प्लान में 7 फंक्शन जोन्स और बढ़ा दिए गए हैं। इन्हें अरेंज करने का बेस क्या है? क्या इससे कंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी? मैं मुस्कुराया। इनकी पोजीशनिंग बिल्कुल अलग है। उसके बाद मैंने लगातार 7 जोन्स की पोजीशनिंग और स्ट्रैटेजी उनके सामने रख दी। डायरेक्टर एनजीओ के पास पूछने को कुछ नहीं बचा। आखिर में फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने अपनी नोटबुक खोली। मेरा बस एक सवाल है, इसमें कितना बजट खर्च होगा और कितनी गारंटी चाहिए होगी? मैं हल्के से मुस्कुराया।
डायरेक्टर सर, ये पैसा सिटी को खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिटी को इसमें पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इससे सिटी के बजट के लिए प्रॉफिट भी जनरेट होगा। डायरेक्टर की आंखें चमक उठी। मेयर वैन ने अपना पेन नीचे रख दिया। मैं एक सवाल पूछता हूं, बड़े पैमाने पर जमीन खाली करवाना हमेशा से सबसे बड़ी मुश्किल रही है। तुम ये कैसे गारंटी दे सकते हो कि काम वक्त पर पूरा होगा? अगर कोई अनहोनी ना हो। मैंने उन्हें कुछ सेकंड देखा और फिर आवाज दी मेयर वन ने। पहले फेज में जमीन खाली करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मेयर वन हैरान रह गए। खाली करवाने की जरूरत नहीं? हाँ, बिल्कुल खाली करवाना नहीं। मीटिंग रूम में सब लोग दंग रह गए। लू हंग विन ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। उसने घबराकर इशारा किया अपनी आंखों से। मेयर वन मुझे घूरने लगे। बॉस स्ट्रैंड, पुराने इलाके को बिना खाली करवाए नया बनाने का तुम्हारा क्या इरादा है? मैं मुस्कुराया। घर बदलकर। डायरेक्टर चू ने भौहें सिकोड़ी। घर बदलकर? मैंने हंसकर समझाया, ऑर्डर को थोड़ा बदलना होगा। पहले हम विस्तार करेंगे जियांग का और उसके बाद पुराने इलाके पंजियांग। नए इलाके का काम पहले शुरू होगा। कमर्शियल घर बने, ऑफिस सभी हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाएंगे। काम पूरा होने के बाद सिटी नई पॉलिसी लाएगी। सिटी के सरकारी अफसर, वहां के लोग और साउथ वेस्ट पुराने इलाके के कान वालों को घर बदलने में सबसे पहले छूट मिलेगी। मैं थोड़ा रुका। घर बदलने का ऑर्डर लॉटरी से तय होगा। जो जीतेगा वो पुराने घर के बदले नया घर लेगा। एरिया के हिसाब से बाकी पैसा देना होगा। बाकी के पैसे की कीमत कॉस्ट प्राइस पर होगी, जो मार्केट प्राइस से बहुत कम होगी। मीटिंग रूम देर के लिए शांत हो गया। डायरेक्टर नू ने आंखें। तुम्हारा मतलब वो लोग खुद अपनी मर्जी से जाएंगे? हाँ, सबसे बड़ी बात उन्हें निकालना नहीं है, बल्कि बदलना चाहेंगे। पुराने इलाके की हालत कैसी है, तानजियांग, नए इलाके की हालत कैसी होगी? नया घर, नया माहौल, नई सुविधा। कीमत ज्यादा नहीं होगी। अगर आप लोग होते तो क्या आप नहीं बदलते? डायरेक्टर चू ने पूछा। तो फिर उन लोगों का क्या, जो बदलना नहीं चाहते? जो लोग राजी थे वो चले गए, तो बाकी बचे लोगों से बात करना अपने आप आसान हो जाएगा। मैं मुस्कुराया। लोग कम होंगे तो उनकी मांग भी बहुत सिंपल होगी। उस वक्त तक इलाका खाली करवाना 80% तक आसान हो चुका होगा। डायरेक्टर चू का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, पर वो तो सरकारी अफसर है ना, उन्हें भी इस पॉलिसी का फायदा मिल रहा है ना। सरकारी लोग पहल करेंगे तभी आम जनता उन्हें देखकर प्रेरित होगी। घर बदलने का पहला बैच उन्हीं का होना चाहिए। मेरा इतना बोलते ही मैंने सबकी तरफ देखा। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। सभी लोग अपनी आंखें फाड़कर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजीब जानवर हूं। मैं उनकी नजरों में छुपा मतलब समझ गया था। क्या इस गेम को इस तरह से खेला जा सकता है? मेयर वैन खड़े हुए। इस प्लान पर हम लोग दोबारा स्टडी करेंगे और जल्द ही तुम्हें जवाब देंगे। वो हमें छोड़ने नीचे तक आए, सीधे हमारी गाड़ी के दरवाजे तक। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने एक बार फिर मुझसे हाथ मिलाया, अपना दूसरा हाथ उठाया और मेरे कंधे को 2 बार जोर से थपथपाया। कुछ कहा नहीं, पर मैं उनका इशारा समझ गया था। ये प्लान बहुत जल्दी पास हो गया। बाकी बीएन कैन ग्रुप की टीम को फिर से बनाया गया। कैंगलोंग प्रोजेक्ट तेजी से शुरू हो गया। हर रोज मैं पूरी लगन से काम करता, ब्लूप्रिंट्स देखता, मीटिंग करता और रिसोर्सेज सेट करता। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस मास्टर प्लान ने एक फ्रॉड को बेनकाब कर दिया, जो निनहाई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम था। उसी दोपहर फोन बजा और तू मोंग की आवाज काफी घबराई हुई थी। तुई सिंह, बाबूजी के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने पेन नीचे रख दिया। क्या हुआ है? क्या बड़े भैया ने कॉल किया? बाबूजी ने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था वो फ्रॉड निकला। वो बहुत जल्दी में बोला और कहा कि वो आदमी अब मिल नहीं रहा है, पैसा भी वापस नहीं मिल पा रहा। बाबूजी इतने गुस्से में थे कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मैं अभी हॉस्पिटल की तरफ ही जा रही हूँ। फोन कट गया और मैंने सीधे तुए को कॉल लगाया। उसने गहरी सांस ली। वही ओल्ड एज होम वाला प्रोजेक्ट है। एक रिटायर्ड अफसर इसका हेड है। उसने कहा था इंटरनल कोटा है और हर महीने मिलने वाला था। टैक्स रिटर्न पिछले कुछ महीनों से उन्होंने सच में पैसे दिए थे। बाबूजी भी बहुत खुश थे। वो थोड़ा रुका और नतीजा ये निकला कि कुछ दिन पहले पता नहीं किस मनहूस ने वो घर बदलने की लॉटरी वाली स्कीम शुरू कर दी। कहा कि सिटी अफसरों और पुराने इलाके को प्रायोरिटी दे रही है। घर बदलने का सुन बाबूजी बेचैन हो गए। उन्होंने अपना पुराना घर पहले ही उस प्रोजेक्ट में गिरवी रख दिया था, तो वो नया नहीं ले सकते। वो और कुछ लोग मिलकर उस रिटायर्ड अफसर के पास गए अपना पैसा वापस मांगने। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहे ले सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले जब वो वापस गए तो वो आदमी गायब हो चुका था। घर बिल्कुल खाली था, फोन नहीं लग रहा था और प्रोजेक्ट ऑफिस पर भी ताला लग गया। तूहे का गला भराया। इस सबसे वहां हर कोई पैनिक करने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई वहां और पुलिस को बुलाया गया। बाबूजी का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है। अपना पैसा डूबने का सुनते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। ये सुनकर मैं 2 सेकंड के लिए शांत हो गया। मैं समझ गया, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने कुर्सी पर टेक लगाई और अपनी नाक को हल्के से रगड़ा। ये क्या हो गया?
मैंने जो मास्टर प्लान मेयर वैन और उन सबको समझाया था वो सरकारी अफसरों और साउथ वेस्ट पुराने इलाके के लिए ही था। न्यूज़ बाहर आने के बाद इसका असर इतना अच्छा होगा ये सोचा नहीं था। ये ओरिजिनली तो सरकारी अफसरों का फायदा था, पर अब इसने पुराने इलाके के लोगों और दुकान वालों को भी अट्रैक्ट कर। वो लोग कोई बेवकूफ थोड़ी थे, जाहिर है वो इस मौके को लपकना चाहेंगे। हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता था जिसे उन्होंने उस अफसर के पास गिरवी रखा था ताकि वो नया घर ले सके। नतीजा ये कि सब मिलकर पैसे वापस निकलने पॉन्जी स्कैम में पहुंच। एक पॉन्जी स्कैम को सबसे ज्यादा डर सारे पैसे एक साथ निकलने का ही होता है। उनका पैसा तो कब का गायब हो, भला वापस देने के लिए पैसे कहां से आते। ऐसे में उस अफसर का गायब होना तो तय ही था। मैंने हल्के से अपना सर पकड़ा। मेरा इरादा तो बस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना था। मुझे क्या पता था कि इसके चक्कर में एक बहुत बड़ा स्कैम खुल जाएगा और उसने मेरे ससुर जी को भी अपने लपेट में ले लिया। मैंने टेबल पर फैली फाइल्स को ठीक किया, टीम को 2-4 बातें समझाईं, अपना काम चालू रखने को कहा और खड़ा होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही भीड़ दिखी। इन पेशेंट बिल्डिंग की छत से कोई कूदने की कोशिश कर रहा था। मैंने सिर उठाकर देखा, छत पर एक साया झलक रहा था जिसके हाथ अभी भी हवा में चल रहे थे। फोन बजा और तू मोंग की आवाज घबराई और कपती हुई आई। तो सिंह, वो पागल हो गए हैं और छत से कूदना चाहते हैं। मेरा दिल बैठ गया। ऊपर जो आदमी था वो मेरे ससुर जी थे। तुम कहाँ हो? बिल्डिंग के पीछे ईस्ट की तरफ। तुम जल्दी यहाँ आओ। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, तेजी से बिल्डिंग के पीछे भागा। वहां वार्निंग टेप लगा दिया गया था। फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों ने जगह को घेर रखा था। रेस्क्यू एयर क्वेश्चन लाया जा रहा था तो मॉन्ग बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मुझे देखते ही दौड़कर आई। उसकी आंखें लाल थी। हमसे बस थोड़ी सी चूक हुई और वो वार्ड से भाग गए। 1 मिलियन युआन और पूरा घर सब खत्म हो। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है इसलिए वो ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठे। मैंने सिर उठाकर देखा, ऊपर खड़ा आदमी रेलिंग के उस पार जा चुका था और बिल्कुल आखिरी किनारे पर खड़ा था। बगल में तू है जमीन पर बैठा था। सांस को 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ा था। वो रो रो कर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने एक जवान लेडी पुलिस ऑफिसर को देखा। से है उनका दामाद, उसकी भवेश सिकुड़ी हुई थी। विक्टिम इस वक्त काफी गुस्से में है। उनके हाथ में चाकू है और वो रेलिंग बहुत बुरी तरह से जंग खा चुकी है। वो किसी भी वक्त टूट सकती है। हमारे लोग वहां जाने वाले थे पर उसने देख लिया। एक नेगोशिएटर ऊपर गया है पर नतीजा कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना कहते ही ऊपर से एक रोने की तेज आवाज आई। मैंने अचानक सर उठाया। तूचिन की रेलिंग से बाहर निकल आया था और बिल्कुल आखिरी पतले किनारे पर खड़ा था। बाबूजी, तू है, जोर से चिल्लाया। मेरी सांस की आंखें फटी रह गईं और वो बेहोश होकर गिर गईं। तू मोंग के पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। तू सिंह। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसे पकड़कर बगल में बिठा दिया। मैं मुड़ा और सीधे आगे बढ़ गया। तुम क्या कर रहे हो? लेडी पुलिस ने मुझे रोका। मैं ऊपर जाकर उनसे बात करूंगा। ये नहीं हो सकता, काफी खतरनाक है। मेरे पास तरीका है। मैं उसके पास से गुजरा और सीधे सीढ़ियों की तरफ भागा। एक सांस में ऊपर गया। बिल्डिंग की छत पर हवा बहुत तेज थी। नेगोशिएटर 10 मीटर से ज्यादा दूर खड़ा था। हाथ उठाकर बोला, मिस्टर तू, पैसे चले गए तो वापस कमाए जा सकते हैं, पर जान चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। तू चिन्हियों उसकी तरफ पीठ किए रेलिंग के बाहर खड़ा था। हाथ हिलाया, यहां मत आना। एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं कूद जाऊंगा। मैं आगे गया और नेगोशिएटर के कंधे पर हाथ रखा। मैं परिवार का सदस्य हूं, मुझे करने दो। वो एक पल के लिए दंग रह गया और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए। रुक जाओ बाबूजी। टूचिन क्यों का शरीर कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मुझे देखकर उसकी लाल आंखें और भी लाल हो गईं। तुम यहां मेरा तमाशा देखने आए हो? मैं आपको कूदते हुए देखने आया हूं। वो दंग रह गया। क्या आप कूदना नहीं चाहते? मैंने 1 कदम और आगे बढ़ाया। मैं यहीं खड़ा होकर आपको कूदते हुए देखूंगा। तुम? उसका जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा। चाकू की नोक मेरी तरफ की ट्रेन तुई सिंह। आज मैं इस हालत में पहुंच गया हूं और ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मेरी वजह से है ना? क्या मैंने आपसे इन्वेस्ट करने को कहा था? क्या मैंने आपसे घर गिरवी रखने को कहा था? क्या मैंने आपसे उस फ्रॉड की बात मानने को कहा था? उसका मुंह खुला रह गया पर एक शब्द नहीं निकल पाया। मैं आगे। बात साहब, लगभग सारे पैसे डूब गए हैं। क्या अब आपको अपनी जान भी नहीं चाहिए? अगर आप नीचे कूद जाएंगे तो क्या पैसे वापस आ जाएंगे? उसके होंठ कांपने लगे। वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। तो क्या? मैंने उसकी बात काटी। अगर आप मर गए तो आपकी पत्नी का क्या होगा? आपकी बेटे का क्या होगा? आपकी बेटी ठीक नीचे खड़ी है। आप कूदेंगे तो वो अपनी आंखों से देखेगी। क्या आपने सोचा है कि इसके बाद वो कैसे जिएगी? चाकू पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। बाबूजी, क्या आप हमेशा से यही नहीं चाहते थे कि मैं आपकी बेटी को डिवोर्स दे दूं? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब मौका आ गया है। आपके हाथ में चाकू है और मैं ठीक यहीं खड़ा हूं। नीचे कूदने से पहले मुझे एक चाकू मार दी गया। समझ लीजिए कि आपने अपना बदला ले लिया।
उन्होंने घूरकर मेरी तरफ देखा। क्या आप मुझसे बहुत नफरत नहीं करते? मैंने अपने हाथ फैलाए। आइए, वैसे भी आप आगे जीना नहीं चाहते तो कूदते वक्त मुझे भी अपने साथ ले चलिए, फिर सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझ में हिम्मत नहीं है? उन्होंने जोर से अपना चाकू उठाया। नीचे से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आईं। मैं बिना हिले सीधे उनकी आंखों में देखता रहा। हिम्मत है तो कीजिए, मारने के बाद फिर नीचे कूदिएगा। मौत के बाद आपका एक साथी तो होगा। तू चिनकाए का चाकू हवा में ही रुक गया। उनका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। मैं एक कदम और आगे बढ़ा। अब हमारे बीच बस 3 मीटर का फासला था। रेस्क्यू एयर कुशन लगाया जा चुका था। वो ऑरेंज कलर का था और ऊपर से देखने पर किसी छोटी सी बैंडेड जैसा लग रहा था। बाबूजी, मैंने आवाज धीमी की, आपकी बेटी ठीक है, नीचे खड़ी है। सुनिए, वो आपको बुला रही है। हवा में तू मोंग के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तू चिंकेई के हाथ की कंपकपाहट और तेज हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आपने सोचा है? मैंने उन्हें घूरते हुए कहा। अगर आप मर गए तो आगे चलकर जब थियन थियन पूछेगी कि नानाजी कहाँ गए, तो मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूंगा? ये कहूंगा कि नानाजी का पैसा किसी ने लूट लिया था और वो पागल होकर छत से कूद गए। वो बच्ची अभी सिर्फ 5 साल की है। इसका उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। उनका चाकू धीरे धीरे नीचे आने लगा। ठीक उसी पल उस रेलिंग से एक तेज आवाज आई। जंग खाया हुआ हिस्सा अचानक टूट गया। उनका शरीर डगमगाने लगा। मैं बिना सोचे समझे आगे की तरफ लपका। अपने बाएं हाथ से उनका चाकू वाला हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से उनकी कमर को कसकर पकड़कर नीचे खींचा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे की तरफ धकेला। हम दोनों ही रेलिंग से नीचे गिर गए। हवा तेजी से गुजर रही थी। नीचे से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसके बाद एक जोर के टी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। मैंने अपनी आंखें ठीक नीचे एक ऑरेंज रेसा और बगल में तू चिन के हो सीधे लेटे हुए अपनी आंखें फाड़कर आसमान को बिना हिले कोई मुझे सहारा देकर उठाने लगा। भाई साहब, आप ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं आई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपना सिर झुकाकर अपने बाएं हाथ को देखा। हाथ से खून बह रहा था। उस पल जब चाकू ने मुझे काटा, उनका चाकू पूरी तरह से उनके हाथ से छूटा नहीं था। वार्निंग लाइन क्रॉस करके लड़खड़ाती हुई दौड़ती आई। वो उस रेस्क्यू कुशन पर घुटनों के बल बैठ गई। मेरी खून से सनी बाह को देखा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? वो उसे छूना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। उसका हाथ हवा में ही रुका रह गया। उसकी आंखों से आंसू के बड़े बड़े कतरे लगातार गिरने लगे। तुम्हें पता है, अभी जब तुम ऊपर से नीचे गिरे, मैं वो आगे कुछ बोल नहीं पाई और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे बिना मेरा और हमारी बच्ची का क्या होगा? मैंने अपना बिना चोट वाला दाया हाथ उठाया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं, बस बाहरी चोट है। वो फिर भी रोती रही और जोर जोर से रोने लगी। बगल में खड़े मेडिकल स्टाफ ने दौड़कर मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। इससे पहले कि मुझे ले जाया जाता, मैंने मुड़कर एक बार पीछे देखा। तू चिनकई को भी लोगों ने उठाकर बिठा दिया था। उनका पूरा शरीर किसी कीचड़ की तरह ढीला पड़। उनकी सूखी आंखें इस तरफ देख रही। वो मुझे नहीं देख रहे थे, बल्कि अपनी बेटी को देख रहे थे, जो रेस्क्यू कुशन पर घुटनों के बल बैठकर मुझे गले लगाए रो रही थी। सर्जरी इमरजेंसी रूम में डॉक्टर ने चिमटी से मेरा घाव खोलकर, शुक्र है नस नहीं, करीब 7-8 टांके लगेंगे। आधा महीना आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। तू मोंग बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी। सुई को चमड़ी के आर पार जाते देख उसका हाथ हल्के से कांप गया। क्या दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा। टांके और पट्टी बंधने के बाद मैंने अपने हाथ को थोड़ा हिलाया। अब ठीक है। तू मोंग अभी भी वहीं खड़ी थी और जाने को तैयार नहीं थी। तभी तूहे अंदर आया और बोला, मोंग मोंग, माँ ने तुम्हें वहां बुलाया है। तो मोंग ने मेरी तरफ एक नजर देखा। तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। वो बाहर निकल गई। तूहे मेरे ठीक सामने बैठ गया। देखो त्रान तुई सिंह, आज की बात के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने हाथ हिलाया। वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर पूछा, अब तुम दोनों कहाँ रह रहे हो? गार्डन विला में। वो दंग रह गया और मुंह बनाकर बोला, गार्डन विला? तुम बस फेंकते रहो। अगर कहते कि पार्क में रह रहे हो तो मैं मान भी लेता। आधी बात कहकर उसकी नजरें मेरे हाथ की पट्टी पर ठहर गई। बाकी आधी बात उसने वापस निगल ली। मैंने उसकी तरफ देखा। पत्नी तो पति के ही साथ रहती है। जो भी हालत हो उसमें ढलने पड़ता है। अगर तुम्हारी बहन मेरे साथ पार्क में रहने को तैयार है तो इससे तुम्हारा क्या वास्ता? वो इस बात पर ऐसे अटका कि एक लफ्ज नहीं बोल पाया। खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया, फिर वापस घूमा। माँ ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, घर तो चला गया, पैसे भी खत्म हो गए। अब तुम दोनों वापस आना चाहो तो भी नहीं आ सकते। अपना ख्याल खुद ही रखना। मैंने सर हिलाया। हम जब एक बार बाहर निकल गए हैं तो अब वापस नहीं आएंगे। तुम बाबूजी और माँ से कह देना कि पॉन्जी स्कैम का भांडा फोड़ हो चुका है। पैसे अब शायद ही वापस आए। मिलेगा, पर घर के पैर नहीं होते तो वो कहीं नहीं जा सकता। एक बार केस बंद हो जाए तो वो वापस मिल ही जाएगा।
आधा दिन घर पर आराम करने के बाद अगले दिन मैं हमेशा की तरह काम पर चला गया। उस दोपहर कंपनी ने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक मीटिंग की। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। मीटिंग बनने के बाद लू हंग विन ने मुझे ऑफिस में की, छोटे भाई प्रोजेक्ट अब ट्रैक पर, तो अब हमें इसके बारे में सोचना हो। बुक्स के हिसाब से हमारे पास अभी 200 मिलियन युआन से थोड़ा ज्यादा ही कैश बा। तुम्हारे प्लान के फेज 1 के हिसाब से हमें 800 मिलियन से 1 बिलियन युआन की जरूरत होगी। क्या हमें बैंक से लोन लेना चाहिए? अगर लेना है तो बेहतर होगा कि मेयर वॉन से कहकर बैंक से सिफारिश करवाई जाए। जरूरत नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे आगे खिसका दिया। मुझे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेरिवेटिव्स अकाउंट खोलने में मदद करो। उसने अपनी आंखें फाड़कर पूछा, डेरिवेटिव्स मार्केट? इसमें पैसे लगाओगे? तुम्हें पता नहीं इसमें कितना बड़ा रिस्क होता है। अगर हमें नुकसान हो गया तो? मैंने पूरे यकीन से कहा, बेफिक्र रहो, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पैसा कमाना है तो मेयर के पास मत जाओ, बस मार्केट को देखो। एक बार अकाउंट खुल जाए तो मुझे बता देना, बाकी तुम बस आराम से खड़े होकर तमाशा देखना। 3 दिन बाद सारे अकाउंट्स खुल चुके थे। अगले 1 हफ्ते तक मैं लगभग कंपनी में ही रहा। दिन में प्रोजेक्ट के काम देखता था, रात में इंटरनेशनल मार्केट पर नजर रखता था। कभी कभी तो सुबह 3-4 बजे तक जागता था। तुइंग मोंग को काफी दुख हो रहा था। पहली ही रात वो अपने साथ एक थर्म लेकर आई, दरवाजा ढकेल कर अंदर आई और मुझे स्क्रीन से चिपका हुआ देखा। उसने थर्मस टेबल पर रख दिया। पहले ये पोर्क रिब सूप पियो, फिर आगे का काम करना। मैंने अपना सिर उठाया और उसके पीछे से एक छोटा सा सिर झांकते हुए देखा। पापा, माँ ने बताया कि आप घायल हैं और फिर भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आप पर नजर रखने आई हूँ। थियन थियन भागकर मेरी गोद में आ गई। मैं मुस्कुराया, ठीक है, नजर रखो। तू मोंग बगल में बैठ गई और स्क्रीन पर लाल और हरी जिग-जैग लाइंस को घूरते हुए भौएं सिकोड़ ली। क्या आपको इनमें से कुछ समझ भी आ रहा है? मैं हंसा। तुम्हारा पति काबिल और होशियार है। उस रात माँ बेटी 10:30 बजे तक वहां रुकी और उसके बाद से वो रोज आने लगी। थर्मस में हर रोज अलग खाना होता था। लू हुंग विन भी सोने के लिए घर नहीं गया। उसने किसी से बगल वाला कमरा साफ करवाया और रात को मेरे साथ बैठकर मार्केट वॉच करने लगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बगल में बैठ जाता और थोड़ी थोड़ी देर में पूछता, कुछ हलचल हुई? मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं। तो वो फिर से इंतजार करने लगता। तीसरी रात उसने एडमिन मैनेजर को बुलाया और कहा, बॉस, ट्रेन की मदद के लिए डबल शिफ्ट में 3 गुना ज्यादा पैसे देकर किसी को रखो। 20 मिनट बाद कॉफी और स्नैक्स आ गए। लू हुंग विन ने सूफ बारटेक पर लगाकर धीरे से कहा, यहां तक कि इस कंपनी का चेयरमैन होते हुए भी मुझे कभी ऐसा ट्रीटमेंट। मैं स्क्रीन को लगातार देख रहा था और उस पर ध्यान नहीं दिया। फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर लाय खास तौर पर इस बारे में मुझसे बात कर ईमानदारी से कहा, बॉस ट्रेन 200 मिलियन युआन कोई छोटी रकम नहीं है। लेवरेज बड़ा है और चढ़ाव भी काफी है। जरा सी भी चूक हुई तो एक ही रात में सारा कैपिटल जीरो हो सकता है। कंपनी साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट को जोर शोर से आगे बढ़ा रही है। अगर ये पैसा डूब गया तो प्रोजेक्ट की स्पीड पर असर पड़ेगा। बैंक की क्रेडिट लिमिट में भी प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था। मैं हल्के से मुस्कुराया। डायरेक्टर ली जो कह रहे हैं मैं अच्छे से जानता हूं, पर मेरे खेलने का तरीका आप लोगों की समझ से बाहर है। आप बस देखते रहिए। लू हंग विंग कुछ सेकंड तक चुप रहा और हाथ हिलाकर, बॉस ट्रैन जैसा कहते हैं वैसा ही करो। मिस्टर ली ने एक गहरी सांस ली, हाँ में सिर हिलाया और घूमकर बाहर चले। छठी रात स्क्रीन पर चार्ट की लाइन ने हिलना शुरू कर। मैं उन नंबर्स को घूर रहा था। मेरी उंगलियों ने कीबोर्ड पर कुछ हल्के टैप किए। लू हंग विंग आगे आया शुरू हो। जल्द ही उसने सिर हिलाया। इतने दिनों का इंतजार आखिरकार अब मार्केट बोर्ड में हलचल हो गई। मैं लगातार स्क्रीन को देख रहा था और कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। लू हंग विन ने बिल्कुल पास आकर पूछा, क्या हालत है? मैंने कहा, जल्दबाजी नहीं। ट्रेडिंग इंटरफेस खोला और शॉर्ट सेल के ऑर्डर्स लगाने शुरू किए। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन एक एक करके बैचेस में ऑर्डर डाले। उसने उन उछलते हुए नंबर्स को देखा। उसके गले की नली हिलने लगी। पहला दिन मार्केट नीचे नहीं गया। दूसरे दिन मार्केट वापस ऊपर आने लगा। शॉर्ट सेल वाले ऑर्डर में अभी नुकसान दिख रहा था। उससे अब शांति से बैठा नहीं जा रहा था। वो कमरे में यहां वहां चक्कर काटने लगा। वहां का माहौल बहुत ज्यादा टेंस था। तीसरी रात को मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नजरें गड़ाए बैठा था। लू हंग विंग ने सोफा पर आंखें बंद की हुई थी। दरवाजा खुला और एक लड़की ट्रे लेकर अंदर आई। कॉफी और स्नैक्स काफी ठीक से रखे गए थे। लू हंग विंग चौंक कर जाग उठा। उसकी तरफ एक नजर देखी और पूछा, तुम नहीं हो क्या? उसने कहा कि वो एडमिन डिपार्टमेंट में नहीं आई है। उसका नाम हुआ ओआन ओआन है। लू हंग विंग दंग रह गया। हुआ ओआन ओआन यानी डबल जीत। ये नाम काफी अच्छा है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। जब लोग इतने प्रेशर में होते हैं तो किसी भी चीज में उम्मीद ढूंढने लगते हैं। मैंने कहा, सुनो होनॉन, आज से लेकर आगे तक तुम मेरी सेक्रेटरी हो। वो थोड़ी हैरान थी पर तुरंत समझ गई। जी बॉस ट्रैन, मैं पूरी मेहनत से अपना काम करूंगी। एक और दिन निकल गया और मार्केट बोर्ड में आखिरकार हलचल आई। लाइन ने वापस नीचे का रुख कर लिया। एक बड़ी लाल कैंडल ने सब कवर कर लिया। पिछले 3 दिनों का जो भी बढ़त था वो गायब होने लगा। लू हुंग विंग स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था कि अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। दोपहर को मार्केट क्लोज होने तक हमारा अकाउंट बिल्कुल जीरो लॉस पर था।
उसने एक गहरी सांस ली और आराम से सोफा पर लेटकर बोला, मेरे छोटे भाई, मेरा दिल ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, यह तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वो उछलकर सीधा बैठ गया। तुम्हारा मतलब यह है कि अभी तक शुरू भी नहीं हुआ? मैंने हाँ में सर हिलाया। अगली सुबह होने कंपनी की सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना प्रोग्रेस बताया और आखिर में मटेरियल खरीदने की बात हुई। कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने खड़े होकर कहा, सेकंड फेज का काम शुरू होने वाला है। स्टील और सीमेंट पहले ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। अभी कीमत ठीक है, पर आधे महीने में रेट बढ़ सकता है। लू हंग विंग मेरी तब देखा, मैंने सर हिलाकर कहा, 3 दिन और रुको। कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने घबरा कर कहा, बॉस, ट्रान काम में देरी का मतलब है खर्चा बढ़ना। जब मटेरियल महंगा होगा तो लेबर का खर्चा भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा, मैंने बोला ना 3 दिन रुको। उसने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, पर फिर लू होंगविन की तरफ देखा। लू होंगविन ने हाथ हिलाया और कहा, बॉस, ट्रन की बात मानो, मीटिंग खत्म। रात तक मार्केट बोर्ड एक छोटी रेंज में घूम रहा था। कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। लू होंगविन सोफा पर टेक लगाया था। उसकी पलकें भारी होने लगी और आखिरकार वो सो गया। मैं स्क्रीन पर आंखें गड़ाए था। मुझे भी थोड़ी नींद आ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला और ट्रे लेकर अंदर आई। जैसे ही दरवाजा खुला, स्क्रीन पर नंबर्स अचानक तेजी से बदले और एक लंबी लाल कैंडल ने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। मेरी आंखें चमक उठी। आ गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और हुआ को घूमकर एक बार देखा, ये लड़की तो काफी लकी लग रही है। दरवाजा खुलते ही मार्केट में हलचल मच गई। लू हंगविंग चौंक कर जाग गया। अपनी आंखें मलते हुए उठा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, यहां आकर देखो। वो बुरी तरह चौंक गया और सोफा से उछलकर सीधे कंप्यूटर के सामने लपका। स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स तेजी से पागलपन में नाच रहे थे। लाल कैंडल्स लगातार नीचे गिर रही थीं। अकाउंट का बैलेंस दुगना होने लगा। 200 मिलियन सीधे 400 मिलियन बन गए। 400 मिलियन से 500 मिलियन हो गए। लू हंगविन की आंखें फटी रह गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बिना सोचे समझे बगल में रखा कॉफी का कप उठाया और एक घूंट पिया। वो इतनी गर्म थी कि उसका चेहरा बन गया, पर नजरें स्क्रीन से नहीं हटी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, छोटे भाई, क्या आप पोजीशन क्लोज कर दें? इतना काफी होगा ना? मैंने कहा, जल्दी क्या है? मैंने ट्रेडिंग इंटरफेस खोला और कहा, क्लोज नहीं करना, बल्कि और मार्जिन ऐड करना है। उसके चेहरे की नसें खींचने लगी और बोला, सुनो, 200 मिलियन से 500 मिलियन हो गया। मैं इतने में ही बहुत खुश हूं। मैंने माउस पर कुछ क्लिक किए और 2 लेवल्स का मार्जिन और ऐड कर दिया। उसने मेरे हाथ देखे, उसके हाथ तरह कांप रहे थे। उस दिन का मार्केट क्लोज होते वक्त फिर थोड़ा कम हो गया था, बचा था सिर्फ 450 मिलियन, पर हमारी पोजीशन पहले से ज्यादा हैवी हो चुकी थी। मैंने अपना फोन निकाला और टू मॉन्ग को मैसेज किया, मेरे कार्ड में जो 20 मिलियन है वो डेरिवेटिव्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसका तुरंत रिप्लाई आया, कर दिए, तुम अपना ख्याल रखना थोड़ा। मैं मुस्कुराया और फोन साइड में रख दिया। अगले दिन सुबह लू हंगविन पूरा दिन जैसे किसी सदमे में था। बड़ी मुश्किल से 8, 9 और फिर रात के 10 बजे तक मार्केट ओपन होने से पहले ही बोर्ड पर हलचल शुरू हो गई। प्री मार्केट मैचिंग में ही प्राइस सीधे बॉटम पर जा गिरा और फिर बिना ब्रेक लगाए नीचे लुढ़कने लगा। लू हंगविन अपनी सांस रोके स्क्रीन को घूर रहा था। बिना हिले मैंने अकाउंट खोला, प्रॉफिट $1 बिलियन। उसने थूक निगला और पूछा, मेरे भाई, अभी भी क्लोज नहीं करना क्या? मैंने कहा, अभी वक्त नहीं आया। उसने पूछा, कब तक? मैंने स्क्रीन देखते हुए कहा, नेगेटिव नंबर्स होने तक। उसके पैर कांप गए। कुर्सी से गिरते गिरते बचा। एक हाथ से टेबल को पकड़ा ताकि खुद को संभाल सके और बोला, नेगेटिव नंबर्स? मेरे भाई ट्रेन, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ सच। उसने टेबल का सहारा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें स्क्रीन पर गारी रखी। आधी रात के बाद प्राइस 0 लेवल के पास आने लगा। मैंने बैचेस में कवर करना शुरू कर दिया। प्रॉफिट लॉक करने के लिए शॉर्ट ऑर्डर्स का एक हिस्सा क्लोज किया। आखिरी झटके का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 3:17 पर प्राइस 0 पर पहुंच गया। लू हंगविन अचानक खड़ा हो गया। मेरी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। आखिरी शॉर्ट ऑर्डर क्लोज हो चुका था। स्क्रीन पर नंबर अब 2.3 बिलियन पर ठहर गया था। लू हंगविन धम से कुर्सी पर गिर पड़ा, हाँपने लगा। मैंने एक और अकाउंट खोला तो मोंग के 20 मिलियन अब 300 मिलियन से ज्यादा हो चुके थे। ये अभी खत्म नहीं हुआ था। 3:20 पर प्राइस लगातार गिर रहा था और आखिरकार -3,763 युआन पर रुका। लू हंगविन उस नंबर को घूर रहा था। धीरे धीरे घूमकर मुझे देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे किसी अजीब जानवर को देख रहा हो। उसने पूछा, कहा, छोटे भाई, क्या अब मैं आपसे झुक कर मिल सकता हूं? मैं हंसा, पर उसके चेहरे पर अभी भी शौक था। 2.3 बिलियन, ओ माय गॉड! वो उछलकर खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, तुम अब ये रियल एस्टेट का फालतू काम क्यों कर रहे हो? हम दोनों भाई मिलकर फुल टाइम डेरिवेटिव्स का बिजनेस करते हैं ना। एक रात बिना सोए गुजारी। 9 बजे डोमेस्टिक डेरिवेटिव्स मार्केट ओपन हुआ। पिछली रात इंटरनेशनल मार्केट बुरी तरह गिरा था। आज सुबह का सेशन पक्का नीचे जाएगा। यही वो मौका था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने ट्रेडिंग इंटरफेस खोला और ऑर्डर्स लगाने लगा। रीबार, हॉट रोल्ड कॉयल,
ग्लास, सीमेंट, हर वो चीज जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी थी। प्राइस इतना कम था कि यकीन था। एक और अकाउंट में मैंने शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी थी। $0 के पास पहुंचकर मैंने पूरी ताकत से लॉन्ग लगा और क्रूड ऑयल लॉन्ग पोजीशन ऑर्डर सेट किए। अभी तेल $10 से कम में मिल रहा, जो मिनरल वाटर से भी सस्ता था, पर मैं जानता था कि बहुत जल्द युद्ध तेल की कीमत को $130 तक पहुंचा देगा। इस वक्त इसे खरीदना जमीन से पैसे उठाने के बराबर है। मैंने लू हंग विंग के अकाउंट को भी खाली नहीं रखा। 2.3 बिलियन युआन में से 1 बिलियन अलग रखा। स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग पोजीशंस ओपन की। क्रूड ऑयल, कॉपर, रबर, हर वो चीज जो खरीदी जा सकती, वो मैंने थोड़ी थोड़ी ली। 9 बजे पहला बैच एग्जीक्यूट हुआ, 10 बजे दूसरा बैच, 11 बजे तीसरा बैच। स्क्रीन पर लगातार आते ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बहुत है। दोपहर 2 बजे मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग थी। मैं मीटिंग रूम में गया, सभी लोग आ चुके थे। लू हंग विंग चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बॉस ट्रैन आ गए हैं, बैठिए बैठिए। मैं बैठ गया। मैंने एक बार सबकी तरफ देखा। फाइनेंस डायरेक्टर, डायरेक्टर लाए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और बाकी सभी वाइस प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। लू हंग विंग ने अपना गला साफ किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। फेज 1 के लिए पैसा आ गया। सब लोग एक दूसरे को हैरानी से देख। लू हंग विंग ने मेरी तरफ इशारा किया। तुम लोग अंदाजा लगाओ कल रात बॉस ट्रैन ने कंपनी के लिए कितना कमाया है। उसने अपनी 2 उंगलियां उठाई और उन्हें लगातार हिलाकर 2.3 का इशारा किया, यानी 2.3 बिलियन। 200 मिलियन के कैपिटल से कल रात 2.3 बिलियन बन गए। पूरे मीटिंग रूम में हंगामा मच गया। फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर लाय अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उनकी कुर्सी पीछे खिसक गई। आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा। मुंह खुला का खुला था, पर एक लफ्ज नहीं निकल पाया। मैंने हाथ हिलाया। मिस्टर लाय, शांति से बैठ जाइए। मैंने सबसे कहा, बस मार्केट का मोमेंटम अच्छा था। किस्मत से सही वक्त पर मौका मिल गया। लू हंग विंग जोर से हंसा। उसका पूरा सीरियस अंदाज गायब हो चुका था। तुम सबने न्यूज देखी है ना? कल क्रूड ऑयल की कीमत नेगेटिव में चली गई थी। इस तरह का मौका भला कोई किस्मत से कैसे पकड़ सकता है? वैसे भी मुझ में तो ऐसी किस्मत वाली काबिलियत नहीं है, पर कोई बात नहीं। बॉस ट्रैन में वो बात है जो ऐसी किस्मत को पकड़ सकते हैं। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और खड़ा हुआ। ये बहुत बढ़िया हुआ। फेज 1 के लिए पैसा आ गया है और फेज 2 के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ वेस्ट वाला प्रोजेक्ट अब पूरी ताकत से शुरू किया जा सकता है। तालियों की आवाज बिजली की तरह गूंजी। लू हंग विंग में तालियों के रुकने का इंतजार किया और फिर एक और शॉकिंग न्यूज दे दी पूरी कंपनी में, ऊपर से नीचे तक। यहां तक कि क्लीनिंग लेडीज को भी हर किसी को 8,000 युआन का बोनस मिलेगा। जिन लोगों ने इस दौरान ओवरटाइम किया है उन्हें डबल ओवरटाइम पे मिलेगा। दोपहर 4 बजे के बाद टूमोंग अपना थर्म लेकर आई और मुझे सूप दिया। मुझे उसका चेहरा थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी अपने भाई टूहेक को देखा। कहां पर? फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था, मैंने किसी को देखा जो बिल्कुल उनके जैसा लग रहा था। लगता है उन्होंने भी मुझे देख लिया था, पर वो अंदर नहीं आए। मैंने कहा, शायद वो किसी काम से आए होंगे। आजकल काफी कंपनियां बिजनेस डील्स के लिए यहां आती रहती हैं। मैंने सेल्स मैनेजर को कॉल किया और उसे चेक करने को कहा। कुछ मिनट बाद उसने वापस कॉल किया। बॉस ट्रैन, मैंने पता कर लिया है। अभी एक मैनेजर तो नाम के यहाँ आए थे, पर उनकी कंपनी को अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है। बॉस ट्रैन, क्या मैं इनके लिए कुछ सेटिंग करवा दूं? मैं मुस्कुराया। अगर कोई ठीक ठाक जगह हो तो थोड़ी सेटिंग करवा देना। इस कंपनी का हमारे शेयर होल्डर्स के साथ थोड़ा कनेक्शन है, पर इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत देना। बस नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना। ठीक है। फोन कट गया। तुमोंग ने मुझे देखा। तुमने उनके लिए सेटिंग कर दी? हाँ, ये तो छोटा सा काम था, पर मुझे कहाँ पता था कि मेरी यही छोटी सी मदद मेरे ही गले पड़ जाएगी। रात को घर पहुंचा, जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा तुमोंग सोफा पर बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं। साफ लग रहा था कि वो अभी रोकर हटी है। मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ तुम्हें? उसने सर हिलाया और कुछ नहीं बोली। थियन थियन दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। मारू रही है। मैं नीचे झुका और थियन थियन से पूछा, क्या हुआ है बेटा? थियन थियन ने अपना छोटा सा मुंह फुलाया। उसने गुस्से में आकर बोला, आज हम खाना खाने गए थे। नाना जी ने माँ को मारा, कहा कि माँ बेशरम है। मेरे अंदर का गुस्सा अचानक फट पड़ा। वो बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में कूदने का तमाशा कर रहा था। मैं ही था जो ऊपर गया और उसे नीचे लाया, और अब वो पलटकर मेरी ही पत्नी को मार रहा है। मैंने अपने गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली, तो यूं मोंग के कंधों को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया। मोंग मोंग, जो भी बात है मुझे बताओ। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो मेरी गोद में आकर मुझे कसकर गले लगाने लगी। और मत पूछो तुयुसिन, प्लीज मुझसे और मत पूछो। मैं ये मुंह से नहीं बोल सकती। मैंने उसे गले लगाया और हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। उसके शांत होने का इंतजार किया। फिर घूमकर थियन थियन से पूछा, क्या तुम्हारा मामा वहां था? हाँ था। मैंने अपना फोन निकाला और सीधे तूहाई को कॉल लगाया। तू है, आज क्या हुआ था? वो एक पल के लिए रुका और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? क्रैन तुई सिंह, तू बहुत अच्छा है।
अपनी ही पत्नी हो आग में झोंक दिया और अब ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने फोन कसकर पकड़ा। साफ साफ बताओ, साफ साफ बताऊं, ठीक है, तूने मेरी बहन को लू हंग विंग की रखेल बनने के लिए धकेल दिया ताकि तू अपने लिए ऐश और आराम खरीद सके, यही ना? ट्विंगवेट के क्लासमेट ने फोटोज भी खींची हैं। ऑटो शो में लू हंग विन ने तेरी बीवी के लिए कार खरीदी, एक ही झटके में मिलियन युआन की मर्सिडीज ले ली। और तो और मैंने खुद अपनी बहन को वीएनकाइन ग्रुप आते देखा, हाथ में खाने का थर्मस लिए हुए, और वो भी सीधे चेयरमैन की प्राइवेट लिफ्ट में जा रही थी। बीवी को बेचकर अमीर बनना चाहता है। ट्रान तुइसिन, क्या तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मैंने फोन को कसकर पकड़े रखा और एक लफ्ज नहीं कहा। तो ये बात थी। तो डिनर टेबल पर उसे इस तरह की जिल्लत झेलनी पड़ी। उन रिश्तेदारों ने उसे ऐसी नजरों से देखा और अजीब अजीब ताने मारे। उसके बाप ने सबके सामने उसे थप्पड़ तक मार दिया, और वो भी सिर्फ एक कार, एक लिफ्ट के लिए, एक ऐसी बात के लिए जिसका सच से कोई लेना देना ही नहीं। मेरा दिल दर्द से भर गया और फिर मेरे अंदर गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। तू मोंग सोफा पर बैठी थी, सर झुकाए उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने एक गहरी सांस और एक एक लफ्ज चबाकर बोला, तू है। तुम्हारी कंपनी को हाल ही में वीएनकाइन ग्रुप से जो ऑर्डर्स मिले हैं वो सब तुम्हारी ही अचीवमेंट माने जाएंगे ना? दूसरी तरफ फोन पर वो थोड़ा हैरान, तेरा क्या मतलब? वो सारे ऑर्डर्स अब कैंसिल, और वो घर जो तुम टू परिवार वालों से उस फ्रॉड ने लूट लिया था, अब वो भी गया। मैंने सोचा था कि एक फ़ोन करके प्रोसेस तेज करवा दूंगा ताकि तुम लोगों को जल्दी मिल जाए, पर अब आराम से इंतजार करना, कम से कम 3 साल तक। ट्रान तुइसिंग, मैंने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को टेबल पर फेंक दिया। तू मोंग ने सिर उठाकर मुझे देखा, उसकी आंखें लाल थीं, आंसू अभी भी उसके चेहरे पर थे। मैं आगे बढ़ा और उसे अपने गले लगा लिया और दिलासा देते हुए कहा कि सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ। थेन थेन भी भाग कर आई और हम दोनों के पैरों से लिपट गई। अगली सुबह जल्द ही मार्केटिंग मैनेजर का फोन आ गया। बॉस, ट्रान उस कंपनी के मैनेजर तू यहाँ फिर आए हैं, पूछ रहे हैं कि वो कैंसिल होने वाली बात के पीछे क्या वजह है। मैं ठंडे दिमाग से हंसा। तुम उससे कह देना उसने हमारी कंपनी के एक शेयर होल्डर को नाराज किया है। उससे कहना कि वो खुद सोचे, और अगर उसे समझ नहीं आता तो उसकी कंपनी को आगे से निन्हाई में एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। फोन काटकर मैं दोबारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि टू हाई का चेहरा ये बात सुनकर कैसा हुआ होगा। निंगहाई में रियल एस्टेट मार्केटिंग करना और वीएनकाइन ग्रुप के शेयर होल्डर से पंगा लेना बिना किसी वजह के, इसका क्या मतलब? ये निंगहाई की इंडस्ट्री में एक डेथ सेंटेंस मिलने जैसा। दोपहर को मार्केटिंग मैनेजर का फिर फोन आया, बॉस ट्रान, उनकी कंपनी के बॉस भी आए हैं, मैनेजर तू के साथ। मैंने मीटिंग होने का बहाना बनाया और उन्हें मना कर दिया। उनसे मत मिलो। मैंने हल्के से मुस्कुराया। उन्हें वहीं छोड़ दो, उन पर ध्यान मत दो। अगले दिन मैं कंपनी पहुंचकर अभी बैठा ही था कि मार्केटिंग मैनेजर का फोन आ गया। बॉस, ट्रान, मैनेजर टू और उनके बॉस डुओंग फिर आए हैं, आपका क्या ऑर्डर है? मैंने घड़ी की तरफ देखा, 9:30। कल मैंने उन्हें 2 घंटे इंतजार करवाया, आज सुबह इतनी जल्दी फिर आ गए। लगता है वो सच में डर गए हैं। उन्हें बड़े मीटिंग रूम में भेजो। बड़े मीटिंग रूम में? बॉस ट्रेन, आज वहां सप्लायर्स की मीटिंग है। हाँ, उन्हें उस मीटिंग में बैठने दो। दूसरी तरफ एक पल की चुप्पी छाई। मैं समझ गया। मैंने फोन काट दिया और अपनी टेबल पर रखी फाइल्स ठीक की। साउथ वेस्ट वाले प्रोजेक्ट में सिटी अर्बन कंस्ट्रक्शन ऑफिस का ओल्ड टाउन रेनोवेशन और साथ में रिवरसाइड विस्तार का स्केल बहुत बड़ा है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को मेरी अकेली कंपनी हैंडल नहीं कर सकती। स्टील, सीमेंट, एडवर्टाइजिंग, एग्जीबिशन, सभी सप्लायर्स को आज इकट्ठा करना ताकि रूल समझाए जा सके। ठीक 10 बजे मैंने बड़े मीटिंग रूम का दरवाजा खोला। अंदर लोगों की भारी भीड़ बैठी थी। मैंने एक झलक में पूरे कमरे को देखा। टू हाई और बॉस डुओंग लेट आए थे तो उन्हें दीवार के पास 2 टेम्पररी कुर्सियां मिल गई थी। वो वहां पर बहुत अजीब लग रहे थे। उन्हें इग्नोर करना मुश्किल था। टू हाई की नजरें मुझ पर पड़ी। उसका फेस एक्सप्रेशन अचानक फ्रीज हो गया, मुंह खुला और आंखें बाहर निकल आईं। पूरा शरीर जैसे किसी पत्थर में तब्दील हो गया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे स्टेज की तरफ बढ़ा। सबको हेलो, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम ट्रान तुइसिंग है, वीनकाइन ग्रुप का नया सीईओ। नीचे बैठे लोगों में अचानक फुसफुसाहट होने लगी और कुछ ने एक दूसरे को देखा। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि साउथ वेस्ट वाला प्रोजेक्ट, ओल्ड टाउन की रेनोवेशन और तांजियांग विस्तार का पैमाना कितना बड़ा है ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, आने वाले 3 सालों तक आप सब इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट का एक हिस्सा लेंगे। पर एक बात, मेरी आवाज धीमी हो गई। सभी सप्लायर्स को मिलकर एक साथ डिप्लॉय और काम करना होगा। मटेरियल स्टैंडर्ड, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और क्वालिटी चेक प्रोसेस सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। जो भी गलती करेगा वो बाहर होगा। मैंने सबकी तरफ देखा। वीएनकाइन मेन मुनाफे वाला हिस्सा लेगी और आप सबको बाकी हिस्सा मिलेगा। कैसे बटना है ये मैं तय करूं। स्टेज के नीचे कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने आवाज उठाई, बॉस ट्रेन बेफिक्र रहिए, हम जरूर सहयोग करेंगे। बॉस ट्रेन बस हुक्म कीजिए, हम वैसा ही करेंगे। शोर धीरे धीरे कम हुआ। सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ऑफिस में आकर अभी बैठे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे, हुआ हुआ उनका फोन आ गया।
बॉस ट्रैन, बॉस ड्योंग और मैनेजर तू आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अंदर भेज दो। दरवाजा खुला और बॉस ड्योंग का चेहरा चमक रहा था। अंदर आते ही उन्होंने खुद हाथ आगे बढ़ाया। बार आपसे कंपनी में मिला था, तभी मुझे आपका ऑरा बेमिसाल लगा था। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आप वीएन कैंग के सीईओ बन जाएंगे। सच में कम उम्र में कमाल का टैलेंट है। मैंने उनका हाथ पकड़कर हल्के से मिलाया। बॉस दुओंग, आप ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तू हाय उनके पीछे दरवाजे पर खड़ा था, ना आगे बढ़ पा रहा था न पीछे हट पा रहा था। मैंने उसकी तरफ एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझा। हुआ ने वन बॉस दुआन के लिए 1 कप चाय बना दो। हुआ ने जी कहकर जवाब दिया और 1 कप चाय लाकर बॉस दुआन के सामने रख। तू हाय वहीं पत्थर बनकर खड़ा रहा। उसके चेहरे का रंग लगातार लाल सफेद हो रहा था। उसके लिए कोई चाय नहीं थी। बॉस दुआन की आंखें घूमने लगी। उनके जैसा चालाक आदमी साफ देख सकता था कि मेरे और तूहे के बीच कुछ लफड़ा है, पर वो ये भी जानते थे कि मैं और तूहे रिश्तेदार हैं। कुछ बातें सीधे बोलना ठीक नहीं होता। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। बॉस दुआंग, आप यहाँ प्रोजेक्ट मांगने आए हैं, है ना? वो एक पल के लिए रुका। मैंने सीधे टुआई की तरफ इशारा किया। अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप लोगों को यहां से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। टुआई का चेहरा उतर गया। बॉस डुओंग जल्दी से उसे खींचना शुरू किया। छोटे टू, उन्होंने टुहाई का हाथ पकड़ा। तुम भी सच में कोई बात है तो आराम से बोलो। अगर कुछ गलत किया है तो बॉस ट्रान से माफी मांग लो और बात खत्म। तूथुए गुस्से में था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। बॉस द्रियांग ने उसे देखा और फिर मुझे देखा। उसके बाद कहा, बॉस ट्रान, तो आप दोनों पहले बात कर लीजिए, मैं बाहर इंतजार करता हूं। वो दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ मैं और तूहे बचे थे। मैंने सोफा पर टेक लगाकर उसे देखा। तूहे, क्या तुम्हें पता है कि तुमने वीएन कैंग ग्रुप के किस शेयर होल्डर से पंगा लिया है? वो कुछ देर के लिए हैरान रह गया। मैंने कहा, वो मैं नहीं हूं। मेरे लिए तुम कौन हो ये मायने नहीं रखता। जिससे तुमने पंगा लिया है वो मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहन तू मोंग। वो इस वक्त वीएन कैंग ग्रुप की शेयर होल्डर्स में से एक है। तू हाई की आंखें फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने ठंडी सांस छोड़ी। मैंने कहा था मैं गार्डन विला में रहता हूं, तुमने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारी बहन शेयर होल्डर। हाई वियान कनकी, तुमने तब भी विश्वास नहीं किया। तो अभी बड़े मीटिंग रूम में तुमने जो देखा वो क्या था? और तो और अब जो तुम यहाँ खड़े हो, ये जो तुम देख रहे हो वो क्या है? उसके गले की नली हल्के से हिली। मैंने अपना फोन उठाया। क्या मैं चेयरमैन लू को कॉल करूं ताकि वो तुम्हें बताएं कि वीएन कैंग ग्रुप की पिछली शेयर होल्डर्स मीटिंग में कौन कौन शामिल था? तू है पूरी तरह से सुन पड़ गया। मेरे सामने ऐसे खड़ा था जैसे बिजली गिरने से जली हुई लकड़ी हो। रात को जब थिन सो गई, तू मोंग नहाकर आई और ब्लैंकेट में घुसकर मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने भी अपने हाथ बढ़ाकर उसे गले से लगा लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हल्के से पुकारा, तो इसिन, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। कभी कभी सोचती हूं तो सब एक सपने जैसा लगता है। हमारा घर अब कैसा हो गया है। थीन अब ठीक हो गई है। बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और रहने की जगह भी बहुत अच्छी है। वो थोड़ा रुकी। बस जब शादी के दिन के बारे में सोचती हूं तो थोड़ा दुख होता है। शादी बहुत ही साधारण थी। तुम्हारी फैमिली से कोई भी नहीं आया था और मेरे मम्मी पापा का रवैया तो वैसा ही था। एक ढंग की सेरेमनी तक नहीं हुई थी। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया और आगे कुछ नहीं बोली। मैंने उसे गले लगाए रखा और एक लफ्ज नहीं कहा, पर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उमड़ रहा था। शादी के वक्त मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ था। पुराना मैं एक जुआरी था जिसे शादी की सेरेमनी से कोई मतलब ही नहीं था। तू मोंग ने अपने पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी और उस सस्ती और आम सी शादी को बर्दाश्त किया था। अब जब उसने ये कह दिया है तो मुझे उसे एक अच्छी शादी देनी चाहिए, जैसे मैं उससे दोबारा शादी कर रहा हूं। ये सोचते ही जब मैंने उसके जिस्म की गर्माहट अपने सीने पर महसूस की तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी लहर उठी। जो सोचा वो किया। अगला दिन संडे था। मैं बहुत जल्दी उठ गया तो मोंग अभी भी सो रही थी। मैंने धीरे से उसके माथे को चूमा और घर से निकलकर सीधे निन्हाई की सबसे पुरानी ज्वेलरी शॉप गया, जहां कस्टमाइज्ड डिजाइन्स बनते हैं। मेरी बात पूरी सुनने के बाद मैनेजर ने तुरंत एक बॉक्स बाहर निकाला। मिस्टर ट्रैन, आप सच में बहुत लकी हैं। हमने अभी एक 5 कैरेट का फ्लॉलेस डायमंड मंगवाया है। इसकी कटिंग रेशियो और फायर बिल्कुल परफेक्ट है। बॉक्स में कच्चा हीरा था। रोशनी के नीचे वो ओस की एक बूंद की तरह चमक रहा था। ये पत्थर सच में बहुत बेहतरीन है। बस हमें इसके काबिल कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो हम अभी इस पर काम शुरू कर देंगे। यहीं बनवाने में कितना वक्त लगेगा? करीब 3 घंटे। मैंने हाँ में से हिलाया। बनाओ। 2 घंटे बाद एक बिल्कुल परफेक्ट गोल हीरा काले मखमल के कपड़े पर रखा था। उसका हर कट छोटी छोटी रोशनी की किरणें फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुट्ठी में एक सितारा पकड़ लिया हो। घर वापस पहुंचा तो मोंग अभी अभी उठी थी। वो अपने नाइट सूट में लिविंग रूम में घूम रही थी। थीन सोफा पर लेटकर ड्राइंग कर रही थी। मैं उसके पास गया, एक घुटने पर बैठा, रिंग का बॉक्स निकाला और खोल दिया। तू मोंग पूरी तरह से दंग रह गई। पिछली शादी गिनती में नहीं आती। इस बार ये मैं हूं। ट्रैन तो इस सिन जो तुमसे शादी करना चाहता है। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे।
वो कुछ बोल नहीं पाई, बस हाँ में सर हिलाती रही, लगातार सर हिलाती रही। थियन थियन सोफा से कूदी और इस तरफ भागी। माँ रो रही है, पापा माँ को परेशान कर रहे हैं। टुमुंग एक ही वक्त पर रोने और हंसने लगी। पापा परेशान नहीं कर रहे। उसका गला भर आया और वो आगे नहीं बोल पाई, बस मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने प्यार से उस रिंग को उसकी रिंग फिंगर में पहना दिया। कितनी फिट आई है ना। हुआ मॉन्ग की उंगली में अंगूठी बिल्कुल सही बैठी थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, पहली बार तुम्हें एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी थी जो तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और चियान चियान को दुनिया की हर खुशी दूंगा। हुआ मॉन्ग की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मुझे गले लगाकर रो पड़ी। चियान चियान खुशी से ताली बजाते हुए बोली, अब मम्मी और पापा दोबारा शादी करेंगे। कुछ महीनों बाद चियान चियान का इलाज पूरी तरह सफल हो गया। जिस दिन वो अस्पताल से बाहर आई, वो दौड़कर मेरी गोद में चढ़ गई। पापा, आपने बीमारी को हरा दिया। मैंने उसे गले लगाकर कहा, नहीं, मेरी बहादुर बेटी ने बीमारी को हराया है। इसके बाद हमने एक छोटी लेकिन खूबसूरत शादी रखी। वहां कोई दिखावा नहीं था, केवल हमारा परिवार और कुछ करीबी लोग मौजूद थे। हुआ मॉन्ग सफ़ेद शादी के जोड़े में मेरी तरफ बढ़ी। उसके पिता ने उसका हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, इस बार मेरी बेटी को कभी दुखी मत करना। मैंने गंभीरता से जवाब दिया, अपनी जिंदगी देकर भी इन दोनों की रक्षा करूंगा। जब हुआ मॉन्ग से पूछा गया कि क्या वो मुझे दोबारा अपना पति स्वीकार करती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वीकार करती हूं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, पिछली जिंदगी में मेरे पास पैसा और ताकत सब कुछ था, लेकिन मेरे पास कोई परिवार नहीं था। अब मेरे पास तुम दोनों हो और मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। चियान चियान हम दोनों के बीच आ गई और हमारा हाथ पकड़कर बोली, मम्मी पापा, अब घर चलो। हम तीनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। कभी जिस घर में केवल डर और आंसू थे, अब वही घर हंसी और खुशियों से भर चुका था। मुझे ये दूसरा जीवन कोई नया व्यापारिक साम्राज्य बनाने के लिए नहीं मिला था। मुझे ये जीवन अपने टूटे हुए परिवार को दोबारा जोड़ने के लिए मिला था, और यही मेरी दूसरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता थी। Hola,